तो दोस्तों आज हम एक कैलकुलस नाम के मंदिर की चढ़ाई करने वाले हैं और इस चढ़ाई में सबसे पहली सीढ़ी का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। क्या होता है ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स? सर कुछ समझ नहीं आता, बहुत टफ होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। मैं गारंटी देता हूं कि इस क्लास के बाद आपको सब चीज हलवा लगेगा, कुछ नहीं, मतलब यूं चुटकियों में उड़ा दोगे आप सारी चीजों को। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सर आइजैक न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सिर पे एक एप्पल आई गिरता है। तो जब उनके सिर पे एक एप्पल आई गिरता है तभी उन्होंने ग्रेविटी की डिस्कवरी की। हमने बचपन से इतना ही सीखा होता है, लेकिन कहानी सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती है। उन्होंने कुछ और भी डिस्कवरी की थी जिसके बारे में हमने आज तक नहीं पढ़ा होता। वो आज हम यहां पे पढ़ेंगे कि उन्होंने और क्या डिस्कवर किया उस दिन। उन्होंने ये डिस्कवर किया, तो जिस पेड़ के नीचे न्यूटन साहब बैठे हुए थे उस पेड़ में से जब एक एप्पल गिरा वो ग्राउंड तक पहुंचा होगा। तो जिस पॉइंट से एप्पल गिरा और ग्राउंड तक का पॉइंट, ग्राउंड पे जाके गिरा, तो उस डिस्टेंस को मैं हाइट बोलूंगा। और एप्पल को पेड़ से नीचे ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगा उस टाइम को मैं टी बोलूंगा। तो अगर मेरे को डिस्टेंस और अगर मेरे को टाइम पता है तो क्या मैं वहां पे एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकता? तो आप बोलोगे यस सर, यहां पे मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं। तो यहां पे आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि आपको पता है यहां पे इस केस में जब एप्पल पेड़ से लगा हुआ था तब उसकी वेलोसिटी 0 थी, और जैसे जैसे एप्पल नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हुआ उसकी वेलोसिटी आराम आराम से बढ़ना चालू हुई। तो इन सारी वेलोसिटी 0 से लेके जो बढ़ती हुई वेलोसिटी सबका अगर मैं एवरेज कर दूंगा तो मेरे को एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता है। न्यूटन जी को ये नहीं जानना था। न्यूटन जी को ये जानना था कि जब पेड़ से एप्पल गिर रहा था यहां पे ऐसे ऐसे, तो अभी नीचे नहीं पहुंचा, एप्पल यहीं पर है। तो इस पोजीशन पे उस एप्पल की वेलोसिटी क्या रही होगी, उसको न्यूटन ने ढूंढा। इसी को हम कहते हैं लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। यही है कैलकुलस, यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। सो कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी हैव द एबिलिटी टू फाइंड द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम। तो बच्चों आप इस कैलकुलस का एप्लीकेशन जान के हैरान रह जाने वाले हो, क्योंकि इस कैलकुलस का एप्लीकेशन हम वेदर प्रिडिक्शन में करते हैं। जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, टेम्परेचर को स्टडी करते हैं और उसके बाद कैलकुलस का यूज करके, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके वो वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं। और कहां पे सर? जो स्टॉक मार्केट होते हैं जहां पे जो वैल्यूज होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। चेंजिंग वैल्यूज के लिए तो हमने कैलकुलस की पढ़ाई की थी। तो स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि कैलकुलस का यूज होता है। और कहां पे? कंट्रोल सिस्टम में, मशीनरीज में यूज होता है। हमारी यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रही है, तो यूनिवर्स के बारे में पढ़ने के लिए भी कैलकुलस का यूज किया जाता है मेरे बच्चों। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने कैलकुलस की डिस्कवरी कैसे की, उन्होंने एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे उस एप्पल की वेलोसिटी निकाल ली। तो अब उस चीज को हम यहां पे मैथमेटिकली समझेंगे, और ये आपका चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के पहले पेज के अंदर से ही लिया हुआ एक एग्जांपल है। उसको हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे न्यूटन ने उसकी डिस्कवरी की। तो यहां पे एक क्लिफ है, इस क्लिफ के ऊपर से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं नीचे की तरफ, तो जो ऑब्जेक्ट क्लिफ के ऊपर से नीचे तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको मैं मान लेता हूं वो 4.9 टी स्क्वायर मीटर्स है। और जो यहां पे टाइम है वो टी सेकेंड है। टी सेकेंड का मतलब ये हुआ जो टाइम मेरा ऑब्जेक्ट क्लिफ के ऊपर से नीचे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए लेता है उसको मैं टी सेकेंड्स मानता हूं, राइट। यहां पे जो टी है मेरा 0 सेकंड था, तब उसने मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसने 0 डिस्टेंस कवर किया था। यहां पे मैं उस ऑब्जेक्ट को स्टोन मान लेता हूं। एक पत्थर का एग्जांपल लेते हैं, मैं क्लिफ के ऊपर से एक पत्थर को नीचे फेंकता हूं। तो यहां पे जब मेरा टाइम 0 सेकंड था तो मेरा पत्थर भी नहीं मूव हुआ था, पत्थर भी नहीं मूव हुआ था। जैसे टाइम 1 सेकंड हो गया मेरे पत्थर ने 4.9 मीटर्स कवर कर लिए। जब टाइम 1.5 सेकंड हुआ तो पत्थर 11.025 मीटर्स कवर करेगा। जब 1.8 सेकंड हुआ तो 15.876 मीटर्स कवर हुआ। और यहां पे हमें 4 सेकंड्स तक का डाटा दिया हुआ है कि 4 सेकंड्स में वो एक्चुअली में 78.4 मीटर्स तक ट्रैवल कर लिया होगा, राइट। तो यहां पे जैसे न्यूटन जी को चुल मची थी कि इस पॉइंट पे एप्पल की वेलोसिटी क्या रही होगी, वैसे ही हमें जानना है कि इस पॉइंट पे टाइम जब t इक्वल टू 2 सेकंड था, इस पॉइंट पे उस स्टोन की वेलोसिटी क्या रही होगी, हमें ये जानना है। तो हम उस चीज को कैसे निकालेंगे? एक इंस्टेंट पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम कैसे ढूंढेंगे? तो इसको निकालने का तरीका बच्चों ये है कि आप यहां पे सोच रहे होंगे सर हम एक काम करते हैं कि यहां से टोटल टाइम तो हमारा क्या है, यहां पे 2 सेकंड्स है। टोटल टाइम आप कह रहे हो सर 0 से 2 तक तो 2 सेकंड्स है, तो चलो 2 सेकंड्स ले लेते हैं। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसका 19.6 मीटर्स। 19.6 मीटर्स। तो आप कहोगे सर वेलोसिटी हो गई डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो आप कहोगे
कि 19.6/2 में अगर लूंगा तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहोगे सर इसकी जो वेलोसिटी है यहां से लेके यहां तक की, तो वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं क्लिफ के ऊपर से किसी भी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं, क्या वो सेम ही वेलोसिटी से नीचे तक जाती है? तो आप बोलोगे सर नहीं, जब हम डालते हैं अपने हाथ से छोड़ते हैं तो बहुत स्लो, अपने हाथ में हमने रखा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी जीरो, जैसे ही छोड़ा उसकी वेलोसिटी आराम आराम से बढ़ती जाएगी और नीचे पहुंचने तक मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। तो यहां पे जो मेरे को वेलोसिटी मिली है 9.8 मीटर पर सेकेंड, वो एक्चुअली में एवरेज वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 2 सेकेंड तक डिफरेंट वेलोसिटी मेरे को मिलती जाएगी, उन सबका मैंने एवरेज करा और बीच वाली वैल्यू को मैंने एवरेज वेलोसिटी बोला, जो कि मेरा 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो इससे एक बात पक्की हो गई कि आप अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आप सोचो कि जब मैंने इनिशियली उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया होगा तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड सबसे कम रही होगी, एवरेज से वो चीज कम रहा होगा, और 2 सेकेंड तक का हमें कैलकुलेट करना था। 2 सेकेंड्स पहुंचते पहुंचते उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक्सिमम रही होगी। तो एवरेज क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच के नंबर को ही हम एवरेज बोलते हैं। तो ये जो नंबर है मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो मेरे पास जो वेलोसिटी आई है, ये एक्चुअल में एवरेज है। इसका मतलब 2 सेकेंड्स में जो मेरी वेलोसिटी होगी वो 9.8 नहीं होगी, वो 9.8 से ज्यादा होगी। उसको कैसे निकालेंगे? आप 9.8 से कितना, हमें एग्जैक्ट निकालना कैसे होगा, हमें प्रेडिक्ट करना है कि कैसे हम प्रेडिक्ट करें कि 2 सेकेंड्स पे मेरी क्या वेलोसिटी रही होगी स्टोन की। तो मुझे यहां पे एवरेज वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे यहां पे 2 सेकेंड्स पे मेरी क्या वेलोसिटी रही होगी उस स्टोन की, मेरे को वो चाहिए। उसके लिए हम एक स्टेप करते हैं, यहां पे हम पहले क्या करते हैं, 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक का हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड्स तक का एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि मेरे को पता है कि टोटल डिस्टेंस क्या है 0 से 2 तक का, तो आप बोलेंगे सर 19.6 है और टाइम है 2 सेकेंड्स, तो उससे मेरे को यहां पे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। यहां पे मैं क्या निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा। अब दोबारा क्या करो, अब 1 से 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो, 1 से 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो। फिर क्या करो, फिर 1.5 से लेके 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो, फिर 1.8 से लेके 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो, फिर 1.95 से 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो, फिर 1.95 से 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो आप क्या कर रहे हो, आप 2 के पास आते जा रहे हो, पास आते जा रहे हो, पास आते जा रहे हो। अब क्या करो, 1.95 के बाद अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है, 1.99 का, 1.999 का डाटा अवेलेबल है, तो 1.999 से लेके 2 तक का एवरेज वेलोसिटी निकालो। अब इसको हम टैबुलर फॉर्म में देखते हैं कि मेरी एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली में क्या आती है। एवरेज वेलोसिटी का टैबुलर फॉर्म बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि एवरेज वेलोसिटी को आखिर कैसे निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है कि डिस्टेंस कवर्ड कौन सा टाइम का डिस्टेंस, मैं यहां पे 2 टाइम की बात कर रहा हूं, एक तो है टाइम मेरा t2, एक है टाइम मेरा t1 और t2। यहां पे मैं t2 को फिक्स रखूंगा 2 सेकेंड्स। आप देख रहे होंगे यहां पे मैंने पहले 0 और 2 लिया, फिर मैंने 1 और 2 लिया, फिर 1.5 और 2 लिया, तो जो मेरा t2 है वो 2 सेकेंड फिक्स्ड है। यहाँ पे t2 फिक्स्ड है मेरा। यहाँ पे मैं अपने t1 को बदल रहा हूं, t1 मेरा पहले 0 फिर 1 फिर 1.5। तो इस दोनों टाइम के बीच में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल t1 एंड t2, राइट, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, यही होगा मेरा एवरेज वेलोसिटी। इसका अभी हम टैबुलर कॉलम फॉर्म करेंगे। तो बच्चों आप यहां पे देख पा रहे हो, जैसे जैसे मेरा टाइम आगे 2 सेकेंड्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, मेरी एवरेज वेलोसिटी भी बढ़ते जा रही है। तो यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आई है वो t1 और t2, मेरे 2 पॉइंट्स है t1 और t2। t1 टाइम और t2 टाइम के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है वो मेरा निकल के आया है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सीधा हमें 2 के पास वाला एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं 1.99 सेकेंड वाला डाटा देखता हूं। तो 1.99 सेकेंड पे ये हो गया मेरा t1, ये मेरा हो गया t1, और ये मेरा हो गया t2 2 सेकेंड्स। मैंने इसका जब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया तो मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल के आया था 19.551 मीटर पर सेकेंड। तो आप पूछोगे सर क्या इसका मतलब ये हुआ कि t1 इज इक्वल टू 1.99 सेकेंड पे और t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे मेरी वेलोसिटी 19.551 रही होगी? तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहा हूं और वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी स्पीड भी चेंज करेगी, सीधी सी बात है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, चाहे 1 सेकेंड हो चाहे 0.001 सेकेंड हो, उसकी स्पीड तो चेंज होनी ही है। तो यहां पे भी स्पीड चेंज होगी।
तो यहां पे मैं ये नहीं बोल सकता कि 1.99 सेकंड पे जो मेरा स्पीड होगा और 2 सेकंड्स पे जो मेरी स्पीड होगी दोनों सेम होगी। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये कि यहां पे मान लो 1.99 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम रही होगी, कम रही होगी, और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो नीचे जा रही है टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी ज्यादा रही होगी। मैक्सिमम मान लो ये दो पॉइंट के बीच में एक मिनिमम वेलोसिटी एक मैक्सिमम वेलोसिटी, इस मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच वाला वैल्यू ही है एवरेज वेलोसिटी। अब इससे मैं एक निष्कर्ष ये निकाल सकता हूं कि मेरा जो T1 इजिकल टू 1.99 सेकंड पे जो स्पीड रहा होगा ना, वो ऑफकोर्स सीधी सी बात है ये मिनिमम है, मतलब एवरेज से पीछे है तो इससे कम रही होगी, राइट। और इससे मैं एक और निष्कर्ष निकाल सकता हूं T2 इजिकल टू 2 सेकंड, क्योंकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहां पे एवरेज से ज्यादा वेलोसिटी रही होगी, तो यहां पे जो मेरा वैल्यू आएगा, इतनी बात तो पक्की है, मेरे को प्रेडिक्ट करना है। यहां पे हम प्रेडिक्शन को पढ़ रहे हैं, कैसे हमें चीजों को प्रेडिक्ट करना है। तो यहां पे जो मेरी स्पीड होगी वो 19.551 से ज्यादा होगी, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो ज्यादा आएगा ही आएगा। तो ये तो हमारा हो गया एक पार्ट। अभी हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो अभी हमने ये सीखा कि T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो 19.551 से ज्यादा होगा, इतना पता लगा। कितना ज्यादा होगा वो अभी हमने पता नहीं है। 19.551 से तो ज्यादा 20 भी होता है, 21 भी होता है, 22 भी होता है। कितना ज्यादा, कहां तक लिमिट को मैं ले जाऊं, कहां तक, वो सीमा मेरे को पता लगाना है कहां तक होगी। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, हमने यहां पे ऊपर से नीचे तक का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया। 0 से 2, 1 से 2, 1.5 से 2, 1.8 से 2, 1.9 से 2, 1.95 से 2। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां से नीचे से ऊपर तक का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा 4 सेकेंड और 2 सेकेंड्स के बीच की एवरेज वेलोसिटी। 4 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स के बीच की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा 3 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स के बीच की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा। फिर मैं 2.5 और 2 की, फिर मैं करूंगा 2.2 और फिर 2 की, फिर 2.1 और 2 की, और 2.05 और 2 के बीच की एवरेज वेलोसिटी को मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो बच्चों, जैसे हमने ऊपर से नीचे तक के लिए जो भी हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के हमने जो टैबुलर कॉलम फॉर्म किया था, हम वैसे ही यहां पे नीचे से ऊपर तक के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और एक टैबुलर कॉलम को फॉर्म करेंगे। तो बच्चों, अब हमने यहाँ पे टैबुलर कॉलम को भी फॉर्म कर दिया और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 4 सेकेंड, T2 4 है, मेरा T1 2 सेकेंड है। यहाँ पे सभी T2 के लिए मेरा T1 2 सेकेंड्स होगा, क्योंकि मैं 2 सेकेंड्स पे ही अपनी वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं 2 सेकेंड्स को फिक्स रखूंगा यहाँ पे। तो 4 से 2 के बीच में मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, 3 से 2 के बीच में मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, 2.5 से 2 के बीच में मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, वही इस टैबुलर फॉर्म में लिखा गया है। एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लिफ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें 2 सेकंड से 4 सेकंड की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम वेलोसिटी को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि 2 सेकंड्स पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रही होगी, तो अभी हमने ऊपर से नीचे 2 तक का देख लिया। अब हम 4 सेकंड से 2 सेकंड तक की जर्नी को देखते हैं, इस जर्नी को पढ़ेंगे हम। तो मैं देख रहा हूं यहां पे जैसे 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 मैं 2 सेकंड्स के पास पहुंचने वाला हूं, देखो ये 2.5, फिर 2.2, फिर 2.1, फिर 2.05, फिर 2.01, मतलब कि 2.01 मेरे पास लास्ट डाटा है जो 2 के सबसे पास है। तो 2.01, 2 देखो कम होता है और 2.01 ज्यादा होता है। तो 2 सेकंड और 2.01 सेकंड के बीच में जो मेरी एवरेज वेलोसिटी है वो क्या थी, तो आप बोलोगे सर जो एवरेज वेलोसिटी है मेरा 2 और 2.1 के बीच में, तो आप बोलोगे सर वो है 19.649। क्या है वो, 19.649। तो इस एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि 2 पे मेरी जो वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो 19.649 होगा, और 2.01 सेकंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो भी 19.649 होगा। नहीं, थोड़ी देर पहले समझाया था, एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि कोई भी आप चीज को नीचे फेंक रहे हो तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, वो तेज होता है, तेज नीचे की तरफ जाता है। तो यहां पे 2 सेकंड्स और 2.1 सेकंड के बीच में भी टाइम का डिफरेंस है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो मेरी स्पीड भी चेंज होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां पे 2 सेकंड्स में मेरी स्पीड थोड़ी कम होगी और 2.01 सेकंड्स में स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। मैं मान लेता हूं मेरा 2 सेकंड्स पे जो वेलोसिटी थी वो मिनिमम थी और 2.01 सेकंड्स पे जो मेरा वेलोसिटी था वो मैक्सिमम था, राइट। अब इस मिनिमम वेलोसिटी और इस मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच का वैल्यू है एवरेज वैल्यू है, एवरेज वेलोसिटी है हमारी 19.649 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर मैं यहां पे कॉमन सेंस लगाऊं तो मेरे को यह समझ आता है कि जो 2 सेकंड्स में मेरी जो वैल्यू रही होगी वेलोसिटी की, वो सीधी बात है कि 19.649 से कम रही होगी, ये कम रहा होगा।
और यहां पे 2.01 सेकेंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी रही होगी वो इस बीच वाले वैल्यू से ज्यादा रही होगी, 19.649 से ज्यादा रही होगी। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं, हमें 2 सेकेंड्स के बारे में ध्यान देना है। यहां पे भी हम 2 सेकेंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपको दोनों डाटा से, जो अभी हमने दोनों टैबुलर कॉलम फॉर्म किया, उससे मेरे को एक चीज समझ आ गई। मेरे को यह समझ आया कि इस केस में जो मेरा T2 था वो क्या होगा, जगह तो बची नहीं है यार, तो मैं इस चीज को ना रब करता हूं, इस टैबुलर फॉर्म को रब करता हूं। तो बच्चों हमारे ये वाला क्वेश्चन खत्म होने वाला है, हम प्रेडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। तो आप देखो यहां पे जो मेरा 2 सेकंड, जो पहले वाला जो मेरा टैबुलर कॉलम था, उससे मेरे पास क्या डाटा आया था, मेरे पास ये डाटा आया कि टाइम जब 2 सेकंड होगा उस पे जो वेलोसिटी होगी, मुझे इतना पता चल गया था वहां पे कि वो 19.551 से ज्यादा होगा, राइट, इससे ज्यादा होगा, ये मेरे को पता चल गया था। और मैंने यहां पे दूसरे वाले डाटा से, दूसरा वाला जो टैबुलर कॉलम जो मैंने यहां पे भी मिटाया है, उस टैबुलर कॉलम से मेरे को एक और डाटा ये मिला कि जो 2 सेकंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, 2 सेकंड्स पे मेरा जो वेलोसिटी होगा 19.649 से कम होगा, 19.649 से कम होगा। तो कोई चीज 19.551 से ज्यादा और 19.649, इसका दायरा देखो, 2 सेकंड्स का दायरा देखो, 19.551 से 19.649, मतलब कि इन दोनों डाटा के बीच में कहीं ना कहीं पे मेरे 2 सेकंड्स की वेलोसिटी है। तो मैं यहां पे, मेरे लिए प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो गया। मैं बोल सकता हूं, मैं 19.6 बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा कि यहां पे 2 सेकंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी रही होगी वो 19.6 रही होगी या 19.59 रही होगी, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। तो यहां पे इतना छोटा डाटा मेरे पास आ गया कि मैंने क्या करा, मैं 2 सेकंड्स का वेलोसिटी यहां पे प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं मैं। तो बच्चों यहां पे हमने क्या करा, हमने यहां पे एवरेज वेलोसिटी, हमें 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी चाहिए था, 2 सेकंड्स पे क्या वेलोसिटी रही होगी उस ऑब्जेक्ट की जो क्लिफ से हमने फेंका है। तो 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या करा, 0 और 2 के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकाली, फिर 1 और 2 का एवरेज वेलोसिटी निकाला। लेकिन हमको इस किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत थी ऐसे वैल्यू की जो 2 के बहुत ही ज्यादा पास हो, जैसे कि 1.9999 सेकंड मान लो। तो मैंने मान लो कि मेरे पास अगर डाटा होता 1.999 सेकंड्स का, उसके और इसके बीच का अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता तो मेरी एक्चुअली 2 की भी वेलोसिटी वही होती, क्योंकि जो गैप है मैं गैप को छोटा करता गया। पहले गैप इतना बड़ा था, फिर गैप छोटा हुआ, फिर 1.5 और 2, फिर 1.8 और 2, फिर 1.9 और 2, और मेरे पास इतना छोटा नंबर का अगर डाटा हो मेरे पास कि 1.999 सेकंड पे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो मैं आराम से 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी उसको मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। और ऐसे ही नीचे से मैं क्या कर रहा था, मैंने 4 से 2 तक का डाटा निकाला। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, गैप को छोटा कर रहा हूं, मैं टाइम का गैप जो है, टाइम इंटरवल जो है उसको मैं 0 कर रहा हूं। मतलब लगभग देखो 4 से लेकर 2 तक, मैं गया यहां पे 4 से 2 तक, फिर गया मैं 3 से 2 तक, फिर गया 2.5 से 2 तक, फिर गया मैं 2.05 से। अब मान लो मेरे पास यहां पे 2.00005 का डाटा मेरे पास होता कि 2.005 पे 2.0005 पे ये डिस्टेंस कवर किया होगा उसने, तो क्या मैं इन दोनों के बीच का, क्या मैं 2 और इस 2.0005 के बीच का एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालता? और अगर एवरेज वेलोसिटी निकल जाता तो मैं प्रेडिक्ट कर पाता कि एक्चुअली में 2 का जो एवरेज वेलोसिटी है वो इस और इस वैल्यू, जैसे यहां पे हमने निकाला ना, इस और इस वैल्यू के बीच में होता, तो मेरी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट का करेक्ट निकलता। अब मेरे बच्चों, जो हमने टैबुलर कॉलम बना के समझा था ना कि 2 सेकंड्स पे एक्चुअली में वेलोसिटी क्या होगी, उसी चीज को हम ग्राफ से समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं साथ साथ एनसीईआरटी खोल के उससे भी समझते रहिएगा, रीड करके, राइट। तो चलते हैं। अब देखो, इनको देख के डरना मत। एनसीईआरटी में आपको एक ही ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर उन्होंने सब कुछ प्लॉट कर दिया। मैं यहाँ पे उसी ग्राफ को 3 पार्ट्स में प्लॉट करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले एट ए टाइम एक ग्राफ पे काम करेंगे। इस ग्राफ की तरफ देखिए, मैं आपसे कहता हूं ये मेरा ग्राफ था। ये क्या है? जिसपे मैंने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को प्लॉट किया है, राइट। अब आपने देखा था हमारा टैबुलर कॉलम भी किसका था? डिस्टेंस और टाइम का था, टाइम और डिस्टेंस। उस टाइम और डिस्टेंस से मेरे को क्या मिला था? s इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर हमें दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था? तो यहां पे ये जो ग्राफ बना है ना, ये आपने जो प्लॉट किया है, ये s इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर का ही है। ये भी यहां पे, इस पे बाद में चलेंगे। तो यहां पे ये s इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर है। ये मतलब ये डिस्टेंस को दिखाता है। टाइम के साथ साथ अगर मैं आगे जाते जाता हूं तो वो डिस्टेंस को भी दिखाते जाएगा। ये डिस्टेंस, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस, राइट। अब यहां पे देखो, मैं 2 सेकंड की बात कर रहा था। हमें 2 सेकंड्स पे क्या होगी वेलोसिटी, एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या होगी, हमें प्रेडिक्ट करना था। तो यहां पे हम 2 सेकंड्स की बात करेंगे। मान लो मैं क्या करता हूं, मैं 2 सेकंड से आगे जाता हूं, 2 सेकंड्स और उससे थोड़ा और आगे जाता हूं। मैंने देखा कि ये हो गया मेरा 2 प्लस T2। मैं 2 सेकंड से T2 सेकंड्स आगे जाता हूं, 2 सेकंड से T2 सेकंड्स आगे जाता हूं।
यहां जाता हूं मैं ऐसे, आगे की तरफ जाता हूं T2 सेकंड्स, मैंने देखा 2 प्लस T2 सेकंड्स पे वो जो ऑब्जेक्ट जो मेरा क्लिफ से नीचे की तरफ फेंका हुआ था, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ग्राफ पे क्या होगी? तो आप बोलोगे सर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ग्राफ पे ये होगी, और 2 सेकंड्स पे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पे होगी ये 2 पॉइंट मेरे को मिल गए। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, अगर मैं उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, तो आप होगे सर मेरे को एक सीकेंट मिला है। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट का मतलब ये होता है, सीकेंट SECANT, सीकेंट का मतलब ये होता है अगर एक सर्कल के 2 पॉइंट से कोई लाइन पास होती हो, अगर एक सर्कल के 2 पॉइंट से कोई लाइन पास होती हो तो मैं उसे सीकेंट कहता हूं। अगर किसी सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से कोई लाइन टच करके निकलता है उसे मैं टेंजेंट बोलता हूं। तो यहां पे मेरे को सीकेंट मिला। देखो एक कर्व, सर्कल हो या कर्व हो, एक कर्व के 2 पॉइंट से एक लाइन पास कर गया, तो ये यहां पे क्या है? ये सीकेंट है यहां पे। अच्छा आप एक बात बताओ मेरे को कि यहां पे मेरे को 2 चीजें मिली है। एक तो इस दोनों पॉइंट को देखो, मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना है। इस दोनों पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगा? तो आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। होता है कि नहीं होता है? यहां पे वो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो आप बोलोगे सर वो इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा, मान लो मैंने इसको T2 बोला तो ये Y2 हो गया। मान लो ये डिस्टेंस है Y2, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये हो गया मेरा Y2 यहां पे। ओके, Y2 हो गया। कितना कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक? आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं? टाइम प्लॉट कर रहा हूं। यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा? तो आप बोलते सर यहां से लेके यहां तक को मैं मान लेता हूं ये मेरा हो गया x2, तो ये y2 अपॉन x2, मतलब कि y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, इसी को मैं स्लोप बोलता हूं। क्या बोलता हूं? स्लोप बोलता हूं। तो एक लाइन का स्लोप ही मेरे को उसकी वेलोसिटी देता है। ये क्या है एक्चुअली में? y अपॉन x क्या है? ये मेरे को स्लोप मिला है, और यहां पे वेलोसिटी भी वही स्लोप है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वही स्लोप है मेरा वेलोसिटी। अगर किसी लाइन की मैं स्लोप निकाल देता हूं मेरे को वेलोसिटी मिल जाता है। तो यहां पे मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच का वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ढूंढ दिया। तो आप कहोगे सर लेकिन हमें एवरेज वेलोसिटी नहीं ढूंढना था, हमें यह ढूंढना था कि 2 सेकंड्स पे क्या वेलोसिटी रही होगी। तो आप बोलोगे सर एक काम करते, जैसे हम वहां पे टैबुलर कॉलम के अंदर हम चीजों को 2 के पास लेके आ रहे थे, हम एक काम करते, 2 प्लस T2 को ना, T2 को थोड़ा और पीछे करते हैं। अब हम क्या करते हैं? T1 रखते हैं यहां पे पॉइंट। मैंने क्या करा? मैं 2 के पास रख रहा हूं। अब मैं पॉइंट को क्या कर रहा हूं? 2 के पास रख रहा हूं। ये था मेरा 2 और ये रहा मेरा T1 पे पोजीशन। मैंने क्या करा? थोड़ा सा पीछे खींच लिया, 2 के और पास लेके आ गया मैं टाइम को। तो यहां पे आप देखो, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूं इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करूं एक लाइन से कनेक्ट करूं, आप देखो मेरे को दोबारा एक सेकंड मिला है, लेकिन अब ये गैप देखो, यहां पे गैप ज्यादा था और यहां पे गैप कम होता जा रहा है, यहां पे गैप कम होता जा रहा है। तो आप बताओ ये जो मेरा जो लाइन है, इस लाइन के ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोलता हूं x1 बोलता हूं। इस लाइन पे ये वाला डिस्टेंस x1 हो गया, और इस लाइन पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरा हो गया y1 हो गया, राइट। तो यहां पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी? इस लाइन का स्लोप होगा। इस लाइन का स्लोप क्या है? आप बोलोगे स्लोप होता है सर y अपॉन में x। यहां पे y क्या है? y1 अपॉन में x1, और y1 यहां पे डिस्टेंस का है, और x1 यहां पे टाइम को दर्शाता है। तो ये मेरी हो जाएगी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? यहां पे मेरी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां पे देखो आप, मेरे को यहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी मिल गया। अब हम क्या करेंगे? आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं T1 को या दूसरे 2 से आगे वाले टाइम को मैं 2 के पास लेके आ रहा हूं, तो मेरा डिस्टेंस कम होते जा रहा है, लाइन का और इस कर्व के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसको इतना पास लेके आ जाऊं इतना पास लेके आ जाऊं कि 2 के एकदम पास लेके आ जाऊं, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये रहा मेरा t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। आप बोलोगे सर ये था वो वाला पॉइंट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स वाला। अगर मैं उस पॉइंट को इतना पास लेके आ जाऊं तो पता है क्या होगा? मान लो ये वाला पॉइंट ना यहां पर ही है, ये देखो 2.0000001, मैंने सेकंड पॉइंट को माना, इस पॉइंट को माना यहां पे 2.0001, तो उसका जो पोजीशन होगा इस ग्राफ पे वो यहां पे कहीं होगा। तो आप बोलोगे सर अगर इस दोनों पॉइंट को अगर मैं टच करूंगा, इस दोनों पॉइंट को एक लाइन के थ्रू टच कराना चाहूंगा, तो अब जो मेरा लाइन बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। अब जो मेरा लाइन बनेगा वो टेंजेंट बनेगा। पहले मेरा सीकेंट बन रहा था, जैसे ही मैं दोनों पॉइंट को पास लेके आ गया, वो सीकेंट जो है वो टेंजेंट में बदल गया, सीकेंट जो है वो टेंजेंट में बदल गया। तो ये दो पॉइंट आपको दिख नहीं रहे, देखो इतने पास पास है दोनों पॉइंट, इतने पास पास है दोनों पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो टेंजेंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो टेंजेंट है, इसका अगर मैं स्लोप निकाल दूंगा, ये होगा मेरा y और ये मेरा होगा x। अगर मैं y बाय x करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा। तो लगभग लगभग मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा कि 2 सेकंड्स में मेरी एवरेज वेलोसिटी वही होगी। होगी कि नहीं होगी? जैसे कि हमने वहां पे क्या करा था, हम वैल्यूज को
2 के पास कैलकुलेट कर रहे थे, 1.99 पे कैलकुलेट कर रहे थे टैबुलर कॉलम में, 2.001 पे कैलकुलेट कर रहे थे टैबुलर कॉलम के अंदर। तो वैसे ही हमने क्या करा, दूसरे पॉइंट को, जो यहाँ पे पॉइंट था, हम जो 2 से मैं T1 सेकंड्स आगे गया था, 2 से T2 सेकंड्स आगे गया था, दोनों को मैंने 2 के पास ही खींच दिया और मैंने बोला 2 के पास कैलकुलेट करके बताओ। तो 2 के पास मैंने देखा कि उस वैल्यू की पोजीशन यहां पे होगी, और जब ऐसे हो जाता है, दोनों पॉइंट पास हो जाते हैं, तो मेरा जो सीकेंट है वो टेंजेंट में बदल जाता है, और टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही मेरी वेलोसिटी होती है, और उसी से मैं यहाँ पे 2 सेकंड्स पे मेरी क्या वेलोसिटी रही होगी वो मैं निकाल दूंगा। तो बच्चों, आप जो यहाँ पे 3 ग्राफ देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर एक ही ग्राफ है, और उन्होंने उसके अंदर ही सब कुछ समझा रखा है। उन्होंने थोड़ा दिखा रखा है ग्राफ के अंदर, बाकी उन्होंने थियोरेटिकली समझा रखा है उसके अंदर। तो आप मेरी क्लास को देखने के साथ साथ एनसीईआरटी के चैप्टर को रीड करोगे ना, जो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज है, उसको रीड करोगे ना, तो सब बहुत इजी हो जाएगा, और आप आगे 10 साल तक लिमिट्स और डेरिवेटिव्स को नहीं भूलोगे। तो आप बोलोगे सर हम ये सीख क्यों रहे थे? तो आपने अभी ये सीखा कि आपने देखा ना, आपने ऑफ कोर्स क्लास में, स्कूल में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x अप्रोचेस टू, या x टेंड्स टू 2। तो हमने देखा कि x टेंड्स टू 2 का मतलब हम पास क्यों लेके आ रहे हैं उस चीज को, हम दूर वाली चीज को 2 के तरह पास क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि 2 पे हम उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट कर दे, 2 पे क्या वैल्यू होगी हम उसको प्रेडिक्ट कर दे, इसलिए हम लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखते हैं। और आप इस वीडियो को बार बार देखना जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ जाती, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लिमिट्स का फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है, उसको ग्राफ से समझेंगे। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि सर फंक्शन की वैल्यू में और फंक्शन के लिमिट में क्या कुछ फर्क होता है? देखो, फंक्शन की वैल्यू ना वो डिफाइंड होती है, और जो फंक्शन का लिमिट है वो डिफाइंड नहीं होता, हम अस्यूम करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू और जब फंक्शन का लिमिट एक साथ आ जाता है ना, तो हमारा असम्पशन या फिर हमारा प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट निकलता है। तो इसी चीज को ना आज हम समझेंगे ग्राफ के थ्रू। तो हम पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर का। तो बच्चों, लिमिटिंग वाले प्रोसेस को और डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ग्राफ से समझना होगा। मैं यहां पे लेता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये मेरा एक फंक्शन है x स्क्वायर। इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो आप कहोगे सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जो कि आपने सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन में सीखा होगा। तो यहां पे इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के राइट साइड में होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन के नीचे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे सर यहां पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जाएंगे और यहां पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिखे जाएंगे, और अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन के निकलता है, ऐसे बन के निकलेगा मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या मैं x एक्सिस पे मैं क्या, x एक्सिस पे मैं x को लिखूंगा और y एक्सिस पे मैं f ऑफ x को लिखूंगा। ये एक्चुअली में मेरा f ऑफ x है, y एक्सिस पे क्या है मेरा f ऑफ x है, राइट। तो आप बोलोगे सर ये f ऑफ x कुछ चीजें समझनी है, तो उसके लिए आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको वो चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूं ये होता क्या है। यहां पे से दो चीजें, एक होता है x, एक होता है f ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास एक x नाम का इनपुट है। अगर उस x नाम के इनपुट को मैं फंक्शन में डालूं, x नाम के इनपुट को मैं फंक्शन में डालूंगा, फंक्शन को एक मशीन जैसे आप मान सकते हो, इस इनपुट को अगर मैं एक मशीन में डालूंगा तो वो मशीन उसे प्रोसेस करेगा। यहां पे प्रोसेसिंग आपने क्या डाला, आपने मान लो 2 डाला, यहां पे x इज इक्वल टू 2 डाला, तो मशीन है मेरा x स्क्वायर, वो मशीन उसे प्रोसेस कर रहा है, x का स्क्वायर हो रहा है, और वहां पे जब प्रोसेस हो जाएगा तो मुझे एक आउटपुट मिलेगा। तो जो आउटपुट मिलेगा वो है मेरा f ऑफ x। तो 2 से जब प्रोसेस किया x स्क्वायर ने, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 आ गया। ऐसे ही जब 3 को मैं इनपुट डालूंगा फंक्शन के अंदर तो मेरा आउटपुट क्या निकल गया, 3 स्क्वायर 9 निकल गया। ऐसे अगर मैं 4 को इनपुट डालूंगा तो मेरा आउटपुट क्या निकल गया, 16 निकल के आएगा। तो ये तो होता है मेरा x और ये मेरा होता है f ऑफ x। यहां पे जो ये x है इसको पता है मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं, आपने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ा भी होगा, x को हम क्या बोलते हैं, x को हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन देखो फंक्शन में डालना है, हमें डालना है d, तो डोमेन भी d, मतलब आप इनपुट दे रहे हो उसको डोमेन बोलते हैं। तो ये मेरा होता है डोमेन, और डोमेन डालने के बाद मशीन ने प्रोसेस किया, उस प्रोसेसिंग के बाद मुझे एक आउटपुट मिला, उस आउटपुट को मैं बोलता हूं रेंज। क्या बोलता हूं मैं, रेंज। रेंज का मतलब रिजल्ट से भी मान लो, रिजल्ट, आर से रेंज, आर से रिजल्ट। ये हो गया मेरा डोमेन, ये हो गया मेरा रेंज। मेरे पास अगर डोमेन है और मेरे पास अगर रेंज है तो मैं यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ कि नहीं प्लॉट कर सकता? तो आप बोलोगे यस सर मैं प्लॉट कर सकता हूं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां पे मान लो मेरे को f ऑफ 0 की वैल्यू नहीं पता, मैं नहीं निकाल पा रहा,
मुझे कंप्यूट करना है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, मुझे एस्यूम प्रेडिक्शन करना है मुझे। तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ जीरो अगर मैं यहां डालते जीरो का स्क्वायर आके इक्वल टू जीरो होता है, नहीं, हमें ऐसे नहीं निकालना, हमें प्रेडिक्शन के थ्रू निकालना है, हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन ही निकालनी है, हमें लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना है। जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन में बहुत फर्क होता है। तो यहां पे हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन ना निकालते हुए लिमिट ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे उसे सीखना है। अगर मेरा x जो है वो इनफाइनेटेसिमल हो और उस इनफाइनेटेसिमल वैल्यू पे मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल देता हूं, अगर मेरे को वैल्यू पता है तो क्या मैं एफ ऑफ जीरो की वैल्यू को भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता? तो आपको सर ये इनफाइनेटेसिमल का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी सुना है ना आपने? इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, जिसको आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा। वैसे ही होता है इनफाइनेटेसिमल। इनफाइनेटेसिमल जो होता है वो एंटोनिम यानी कि उल्टा होता है इनफाइनाइट का, बहुत ही छोटी वैल्यू, मतलब कि ये इतना छोटा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते उस चीज को, राइट? तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि मेरे को पता है एफ ऑफ 0.0000001 की वैल्यू क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ 0.000000001 की वैल्यू पता है मेरे को क्या है, एफ ऑफ माइनस 0.0001 की वैल्यू मेरे को पता है क्या है, अगर इन सब की वैल्यूज मेरे को पता है तो अगर आप इसका स्क्वायर भी करके देखोगे ना, अगर आप 0 पॉइंट कैलकुलेटर में डाल के अगर आप 0.00001 का स्क्वायर करो, अगर आप 0.0000001 का स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर कर लो, तो सारा अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर ही आता है। अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आता है? जीरो के बराबर ही आता है। तो ये मैं ये मान लेता हूं जैसे जैसे मेरा एक्स का मतलब ये होता है, आपने जो इनपुट है डोमेन है, आपने डोमेन को यहां पे एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है, तो जैसे जैसे मेरा एक्स जीरो की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे मेरा एक्स जीरो की तरफ बढ़ता है, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, जीरो की तरफ बढ़ता है, तो मैंने देखा कि मेरी वैल्यू ना जीरो के पास आ रही है। जैसे जैसे मेरा एक्स जो है वो जीरो की तरफ बढ़ता है, तो मेरा एफ ऑफ एक्स जो मैंने ये प्लॉट किया है ये भी जीरो की तरफ आ रहा है। देखो ये भी जीरो की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे मेरा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, मेरा एफ ऑफ एक्स भी जीरो की तरफ आ रहा है। तो क्या होगा, तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं इससे कि जो मेरा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस जीरो या एक्स टेंड्स टू जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। मैं यहां से ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं क्योंकि मेरे जीरो के एकदम पास, देखो इतने पास वाले नंबर्स भी अप्रोक्सीमेटली जीरो आ रहे थे, तो मैं ये बोलूंगा जैसे जैसे मेरा जो एक्स है इस डोमेन पे जो मैंने एक्स लिखा है, जैसे जैसे वो जीरो के पास जाएगा तो जीरो पे उसकी वैल्यू मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा? जीरो ही प्रेडिक्ट करूंगा, राइट? यहां पे बच्चों मुझे इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं पता था। एफ ऑफ जीरो अगर मैंने यहां पे इक्वल टू जीरो लिख दिया तो गलत हो जाएगा। मैंने बोला था यहां पे मेरे को एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे ना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता फंक्शन की क्या है, लेकिन आपने लिमिट निकाल दिया, लिमिट का मतलब आपने प्रेडिक्शन करा है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख सकते हो। आपको दोनों के लिखने में बहुत फर्क होता है। इसका मतलब होता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब मैं एक्स की तरफ जाता हूं, जब मैं इस x इज इक्वल टू जीरो की तरफ जाता हूं, तो मेरा जो लिमिट आएगा एफ ऑफ एक्स का, जो मेरी वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स की प्रेडिक्शन के थ्रू, वो जीरो आएगी। इसका मतलब तो एक्सैक्ट वैल्यू होता है, और एक्सैक्ट वैल्यू मैंने क्वेश्चन में बोला था स्टार्टिंग में कि इसमें हमें एफ ऑफ जीरो नहीं पता क्या होता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इतना ज्यादा क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? सर डायरेक्टली क्वेश्चंस भी तो करा सकते थे, हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते, एग्जाम्पल क्वेश्चन से स्टार्ट करते। देखो बच्चों, मेरा ये जो समझाने का पूरा मकसद ये है कि आपके दिमाग में ना लिमिट्स क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम, इसका जो डाउट होता है ना सारा का सारा क्लियर हो जाए, और आप जब क्वेश्चंस लगाओ ना तो आपके मन में एक आयोटा ऑफ डाउट भी ना बचे। समझ रहे हो? अच्छे से अगर आप समझ लोगे चीजों को तो आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा, क्योंकि अब जो आप 11th से 12th में जाओगे तो कैलकुलस का थोड़ा सा जो लेवल है और बढ़ेगा, फिर आप एंट्रेंस की तैयारी करोगे तो और ज्यादा लेवल बढ़ेगा, फिर आप उसके बाद इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे भी कैलकुलस आएगा। तो कैलकुलस करते क्यों है? हम इतना ज्यादा लेवल बढ़ा रहे हैं अपना, तो उसका बेस ही जब हमारा कच्चा होगा तो आगे जाने का फायदा क्या होगा? तो मैं आपका बेस ही बहुत ज्यादा तगड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं एकदम से, कि आपको इस क्लास को करने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। तो बच्चों हम चलते हैं एक और ग्राफ की तरफ, जिससे हमारी लिमिट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी और तगड़ी होने वाली है। तो यहां पे मेरे को दे रखा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। अभी मॉड्यूलस एक्स क्या होता है बताता हूं, कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है ये फंक्शन भी जीरो पे डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है जीरो पे। सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं, जो आप चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन में ऑलरेडी सीख के आए हो। तो यहां पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो आप कहोगे सर यहां पे मैं एक्स एक्सिस पे डोमेन को प्लॉट करता हूं और वाई एक्सिस पे मैं रेंज लिखता हूं, यानी कि यहां पे मैं इनपुट डालता हूं और यहां पे मैं आउटपुट रखता हूं। तो यहां पे ये हो गया मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहां पे वाई पे क्या हो गया मेरा आउटपुट, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या हो गया मेरा आउटपुट। यहां पे डोमेन लिखा जाएगा और यहां पे रेंज लिखा जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे इस फंक्शन में डोमेन और रेंज क्या होगा? तो यहां पे दो चीजें, एक है मेरे पास एक्स, एक है मेरे पास जी ऑफ एक्स। जो मेरा एक्स होगा ना वो मेरा इनपुट होगा,
एक्स में क्या कर रहा हूं, एक्स को मैं इनपुट डाल रहा हूं, किस में इनपुट डाल रहा हूं, फंक्शन में इनपुट डाल रहा हूं, फंक्शन नाम की एक मशीन में इनपुट डाल रहा हूं, ये फंक्शन प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग क्या होगा, मॉड्यूलस एक्स। तो जब प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट देगा वो होगा मेरा जी ऑफ एक्स। तो यहां पे अगर मैं मान लो एक्स को 1 डालता हूं तो मेरा जी ऑफ एक्स भी 1 आता है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, वो सेम वैल्यू आती है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो उस नेगेटिव को हटा के वो पॉजिटिव कर देता है, वैल्यू सेम ही रहती है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो यहां पे अगर मैं 1 डालता हूं तो 1 आता है, -1 डालता हूं तो भी 1 आता है, -2 डालता हूं तो 2 आता है, 2 डालता हूं तो भी 2 आता है। देखो नेगेटिव का पॉजिटिव कर देता है, बस इतना होता है, पॉजिटिव तो सेम वैसे ही रहता है। तो यहां पे अगर मैं एक्स एक्सिस पे लिखूं -1 पे क्या होगा, जैसे यहां पे लिख दूं मैं -1 -2 -3 और यहां पे 1 2 3। अगर आप ऐसे इसको प्लॉट करने की कोशिश करोगे ग्राफ पे तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे इसकी जो निकल के आएगी ना ग्राफ की, ऐसे निकल के आएगा ग्राफ मेरा। तो यहां पे आप देख सकते हो जी ऑफ एक्स, ये मैं यहां पे प्लॉट करता हूं, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स को यहां पे प्लॉट किया जाता है और ये जो मेरा ग्राफ है ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ बन के आया है मेरा। तो आप देखोगे मैंने आपसे बोला कि ये x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं f ऑफ 0.00001 पे निकालूंगा तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू तो 0.00001 ही आएगी। अगर मैं आपको बोलूंगा सर आप माइनस ऑफ 0.0000001 पे निकालो इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे सर आप जब भी नेगेटिव इनपुट डालते हो तो वैल्यू तो सेम ही रहती है, बस नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो आप कहोगे सर 0.0000001 ये आएगा। तो क्या मैं, आप बोलो यहां से प्रेडिक्ट नहीं कर, अब देखो जितना मैं यहां से 0 के पास जाऊं, ये मेरा 0 वाला पॉइंट है और 0 पे डिफाइंड नहीं है, 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं है, हमें नहीं पता 0 पे कैसे काम करेगा। मेरे को बस यहां तक की वैल्यू पता है, मेरे को पता नहीं कि 0 पे कैसे काम करेगा। तो आप बोलोगे, आप मान लो सर अगर मैं x को 0 के पास ले जाऊं, मैं x को 0 के पास ले जाऊं, मतलब मैं इनफाइनेटिसिमल वैल्यूज की बात कर रहा हूं, 0.0001 की, नेगेटिव 0.00001 की बात कर रहा हूं, इतने पास ले जाऊं, तो आप बता रहे हो कि सर मैं उसकी वैल्यू पता है, मेरे को उसकी वैल्यू पता है यहां पे होगा और ये 0 के पास आता जा रहा है। जितना मैं 0 के पास जाता जा रहा हूं तो मेरा जो फंक्शन है ना, जो जी ऑफ एक्स है, वो भी मेरे 0 के पास आते जा रहा है। तो इससे मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि जो मेरा लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 0, एक्स जैसे जैसे 0 के पास जा रहा है, तो मैं यहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं 0 ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन सब का डाटा मेरे पास था और मुझे अवेलेबल डाटा सही मैं क्या करता हूं, प्रेडिक्शन करता हूं। और ये डाटा देखो कितने पास वाला डाटा निकाला है हमने, इतने पास वाला डाटा हमारे पास जब प्रेजेंट था, तो मैंने क्या करा, मैंने एक्स जी ऑफ एक्स के डाटा को, मैंने जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 के डाटा को मैंने प्रेडिक्ट किया। तो आप बोलोगे सर इसको तो मैं पहले ही लिख सकता था कि ऐसे 0 ऑफ 0 इज इक्वल टू मॉडुलस 0 और मॉडुलस 0 0 ही होता है। लेकिन ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं सीखना, हमें यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन सीखना है। वैल्यू का मतलब होता है एक्सैक्ट, जैसे मैंने पहले बोला था, हमें यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना है, माने कि उस वैल्यू पे अगर मेरे को उसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो मैं उसको प्रेडिक्ट करके निकालूंगा। तो वो हमने यहाँ पे सीखा। तो बच्चों यहां पे अब हम एक और ग्राफ से समझेंगे कि लिमिट कैसे काम करता है। यहां पे मेरे को दे रखा है एक फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2 कॉमा x नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब है ये फंक्शन 2 पे डिफाइंड नहीं है, 2 को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज पे, चाहे वो 2.001 क्यों ना हो, चाहे माइनस 2.00001 क्यों ना हो, इन सारे वैल्यूज पे डिफाइंड है, 2 को छोड़ के, बस 2 को छोड़ के सब पे डिफाइंड है। तो यहां पे अगर इसे ग्राफ प्लॉट करा जाए, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं ना, सब एकदम एनसीईआरटी के अंदर का पढ़ाता हूं। जब भी मैं पढ़ाऊं, मेरी कोई भी क्लास हो, एनसीईआरटी को अपने साथ खोल के रखे और उससे भी साथ साथ समझते जाए, रीड करते जाए, मैं हर एक लाइन को समझाता हूं वहां पे। तो यहां पे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि यहां पे जो मेरा x है, एक मेरा h ऑफ x है। तो आपने बोला सर x तो मेरा इनपुट होगा जो मैं यहां डालता हूं और h ऑफ x तो मेरा आउटपुट होगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं x को 0 रखूं तो आप बोलोगे सर x को 0 डालते ही क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -4 अपॉन में -2, जो क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है मेरा 2। तो 0 डालने पे मेरा आउटपुट क्या आया, 2 आया। ओके, आप बोलोगे सर अगर मैं 4 डालू तो आप बोलोगे सर अगर आप 4 डालोगे तो 4 4 16, 16 माइनस 4 कितना होता है 12, 12 अपॉन में 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो ये मेरा आएगा वैल्यू 6 आएगा। तो अगर आप बोलोगे सर मैं इसमें x की वैल्यू 2 डालू तो, लेकिन 2 तो आप डाल ही नहीं सकते ना, 2 को डालना यहाँ पे मना कर रखा है, आप 2 की वैल्यू डाल के मशीन से काम नहीं करवा सकते, तो फंक्शन वैल्यू नहीं देगा आपको। तो यहां पे 2 की वैल्यू से मेरे को h ऑफ x की वैल्यू आउटपुट नहीं निकलेगा मेरा। तो लेकिन इन्होंने बोला है, देखो तभी मैंने क्या करा, मैंने ग्राफ प्लॉट करा। अगर आप ऐसे वैल्यूज निकाल के खुद से ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसे ग्राफ निकल के आएगा। तो आप देखो यहाँ पे जो 2 है ना, जब मेरा x 2 था, मतलब कि जब मेरा ये वाला x, जब मेरा इनपुट, जब मेरा डोमेन 2 के बराबर था,
तो जो मेरा आउटपुट आया वो नॉट डिफाइंड है, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप कर रखा है। ये जीरो नहीं है, गैप है, मतलब कि आपका जो ग्राफ जा रहा था बीच में गैप आ गया, फिर यहां से दोबारा कंटिन्यू हो गया। तो बच्चों यहां पे मैं x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं प्रेडिक्ट तो कर सकता हूं ना डायरेक्टली। कैसे प्रेडिक्ट करूंगा? तो आप बोलोगे सर अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकाल दूं, किस किस को डाल के? आप बोलोगे सर 2 के पास वाले सारे नंबर्स को डाल के अगर निकाले तो बस 2 पे तो हमें रोक है ना, 2 पे ही तो हमें बैन किया गया कि 2 पे इसकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते। मैं 2.001 पे निकाल सकता हूं, मैं 2.0001 पे h ऑफ x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं x को 1.9999 डालूंगा तो भी मैं क्या निकाल सकता हूं? h ऑफ x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब डाल के देखना, यहां पे x को 2.001 रख के देखना, यहां पे x को 2.0001 रख के देखना, यहां पे x को 1.9999 रख के देखना। इन सब की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर ही आएगी। क्या आएगी? अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर ही आएगी। तो आप यहां पे ये कह सकते हो जैसे देखो x को जैसे जैसे मैं 2 के पास लेके जा रहा हूं, आपने पहले 2.01 देखा, फिर आपने 2.001 देखा, फिर आपने 2.0001 देखा। तो जैसे जैसे मैं x को 2 के पास लेके जा रहा हूं, चाहे वो यहां से हो चाहे वो यहां से हो, तो इस पे क्या होगा? इस पे मेरा जो ये जो फंक्शन है ना, ये जो x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, ये फंक्शन भी इसके पास आता जाएगा, ये 2 के एकदम यहां पे आता जाएगा। तो फंक्शन भी मेरा इसके ऊपर ऐसे आता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं 2 के पास आते जा रहा हूं, x मेरा 2 के पास आते जा रहा है, तो वैसे वैसे मेरा h ऑफ x भी इसके पास आता जाएगा। तो यहां पे ये वैल्यू मेरे को पता है 4 है, तो यहां पे मैं 2 डाल के फंक्शन की वैल्यू तो नहीं निकाल सकता, लेकिन यहां पे लिमिट ऑफ h ऑफ x as x टेंड्स टू 2, देखो x एक्सिस पे जो मेरी वैल्यूज है वो 2 के पास आती जा रही है। as x टेंड्स टू 2 क्या होगा? मैंने h ऑफ x की वैल्यू प्रेडिक्ट कर दी, क्या कर दी? 2 पे मैंने h ऑफ x की वैल्यू प्रेडिक्ट करी कि वो 4 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये 2 के इतना पास होगा कि मैं ये 2 है या 2.001 है, मैं उसके बीच में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पे मैंने प्रेडिक्ट कर दिया लिमिट ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं, लिमिट ऑफ फंक्शन है। वैल्यू ऑफ फंक्शन में निकाल नहीं सकता क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 है। तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हो, अगर मैं 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं या 2 को अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूं तो मेरे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आ रहा। तो आप कहोगे कैसे सर? आप देख सकते हो यहां पे h ऑफ, इस क्वेश्चन में h ऑफ 2.001 क्या था? तो आप बोलोगे सर ये अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर आ रहा था। ये 2.001 2 के राइट साइड में होगा ना, 2 से बड़ा है ना 2.001, तो 2 के राइट साइड में होगा। और अगर आप बोलोगे सर अगर मैं h ऑफ 1.999 की वैल्यू निकाल रहा था तो भी वो अप्रोक्सीमेटली मेरे 4 के बराबर ही आ रहा था, और ये 1.999 तो 2 के लेफ्ट साइड में होगा। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं या राइट साइड से अप्रोच करूं लिमिट को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा वैल्यू सेम आएगा। देखो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा, कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो आप उसमें लिमिट नहीं निकाल सकते हो। आप लिमिट को तभी निकाल सकते हो जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड कर रहा हो। इस लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका ये होता है, अगर मैं यहां पे आपको बोलूं, अगर मैं 2 को पहले मैं देख रहा था, मेरे पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, मेरे पास डाटा अवेलेबल था जब मैंने x, और ये मेरे पास हो गया x और ये मेरा हो गया h ऑफ x। मान लो मेरे पास x का डाटा अवेलेबल था, मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूं, मेरे पास अवेलेबल था 1.99 का, 1.999 का अवेलेबल था, 1.9999 का अवेलेबल था। तो इन सबका वैल्यू मेरे पास अवेलेबल था, तो अप्रोक्सीमेटली सारे 4 निकल के आए। अप्रोक्सीमेटली क्या निकल के आए? 4 निकल के। आप कैलकुलेटर में करोगे तो 3.987, 3.997 ऐसा बहुत सारे वैल्यूज निकल के आएंगे, एकदम अप्रोक्सीमेटली 4 के पास ही होगा। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट ऑफ h ऑफ x as x tends to 2, as x approaches to from left, x approaches to from left, लेफ्ट के लिए क्या डालोगे? माइनस का साइन लगा दो 2 के ऊपर, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट साइड को माइनस मानते हैं और इस पॉइंट के राइट साइड को पॉजिटिव मानते हैं। तो लिमिट ऑफ h ऑफ x as x approaches to from left side is equal to 4, राइट? अब अगर मैं आपसे बोलूं, आप ना राइट साइड को फोकस करो, अगर मैं आपसे बोलूं कि x ये मेरा हो गया h ऑफ x, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपके पास वैल्यू पता होता आपको 2.01 का, 2.0001 का, 2.00001 का अगर आपको वैल्यू पता होता तो आप बोलते यहां पे भी अप्रोक्सीमेटली मेरी, अगर मैं इसको भी अगर मैं उस फंक्शन में डालता तो अप्रोक्सीमेटली इसका भी वैल्यू मेरा 4 के बराबर आता। क्या आता? 4 के बराबर आता कि नहीं आता? तो आप बोलोगे सर इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम ये बोलेंगे कि लिमिट ऑफ h ऑफ x as x approaches 2 from right side, यहां से देखो 2.012 के राइट साइड में आता है, 2.001 भी 2 के राइट साइड में आता है,
तो अगर मैं 2 को राइट साइड से भी अप्रोच करूं ना, लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, तो राइट साइड के लिए पॉजिटिव साइन, 2 के ऊपर पॉजिटिव साइन, इज इक्वल टू 4। लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 2 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू 4। आई बात समझ? तो ये दोनों यहां पे इक्वल होने चाहिए, तभी मैं लिमिट निकाल सकता हूं। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स as x tends to 2 from left side is equal to limit of h of x as x tends to 2 from right side is equal to limit of h of x as x tends to 2 is equal to क्या आ रहा था यहां पे, हमें तीनों का आंसर 4 मिला, राइट? तो मैं इस कंक्लूजन पे आ गया। तो मैं आशा करता हूं आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस। तो बच्चों अभी हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरा जो राइट हैंड लिमिट है वो कैसे कोइंसाइड कर रहा था। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जब मेरा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जब कोइंसाइड नहीं करता तो क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है और एक कंडीशन दे रखा है कि अगर मेरा x 0 से कम हो तो मेरे फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 होगा, जब भी मेरा x 0 से बड़ा होगा तो मेरा फंक्शन हमेशा 2 के बराबर होगा। सर इसका मतलब ये, अगर मैं इनपुट को मैंने आपसे बोला था x होता है और आउटपुट मेरा f ऑफ x होता है, राइट? इनपुट डाला मैंने x और इसने कुछ प्रोसेस किया और मेरे को आउटपुट दे दिया। अब x को अगर मैं 0 रखता हूं तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं 0 से कम रखता हूं, -1, -2, -3, इन सब नंबर्स के लिए भी मेरा आउटपुट 1 ही आएगा। और इसका क्या मतलब हुआ सर, अगर मैं 0 से बड़े नंबर्स लेता हूं, 1 लेता हूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, 4 लेता हूं, डॉट 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 सारे नेचुरल नंबर्स को लेता हूं, तो इसका मतलब ये हो जाता है इन सब का अगर मैं वैल्यू निकालूं, फंक्शन निकालूं, तो इस सबको मैं अगर f ऑफ x में डालूं तो मेरा जो वैल्यू निकल के आएगा वो 2 के बराबर आएगा, राइट? तो यहां पे अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो आप कहोगे सर ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये हो गया मेरा नेगेटिव x एक्सिस। इसको कैसे प्लॉट किया जाए? तो आप बोलोगे सर अगर इसको प्लॉट करना है तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है नेगेटिव वैल्यूज, तो आप देखो 0 से और 0 से कम वैल्यूज पे जो मेरा फंक्शन है वो 1 के बराबर है। तो आप बोलोगे सर यहां पे तो मैं सारे इनपुट को प्लॉट करता हूं, x एक्सिस पे मैं हमेशा इनपुट लिखता हूं और y एक्सिस पे मैं हमेशा f ऑफ x आउटपुट को लिखता हूं। तो यहां पे 0 आपको पता है, ये 0 है आपको पता है। 0 और 0 से कम वाले सारे वैल्यूज के लिए जो मेरा आउटपुट आ रहा था 1 आ रहा था, क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो ये रहा मेरा 1, 0 को इंक्लूड करके 1 आ रहा था। अगर मैं -1 लूं तो भी 1 होगा, -2 लूं तो भी 1 होगा, -2 पे भी 1, -1 पे भी 1, -3 पे भी 1। तो ये हो गया मेरा पहला वाला कंडीशन, राइट? ये देखो पहला वाला कंडीशन, यहां पे 0 भी इंक्लूडेड था। अब दूसरे वाले कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो x ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 को इंक्लूड ना करके बाकी सारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर, मतलब 0 को ना इंक्लूड करके मतलब 0 के अलावा 0.001 भी अगर मैं निकालूं, 0.34 भी निकालूं, वैसे वाले सारे नंबर्स। तो यहां पे इन नंबर्स के लिए जो मेरा फंक्शन आ रहा था वो 2 के बराबर आ रहा था, मतलब कि y एक्सिस पे 2। तो इन सब के लिए y एक्सिस पे 2 मान लो ये है। तो मैं कह रहा हूं कि 1 की वैल्यू 2 पे ये रहा, 2 की वैल्यू 2 पे ये रहा, 3 की वैल्यू 2 पे ये रहा, 4 की वैल्यू 2 पे ये रहा। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। मतलब ये 0 को छोड़ गए, मतलब 0 का मतलब थोड़ा गैप डाल देना, 0 पे नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं है ये, यहां एक गोला डाल देना क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं है ये, यहां एक गोला डाल देना ऐसे। ये हो गया मेरा 2, क्योंकि ये 0 पे डिफाइंड नहीं है मेरा ये वाला फंक्शन, और ये वाला फंक्शन मेरा 0 पे डिफाइंड था पहले वाला। तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, राइट? तो अब आप कहोगे सर इससे हम क्या निष्कर्ष निकाले? तो बच्चों अगर मैं यहां पे 0 को अगर मैं लेफ्ट साइड से प्रेडिक्ट करूंगा तो मेरा लिमिट क्या निकल के आएगा? तो आप देखो कि लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव साइन ऊपर लगा दिया आपने, इसकी वैल्यू क्या निकल गया ये पता लगाना है हमने। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मेरे को f ऑफ कितना, आप बोलोगे सर -0.0001 की वैल्यू बताओ, या फिर f ऑफ -0.001 की वैल्यू बताओ, तो ये सारा किसके बराबर? तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं कोई भी वैल्यू 0 के पास वाला कोई भी वैल्यू, 0 के लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू हो, एकदम पास वाली कोई भी वैल्यू को अगर मैं f ऑफ x में डालता हूं तो इन सब की वैल्यू बराबर 1 आता है। यहां पे लिखा हुआ है इन सब का वैल्यू बराबर 1 आता है। तो आप बोलोगे सर यहां पे तो 0 के लिए भी 1 लिखा हुआ है, बेटा वो वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है। मैं आपको प्रेडिक्शन कराना सिखा रहा हूं, लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 निकालना सिखा रहा हूं, वो बिल्कुल अलग होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन से, निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि एकदम 0 के पास में, यहां पे एकदम 0 के पास में जो वैल्यूज है वो 1 के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं 0 के पास जा रहा हूं तो मतलब वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही, वो 1 ही है। तो इसका मतलब 0 पे भी 1 ही होगा अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो भी।
समझ रहे हो, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया लेफ्ट साइड से। अब राइट साइड की तरफ आ जाओ। आप बोलोगे सर अगर मैं लिखूं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड के लिए प्लस, आप इधर से जीरो की तरफ आ रहे हो, तो आप इतने पास आ गए, अब जीरो कितने पास आ गए। तो आपने बोला अगर मैं देखूं एफ ऑफ मैं 0.01 की वैल्यू निकालूं, या एफ ऑफ 0.001 की वैल्यू निकालूं, या एफ ऑफ 0.00001 की वैल्यू निकालूं, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर इन सब के लिए x जीरो से अगर बड़ा होता है तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आता है, 2 के बराबर आता है। ये सब ही 2 के बराबर है, यहां से देखो 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर। तो आप बोलोगे सर अगर सारी वैल्यूज मेरे 2 के बराबर आ रही है तो इसका मतलब है जैसे जैसे मैं जीरो के पास जा रहा हूं तो मेरी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो मेरी जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे वो भी 2 के बराबर ही आना चाहिए। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही सर। तो जब देखो यहां पे मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा था जीरो को तो मेरा वैल्यू 1 आया, जब मैं जीरो को यहां से राइट से अप्रोच कर रहा था तो मेरा वैल्यू 2 आया। इसका मतलब यह है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं और राइट हैंड लिमिट देखूं दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे लिमिट निकालना पॉसिबल नहीं है, यहां पे लिमिट निकालना पॉसिबल नहीं है। इसमें लिमिट से आप क्वेश्चन को नहीं फाइंड कर सकते। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे को लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड मेरे को पता था 1 है, और मेरे को लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड मेरे को पता चल गया 2 है। तो यहां पे मेरे लिमिट्स के दोनों वैल्यूज आ गए थे। आप देख रहे हो कि दोनों ही वैल्यूज मेरे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। जब मैं x इज इक्वल टू 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 0 को मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूं, तो मेरे दोनों के लिमिट्स अलग अलग आ रहे हैं। तो यहां पे मैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 0 नहीं निकाल सकता मैं यहां पे। इसी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम एनसीईआरटी के एक और एग्जांपल से मजबूत करते हैं। यहां पे आप देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एन दिया हुआ एक फंक्शन मेरे को, और बोला गया है कि आप निकालो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 5 को प्रेडिक्ट करो। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, हमें यहाँ पे एक टैबुलर कॉलम दिया गया है या हमें खुद बनाना है, जहां पे हमने क्या करा 5 के पास वाले सारे वैल्यूज, सारे जो x की वैल्यूज को मैंने एफ ऑफ एक्स में डाला और मैंने ये देखा कि मेरी एफ ऑफ एक्स ये निकल के आती है। यहाँ पे जब मैंने x को 4.9 रखा तो मेरा एफ ऑफ एक्स 14.9 आ रहा है। x को जब मैंने 4.95 रखा यहाँ पे तो आपका जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, 14.95 निकल के आती है। ऐसे ही यहाँ पे 5.1 5.001 के साथ मैंने यही किया। तो आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं 4.9 4.95 मैं ना 5 के पास जा रहा हूं। यहाँ पे लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है, मैं लेफ्ट साइड से 5 के पास जा रहा हूं। यहां पे क्या आएगा, यहां पे 5 आएगा, और मुझे यहां पे वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। तो आप देख सकते हो मैं लेफ्ट साइड से 5 की तरफ जा रहा हूं और वैसे ही मैं राइट साइड से भी 5 की तरफ आ रहा हूं। तो आप देखो अगर आप लेफ्ट साइड से 5 की तरफ जा रहे हो तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू अभी जो यहाँ पे मेरे पास टैबुलर कॉलम में अवेलेबल है वो ये है, और राइट साइड से अगर आप आ रहे हो 5 की तरफ, जो एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास F5 के पास अवेलेबल है वो ये है। तो आप देखो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज है 5 के आसपास वो ये दोनों है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा 5 है वो इस मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा और 5 की जो वैल्यू हो इस मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा। मतलब इन दोनों के बीच में ही मेरा 5 का वैल्यू लाई करेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ये 14.995 है और ये 15.001 है। तो मैं इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूं, मैं इसे ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं अगर मैं लेफ्ट साइड से आऊं तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड, अगर मैं लेफ्ट साइड से x की तरफ जा रहा हूं तो मेरी वैल्यू को मैं 15 मान सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली मेरी वैल्यू 15 ही आएगी। आप देखो 14.995 पहुंचा ना, अब जैसे 14.9995 पे कुछ और वैल्यू आएगा थोड़ा सा और 14.99995 पे थोड़ा और ज्यादा वैल्यू आएगा। तो 5 आते ही अप्रोक्सीमेटली मेरी वैल्यू 15 टच कर जाएगी, प्रेडिक्शन है मेरा। तो ये तो एकदम करेक्ट दिख रहा है मेरे को, लगभग सही दिख रहा है। अगर मैं ऐसे ही राइट साइड से आऊं, अगर मैं ऐसे ही राइट साइड से आऊं 5 की तरफ अगर मैं आऊंगा तो आप बोलोगे सर यहां पे आप देख सकते हो कि जो मेरा लिमिट होगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 5 फ्रॉम राइट साइड, तो आप कहोगे सर यहां पे भी देखा जाए तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी देखो 15.001 है, यहां पे 15.1 से वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे मैं 5 के पास आ रहा हूं, जैसे जैसे मेरा एक्स राइट साइड से 5 की तरफ मूव कर रहा है, वैसे वैसे मेरा एफ ऑफ एक्स 15.1 से 15 की तरफ मूव कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 5 में जो मेरा x जब मेरा 5 होगा तो मेरा एफ ऑफ एक्स 15 के बराबर आप एस्यूम कर सकते हो। तो यहां पे मैं ये एस्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 5 फ्रॉम राइट साइड भी 15 होगा। तो अब देखो यहां पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं इसको, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स as x tends to 5 from left side is equal to limit of f of x as x tends to 5 from right side is equal to limit of
एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 5 इज इक्वल टू 15। कोइंसाइड करना चाहिए, अगर आपका कोइंसाइड करता है तो इसका मतलब आपने लिमिट एकदम बढ़िया निकाली है। इसी चीज को अगर आप ग्राफ से समझना चाहते हो कि हमारा प्रेडिक्शन सही था कि नहीं था, यहां पे दो चीजें होती समझने की। एक तो हमें टैबुलर कॉलम दिया होगा, बहुत सारा डाटा दिया होगा और डाटा से हम प्रेडिक्ट करते हैं, और दूसरा चीज ये हमारा ग्राफ प्लॉट किया हमने, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली हमने, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया हमने, और इस ग्राफ से हमने देखा जो हमने प्रेडिक्शन निकाला क्या वो सही है क्या नहीं है। तो आप बोलोगे जब मेरा x 5 होगा, तो आप कहोगे सर जब मेरा x 5 होगा तो यहां पे अगर मैं देखूंगा 5, यहां पे होगा 5 मेरा, तो आप कहोगे सर 5 पे मेरा जो मैं यहां पे अगर ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो ये 5 + 10 15 ही आएगा। तो जो मैंने प्रेडिक्शन निकाली है ना एकदम सही निकाली है। यहां पे मैंने 5 की वैल्यू मेरे को डायरेक्टली नहीं डाल के देखनी थी क्योंकि मेरे को लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना था यहाँ पे, लेकिन जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ में डायरेक्टली डाल के देख सकता हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो बच्चों अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के एक और इलिस्ट्रेशन की तरफ, जिससे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से कैसे हम इस लिमिट की वैल्यू निकालते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। तो यहां पे मेरे को फंक्शन दे रखा है x³ और मुझे वैल्यू निकालनी है, किस चीज की वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू नहीं आपको लिमिट निकालना है फंक्शन का। कहां पे, किस पॉइंट पे, जब मेरा x बराबर 1 हो, x बराबर जब मेरा 1 होगा उस वैल्यू पे मेरे को लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ f ऑफ x निकालना है। तो लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंस टू 1 क्या होगा मुझे पता लगाना है। तो आपने क्या करा, 1 के आसपास वाले सारे नंबर्स जो होते हैं, चाहे वो 1 के लेफ्ट साइड में हो चाहे वो 1 के राइट साइड में हो, तो आप बोलोगे सर 1 के लेफ्ट साइड में कौन से नंबर्स आते हैं, 1 से छोटे नंबर्स आते हैं, 0.9, 0.99, 0.999, ये सारे इनफिनिटेसिमल्स नंबर है। इनफिनिटेसिमल नंबर का मतलब क्या होगा, 1 के एकदम पास वाले जो छोटे छोटे वैल्यूज होते हैं ना वही। तो यहां पे मैंने ऐसे छोटे छोटे नंबर्स लिए जो 1 के बिल्कुल पास है, और यहां पे 1 से ज्यादा वाले नंबर, 1 से जो आगे हैं, जरा सा आगे, पिद्दू सा आगे, तो यहां पे 1.001, 1.01, 1.1, ये सारे 1 से जरा सा आगे हैं, राइट। अब जब मैं इस x को f ऑफ x में डालूंगा, जब मैं इस फंक्शन में डालूंगा इस इनपुट को, तो मेरे को एक आउटपुट मिलेगा जो f ऑफ x होता है, तो वो निकल के आएगा ऐसे 7.729.9702999.997000299। अब लेफ्ट साइड को फोकस करो, ये सारे 1 के लेफ्ट साइड में जो नंबर आते थे, अगर मैं यहां पे लिखूंगा 1, तो आप कहोगे सर ये जो सारे नंबर्स है ना, ये जो x = 0.9.99 ये 1 के लेफ्ट साइड में आते हैं, 1 के लेफ्ट साइड में आते हैं। तो जैसे अगर मैं 1 के लेफ्ट साइड से अगर मैं 1 को अप्रोच करूंगा, 1 के लेफ्ट साइड से अगर मैं 1 को अप्रोच करूंगा तो मेरी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, देखो आप देखना कि मेरी वैल्यू जो है वो 0.99 मतलब 1 के पास ही पहुंच रही है अप्रोक्सीमेटली। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, आप देखो यहां पे 0.729 से 0.99 आ गया। अगर आप यहां पे वैल्यू थोड़ा और बढ़ा के लेते, 0.9999 लेते, तो यहां पे वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाती, थोड़ी और फिर दूसरा बढ़ जाता। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches 1 from left side, मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा था, आप खुद देख लो कि आपकी जो वैल्यू है, अगर आप यहां पे प्रेडिक्ट करोगे यहां पे क्या वैल्यू आएगी, तो आप बोलोगे सर 1 आने के ज्यादा चांसेस है, तो यहां पे मैं 1 प्रेडिक्ट कर रहा हूं, राइट। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस वैल्यू को देखो जो 1 के राइट साइड में, तो आप बोलोगे जैसे अगर मैं 1 के राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches 1 from राइट साइड, तो प्लस साइन लगा दो 1 के ऊपर, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर ये देखो यहां पे 1.331 था, यहां पे आते थे 1.003, मतलब जो वैल्यू है वो कम हो गई और लगभग 1 के पास पहुंचने वाले थे, वो 1.00 आ गया। तो इसका मतलब जब मैं f ऑफ x को 1 रखूंगा तो लगभग 1 के आसपास आना चाहिए, तो यहां पे भी वैल्यू 1 के बराबर आ रहा है। तो आप बोलोगे सर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरा राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या है, बराबर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट ऑफ f ऑफ x as x tends to 1 from left side is equal to limit of f of x as x tends to 1 from right side is equal to limit of f of x as x tends to 1 is equal to क्या है वैल्यू, मेरा 1 ही आया है मेरा वैल्यू। तो यहां पे मैं लिमिट निकाल सकता हूं। तो आप बोलोगे सर ये आपने निकाल दिया लिमिट ऑफ फंक्शन, ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ये ऐसे करने से क्या निकलता है, लिमिट ऑफ फंक्शन निकलता है। अगर मैं ग्राफ पे बनाना चाहूं तो मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन निकलेगा। अगर मैं x क्यू का ग्राफ बनाऊंगा ना यहां पे, तो आप बोलोगे सर अगर मैं यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालता तो x के जगह पे 1 रखता और मेरा 1³ बराबर 1 ही आता। तो आप देख सकते हो यहां पे अगर ये मेरा 1 होगा तो यहां पे ये भी मेरा 1 होगा, ये वाला पॉइंट। तो मेरा बिल्कुल सही है, जो मेरी प्रेडिक्शन निकली है वो एकदम सही निकली है कि लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर 1 है और वैल्यू ऑफ f ऑफ x भी बराबर 1 आया है। तो बच्चों ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है आपके एनसीईआरटी से। f ऑफ x इज इक्वल टू 3x मेरे को एक फंक्शन दे रखा है और मेरे को ये निकालना है कि जब x बराबर 2 होगा तो मेरा f ऑफ x का लिमिट क्या होगा, जब मेरा x बराबर 2 होगा तो मेरा f ऑफ x का लिमिट क्या होगा, ये निकालना है यहां पे। तो आप बोलोगे सर प्रेडिक्शन के थ्रू ही निकालेंगे हम।
आप ऐसा मत बोलेंगे सर यहां पे x इक्वल टू 2 डाल दो, 3 इंटू 2 6 हो गया आंसर खत्म। नहीं, वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं, हमें प्रेडिक्शन से निकालना, और प्रेडिक्शन निकालने के लिए हमारे पास डाटा होना चाहिए, और वो डाटा मैंने यहां पे टैबुलर कॉलम में फॉर्म किया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये हो गया मेरा 2, यहां पे मैं लिखूंगा 2। ये है 2 से पहले वाले सारे इनफाइनाइटेसिमल नंबर्स, और ये है 2 से ज्यादा वाले सारे इनफाइनाइटेसिमल नंबर्स, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो जो 1.9, 1.95, 1.99, 1.999 ये सारे 2 से पहले आते हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं। इन सब का अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा, देखो इनको अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो 3 इंटू 1.9 5.7 होता है, 3 इंटू 1.95 5.85 होता है। तो ऐसे ऐसे मैंने 1.999 तक के वैल्यूज यहां पे टैबुलर कॉलम में फॉर्म किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरे को ना x को ना आप 2 तक लेके जाओ, x अप्रोचेस 2, x को लेफ्ट साइड से 2 तक अप्रोच कराओ। तो आप बोलोगे सर यहां पे जैसे जैसे मेरा x 2 तक जा रहा है, तो आप मैं देख रहा हूं कि मेरा f ऑफ x जो है ना वो 5.7 से बढ़ बढ़ के 5.997 तक पहुंच गया। जैसे जैसे मेरा x 1.9 से 2 की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है, वैसे वैसे मेरा f ऑफ x भी 5.7 से 5.997 तक बढ़ चुका है। इसका मतलब अगर मैं लिखूं लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू या x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब कि ऊपर एक नेगेटिव साइन लगा दो, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो आप देखो यहां पे देखो वैल्यू बढ़ते जा रही है। अगर मैं x को थोड़ा और बढ़ा लेता, मान लो यहां पे एक और 9 होता, 1.9999 होता, उसको इंटू 3 करता, तो ये थोड़ा सा और 6 के पास होता। तो 2 पे मैं कह सकता हूं लगभग लगभग 2 पे मैं कह सकता हूं लगभग लगभग ये 6 के बराबर हो सकता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया 6 के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड से f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2 का अप्रोच। अब यहां पे अब मैं आपसे बोलूंगा अगर मैं राइट हैंड से अगर 2 का अप्रोच करूं तो आप बोलोगे सर अगर मैं राइट हैंड से 2 को अप्रोच करूंगा, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे 2 की वैल्यू 2.1 से कम होते जा रही है, 2.1 से 2.01, 2.01 से 2.001 होता जा रहा है, उसके बाद जैसे 2 पे पहुंचेगा तो मेरा क्या होना चाहिए f ऑफ x। तो आप बोलोगे सर जैसे जैसे मेरा 2.1 से मैं 2 की तरफ जाता हूं ये मेरी वैल्यू कम हो रही है, और यहां पे भी आप देख सकते हो मेरा 6.3 था पहले, 6.03 हो गया f ऑफ x, फिर 6.003 हो गया मेरा f ऑफ x। तो यहां पे जैसे जैसे मैं 2 की तरफ जा रहा हूं मेरी ये वाली वैल्यू भी 6 की तरफ जा रही है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहां पे आप देख सकते हो मेरा लास्ट वैल्यू मैंने इस टैबुलर कॉलम में लिखा वो 6.003 है, और वैल्यू यहां से कम होते जा रही है, तो मतलब यहां पे आके इससे भी और कम हो जाएगी। तो मैं लगभग मैं यहां पे 6 मान सकता हूं। तो आप कहोगे सर जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड प्रेडिक्ट किया था और राइट हैंड साइड से मैं 2 की तरफ गया जो प्रेडिक्शन किया था दोनों ही मेरा बराबर आ रहा है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू, ये दोनों किसके बराबर है, ये लिमिट ऑफ मेरा जो सिंपल लिमिट निकलता उसी के तो बराबर है, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू 6। आई बात की नहीं आई बात समझ। तो आप कहोगे सर ये तो हो गया मेरा लिमिट, आप इसको ग्राफ से समझाओ, वैल्यू ऑफ फंक्शन से समझाओ, तो उसको भी समझते हैं। तो अगर यहां पे मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, ये हो जाएगा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो जाएगा x पे मैं क्या लिखता हूं, x पे मैं सारे इनपुट लिखता हूं, मतलब ये वाली जो वैल्यूज है इनपुट डोमेन, इसको डोमेन भी कहते हैं, इन सारे वैल्यूज को लिखता हूं, और y पे क्या लिखता हूं मैं f ऑफ x को लिखता हूं, यानी कि रिजल्ट या रेंज इसको लिखता हूं मैं। तो यहां पे अगर मैं बोलूं 0 पे मेरी वैल्यू क्या होगी, तो आप f ऑफ x को यहां पे x को 0 डालोगे तो 3 इंटू 0 0, 0 पे 0 ही होगी। अगर मैं 1 डालूं तो 3 होगा, तो 1 पे मेरी वैल्यू क्या होगी, यहां पे 1 2 3 लिख देता हूं, 1 पे मेरी वैल्यू 3 होगी। आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 पे 6 होगा, आप खुद देख लो मेरा वैल्यू आ चुका है 4 5 और ये 6, 2 पे क्या होगा मेरा वैल्यू 6 होगा, 2 पे होगा कि नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 पे क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 पे 9 होगा, तो ये 3 यहां पे आ गया और 9 यहां पे कहीं होगा, 3 यहां पे। तो बच्चों यहां पे जो मेरा ग्राफ निकल के आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3x का, तो कुछ ऐसे निकल के आएगा। ये मेरा हो गया पॉजिटिव y एक्सिस, यहां पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, यहां पे मैं f ऑफ x को प्लॉट कर रहा हूं, और ये मेरा हो गया x एक्सिस। तो ये है मेरा ग्राफ। तो आप देख सकते हो 2 पे जब मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x था। जब मैंने f ऑफ 2 की वैल्यू निकालना चाहा, यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना चाहे, तो आप कहोगे सर 3 इंटू 2 6 आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो 2 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 6 के बराबर ही आ रही है। तो यहां पे जो हमने लिमिट लिया था, लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन यहां पे दोनों जगह ही बराबर है, इसका मतलब हमने लिमिट एकदम बढ़िया निकाला है, हमारा प्रेडिक्शन एकदम सही निकला। तो बच्चों अब हम चलते हैं आज की क्लास के आखिरी इलिस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ, आपके एनसीईआरटी के। तो यहां पे एक फंक्शन दे रखा है जो कि इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और हमें निकालना है लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2। मतलब जब मैं x को 2 रखूं तो मेरा लिमिट क्या आएगा f ऑफ x का, देखते हैं इस चीज को।
एक ग्राफ के थ्रू ही समझना चाहते तो ग्राफ के थ्रू ही समझते हैं। तो आप पहले अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं एक्स चाहे कुछ भी रख दूं, चाहे नेगेटिव रखूं चाहे पॉजिटिव रखूं, कुछ भी रखूं, मेरा जो एफ ऑफ एक्स जो मैं वाई एक्सिस पे लिखता हूं वो मेरा 3 ही आएगा। ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हो अगर मैं x को 1 रखता तो भी मेरा 3 आता, 2 रखता तो भी 3 आता, 3 रखता तो भी 3 आता, -2 रखता तो भी 3 आता। तो इसका मतलब जो अगर इसमें डॉट्स को कनेक्ट करूं तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, 3 से निकलता हुआ एक पैरेलल लाइन, x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन निकलेगा। हालांकि ये पैरेलल नहीं है लेकिन पैरेलल मान लो यार। तो इसको एक पैरेलल लाइन निकलेगा यहां पे, ये हो गया मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू 3, राइट। तो आप बोलोगे सर अगर मैं लिमिट ऑफ f ऑफ x एस एक्स अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब मान लो मैं 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, यहां से अप्रोच कर रहा हूं 2 को, एकदम 2 के पास पहुंच गया। अगर एकदम 2 के पास पहुंच गया तो आप बताओगे सर इसको एकदम 2 के पास x, अगर मैं एकदम 2 के पास 1.9999 पे हूं, मैं अभी एक्सपेंड 1.999 पे हूं, तो यहां पे f ऑफ x क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर f ऑफ x यहां पे भी, इसके लिए भी f ऑफ x 3 ही होगा। तो आप बोलोगे सर इसके लिए भी f ऑफ x क्या होगा, 3 ही होगा। अच्छा अगर मैं x को 2 के राइट साइड लेके जाऊं, x को अगर मैं रखूं 2.00001 लिखूं, यहां पे रख दो अगर मैं x को यहां पे, और आप बोलोगे अगर मैं इसको देखूं तो आप बोलोगे सर ये एक्चुअली ये ऐसे यहां पे अगर देखा जाए इसका f ऑफ x भी 3 के बराबर आएगा, इसका f ऑफ x भी 3 के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं लेफ्ट साइड से भी देखूं, अगर मैं राइट साइड से भी देखूं तो भी मेरा f ऑफ x जो 3 के बराबर आ रहा है, इसलिए अगर मैं बोलूं लेफ्ट साइड से तो 3 के बराबर, राइट साइड से अगर मैं लिमिट निकालूं लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट साइड तो वो भी 3 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 2 पे भी 3 होगा, क्योंकि देखो दोनों एक साथ ही आ गए ना, लगभग पास में 2 के कोइंसाइड ही कर रहा है, लगभग 2 के। तो यहां पे मैं कह सकता हूं लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंड्स टू 2 भी मेरा 3 ही होगा, कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड कर रहा है। ये देखो ये भी क्या हो गया, 3 के बराबर हो गया, ये भी 3 के बराबर हो गया, तो इसलिए मेरा लिमिट भी 3 के बराबर होगा। एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है x² प्लस x, हमसे बोला है कि आप लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंड्स टू 1 की वैल्यू निकालो। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि जब x 1 की तरफ जाएगा ना तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 पे, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू ढूंढनी है हमें। तो यहां पे हमें एक टैबुलर कॉलम दिया हुआ है जिसके अंदर हमें इनफिनिटेसिमल वैल्यूज दे रखी है। देखो x 0.9 मतलब कि 1 से बहुत प्लस, ऐसे वैल्यूज जो 1 के बहुत पास हो उनका टेबल हमने यहां पे फॉर्म किया हुआ है। 0.9 हो गया, 0.99 हो गया। तो आप देखो अगर आप यहां पे 0.9 डालोगे x की जगह पे तो 0.9 का स्क्वायर होगा प्लस उसमें 0.9 होगा, तो मेरा आंसर जो निकल के आएगा, रिजल्ट जो निकल के आ जाएगा वो 1.71 आएगा। ऐसे ही हमने 0.99 का निकाला, ऐसे ही हमने 0.999 का निकाला है यहां पे, राइट। तो यहां से आप देख रहे हो हम कहां 1 की तरफ जा रहे हैं, ये होगा मेरा 1 यहां पे, और आप देख सकते हो यहां पे हम ये लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जा रहे हैं और यहां पे 1 से ज्यादा वैल्यूज है, 1 से बड़ी वैल्यूज है, मतलब 1 से बड़ी वैल्यूज है, बहुत ज्यादा नहीं, जरा सी बड़ी, पिद्दू सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, 1.01, 1.1, 1.2। यहां से हम राइट साइड से 1 की तरफ आएंगे, यहां से हम लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जाएंगे और यहां से राइट साइड से 1 की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड की अगर बात करें, आप देख सकते हो अगर मैं लिखूं लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंड्स टू 1, x जब 1 की तरफ जा रहा होता है, x जब 1 की तरफ, गैप मेरा छोटा हो रहा है, जैसे जैसे 1 की तरफ जा रहा है ना, 1 तो फिक्स्ड है, यहां पे 1 फिक्स्ड है, ये देखो 0.9 से गया, ये देखो 1 के पास गैप छोटा होता जा रहा है, गैप छोटा होता जा रहा है, गैप छोटा होता जा रहा है। अब देखो नीचे वैल्यूज कैसे बदल रही है, तो देखो 1.71 था, 1.97 था, 1.99 था, देखो 2 के पास जा रहा है, 1 से बढ़ रहा है और 2 की तरफ जा रहा है। तो मैं मान सकता हूं कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, लेकिन यहां पे माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब जब मैंने 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करा तो मेरी वैल्यू लगभग 2 के बराबर आ गई। ऐसे ही अगर मैं राइट साइड से अगर अप्रोच करूंगा तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप बोलोगे सर मैं 1 पे मेरा फिक्स्ड है, अब मैं राइट साइड से ऐसे आ रहा हूं, देखो 1 पे मेरा ये वाला हाथ फिक्स्ड है, राइट साइड से जब मैं आ रहा हूं तो मेरा गैप छोटा होता जा रहा है, पहले 1.2 था, 1 था, फिर 1.1 और 1, फिर 1.01 और 1, गैप छोटा होता जा रहा है, गैप छोटा होता जा रहा है। जब ये मेरी जो वैल्यूज है, x की वैल्यूज है छोटी, जो गैप छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे जो मेरा f ऑफ x है वो देखो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, f ऑफ x की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 2.64 से 2.31, फिर यहाँ पे 2.0 आ गया, यहाँ पे आते आते वो यहाँ पे देखो 2.0301 है, तो यहाँ पे आते आते हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2 के बराबर ही होगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2,
ये हमने राइट साइड से अप्रोच किया इसलिए हमने प्लस का साइन लगा दिया आप यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 1 बराबर 2। यहां पे आपको कुछ और नई चीज सीखने को मिलेगा। यहां पे इस चीज को जो एफ ऑफ एक्स है मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एस एक्स टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं मैं। तो आप बोलोगे सर इसको मैं स्प्लिट भी करके लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 1 और यहां पे भी एस एक्स टेंड्स टू 1, राइट। अब जब भी आपके पास ऐसा दिख जाए तो आप अपने आप को कन्विंस कर लो कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे एस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, इसका मतलब 1 पे पहुंच चुका हूं मैं। तो यहां पे आप एक्स स्क्वायर के जगह पे 1 को पुट कर सकते हो, एक्स के जगह पे 1 को पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहां पे भी खुद को कन्विंस करो कि यहां पे x टेंड्स टू 1 x इज इक्वल टू 1 ही होगा और उस 1 को यहां पे पुट करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2। देखो यहां पे भी मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको और कैसे लिख सकता हूं, इसको एक और तरीके से लिखता हूं। एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका इसको लिखने का, अगर मैं यहां से लिमिट x को कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इस चीज को मैं कैसे लिख पाऊंगा, इस चीज को मैं लिख पाऊंगा लिमिट x as x tends to 1 into limit of x plus 1 as x tends to 1। तो आप यहां पे भी देखो दो फंक्शंस है, एक x है एक x plus 1 है और दोनों फंक्शंस के बीच में, दोनों लिमिट्स के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहां पे हमें ये जो प्रोडक्ट है इसमें सबसे पहले हम पहले इस लिमिट ऑफ x as x tends to 1 की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया खुद को कन्विंस करो कि यहां पे x बराबर 1 होगा, एस एक्स टेंड्स टू 1 है तो यहां पे x बराबर 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, इनटू यहां पे खुद को कन्विंस करो कि x बराबर 1 होगा तो यहां पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 क्या होता है बच्चों 2 होता है। तो आप देख लो आप कैसे भी प्रोडक्ट्स के थ्रू कर सकते हो, इसको सम के थ्रू कर सकते हो, आंसर मेरा सेम ही आएगा 2 ही आएगा। अब इसको ग्राफ पे अगर समझेंगे तो इसका ग्राफ जो मेरा फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा और आप देख सकते हो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 1। आप देख सकते हो अगर मैं 1 के पास जाता हूं, अगर मैं 1 के पास जाता हूं तो जो ये देखो अगर मैं 1 के पास जा रहा हूं, 1 के पास जा रहा हूं लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से हो, जो मेरी वैल्यू होंगी वो यहां पे आसपास आएंगी, 1 के एकदम आसपास आएंगी। जैसे जैसे मैं 1 के और पास गैप कम होता जाएगा, 1 के बहुत पास पहुंच जाऊंगा तो मेरी वैल्यूज ऑलमोस्ट एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेंगी। तो जो मेरी वैल्यूज होंगी एफ ऑफ एक्स की वो लगभग क्या हो जाएंगे, आप देख सकते हो यहां पर 2 के आसपास ही होगी। तो मैं इसको 2 प्रेडिक्ट करता हूं, राइट। तो बच्चों अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है sin x और हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है लिमिट ऑफ sin x as x approaches pi by 2। मतलब जब x मेरा pi by 2 की तरफ जा रहा होगा, पहुंचने वाला होगा, तो उस टाइम पे मेरी sin x की वैल्यू क्या हो रही होगी, ये मेरे को निकालना है यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखा है और इस टेबल में मेरे को x यानी कि डोमेन, मेरे पास डोमेन है और ये मेरे पास रेंज है, इनपुट और आउटपुट। जब मैं sin x को देखो मेरे को पाई बाय 2 पे निकालना है, पाई बाय 2 पे क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना है मेरे को। तो पाई बाय 2 से पहली वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज ये सारी लिखी हुई और ये पाई बाय 2 से ज्यादा वाली वैल्यूज राइट साइड वाली वैल्यूज लिखी हुई यहाँ पे मैंने। तो अगर आप पाई बाय 2 के लेफ्ट साइड में देखोगे तो पाई बाय 2 से जरा सा कम 0.01 कम, पाई बाय 2 से और कम 0.1, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहां से लेफ्ट साइड से पाई बाय 2 की तरफ जाऊंगा तो आप बोलोगे सर देखो कि मेरा गैप कम हो रहा है, पहले पाई बाय 2 और इसके बीच में 0.1 का गैप था, अब इसके और इस पाई बाय 2 इसके बीच में 0.01 का गैप है, अब थोड़ा और आगे जाओगे तो 0.001 का गैप है। तो मैं गैप को कम करता जा रहा हूं, गैप को कम करता जा रहा हूं, गैप इतना कम हो गया मेरे को पता नहीं चल रहा कि दूसरा जो मैं यहां से लेके आया था वो कहां पर है, इतना पास है वो पाई बाय 2 के, राइट। तो जैसे जैसे लेफ्ट साइड से पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है तो आप फंक्शन को देखो, फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। पहले था 0.995, फिर उसके बाद हो गया 0.9999 हो गया मेरा, ये हो गया मेरी लेफ्ट साइड की कहानी। राइट साइड में देखते क्या होता है, जब मैं राइट साइड से पाई बाय 2 को अप्रोच करता हूं तो आप कहोगे सर देखो ये पाई बाय 2 से ना थोड़ा सा आगे था, ये 0.01 आगे था, सॉरी 0.1 होगा, ये 0.01 आगे थे, 0.1 आगे था, मतलब 0.1 आगे था पहले इनके बीच का गैप 0.1 था। अब थोड़ा और आगे लेके आ गया मैं इसको, वैल्यू को खींच के, इस पॉइंट को खींच के मैं थोड़ा और आगे लेके आ गया तो ये जो गैप है वो और कम हो गया और वो 0.01 हो गया। अब इसको मैं और पास लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 0.001, और पास लेके आऊंगा 0.001 का गैप आ जाएगा। तो गैप मेरा कम होता जाएगा और मेरा गैप को मैं फिर बाद में नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यहां पे आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं गैप कम कर रहा हूं, पाई बाय 2 के पास आ रहा हूं, तो वैसे वैसे मेरी वैल्यूज यहां पे भी बढ़ रही है। पहले यहां पे 0.995 था और यहां पे 0.999 हो गया।
तो आप देख रहे हो यहां पे भी वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहां से यहां पे वैल्यू बढ़ती जा रही है और यहां से यहां की तरफ भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं π/2 की तरफ आऊंगा तो मैं मान सकता हूं कि जो मेरा लिमिट होगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड से अगर मैं, सॉरी 1 नहीं है, π/2 है ना यहाँ पे, एस x अप्रोचेस π/2 फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जैसे जैसे मैं π/2 के पास लेफ्ट साइड से जाता जा रहा हूं मेरी वैल्यू ना लगभग देखो 1 की तरफ जाती जा रही है, तो मैं इसको मान लूंगा 1 होगा। ऐसे ही अगर मैं लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस π/2 फ्रॉम राइट साइड से जैसे जैसे मैं π/2 के पास पहुंच रहा हूं तो आप लोग सर वैल्यू इसकी भी बढ़ती जा रही है, देखो 0.995 0.999। अब इसके बाद अप्रोक्सीमेटली मैं मान सकता हूं इसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो आप देख सकते हो यहां पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरा राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड कर रहा है, तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि मेरा जो लिमिट है वो यहां पे सही निकला होगा। लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंड्स टू π/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। अगर इसको मैं साइन के ग्राफ से दिखाऊं तो साइन का ग्राफ आपको पता है कैसा बनता है, ये बनता है ऐसे, साइन का ऐसे बनता है साइन का ग्राफ, और ये वाला पॉइंट होता है π/2 और ये वाला पॉइंट होता है 1। ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है। तो आप देख सकते हो यहां पे कि अगर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन में निकालना चाहूं ग्राफ से तो π/2 पे जो मेरी वैल्यू होती है ना वो 1 के बराबर होता है। साइन एक्स की π/2 पे जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होता है। ये चीज हमने प्रेडिक्ट करके निकाल दी। कैसे प्रेडिक्ट करी, π/2 के आसपास वाले सारे जो भी एंगल्स है ना, छोटे छोटे जो भी एंगल्स है, उन एंगल्स का मैंने साइन एक्स पे वैल्यू निकाल लिया, उससे मैंने प्रेडिक्ट करा कि π/2 पे भी साइन एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ। यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है x प्लस कॉस एक्स, और हमें यह पता लगाना है कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 0 क्या होगा। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे मेरा x 0 की तरफ जाता जाएगा तो 0 पे मैं प्रेडिक्ट करो या लिमिट निकालो कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हमारे पास एक डाटा है, टैबुलर कॉलम में फॉर्म किया गया है। ये जो डाटा है आप देख सकते हो, जो x की वैल्यूज है यहां पे वो इनफिनिटेसिमल वैल्यूज है, मतलब कि वो इतनी छोटी वैल्यूज है और 0 के पास वाली वैल्यूज है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। इतने छोटे छोटे वैल्यूज का हमने यहाँ पे f ऑफ x निकाल रखा है, वैल्यू रिजल्ट रेंज निकाल रखा है हमने। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे ये लेफ्ट साइड वैल्यूज है और ये राइट साइड वैल्यूज है, और बीच में मैं 0 को रखता हूं। ये सारे 0 के लेफ्ट साइड में और ये सारे 0 के राइट साइड में। तो जब मैं 0 के लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि मेरा गैप कम होता जा रहा है। पहले मेरा गैप था 0.1 का, फिर मेरा गैप हुआ 0.01 का, फिर मेरा गैप हुआ 0.001 का, फिर होगा 0.001 का गैप होगा। तो गैप मेरा कम होते जा रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर देखा जाए जब मेरा ये गैप कम होता जा रहा है तो मेरी f ऑफ x की वैल्यू क्या होती जा रही है। तो आप बोलोगे सर पहले 0.98 था, 985 था, फिर 0.989 हो गया, फिर 0.9989 हो गया। तो आप देख रहे हो ये 1 की तरफ जा रहा है, ये इंक्रीज करके अप्रोक्सीमेटली यहां पे आते ही 1 पे आके रुक जाएगा। तो ये मैं मान सकता हूं कि ये मेरा 1 होगा। और यहां पे अगर आप राइट साइड से देखोगे तो राइट साइड से अगर मैं ऐसे अप्रोच करूं इसको तो आप यहां से कहोगे सर देखो पहले मेरा 0 और 0.1 का गैप ज्यादा था, अब मैं गैप को रिड्यूस कर रहा हूं, इसको पास लेके आ रहा हूं मैं 0.1 से 0.01, फिर 0.001, ऐसे आते आते मैं 0 के लगभग बहुत ही क्लोज पहुंच जाऊंगा। तो मेरा जो f ऑफ x होगा वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो पहले 1.09 था, फिर 1. देखो f ऑफ x डिक्रीज कर रहा है, पहले 1.09 था, फिर 1.009 हो गया, फिर 1.0009 हो गया। तो मैं मान सकता हूं यहां पे अप्रोक्सीमेटली जो मेरी वैल्यू होगी, जो मेरा वैल्यू नहीं, जो मेरा लिमिट होगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड क्या होगा मेरा लिमिट यहां पे। तो आप बोलोगे लिमिट होगा मेरा 1। लिमिट क्या होगा मेरा यहां पे, आप बोलोगे सर लिमिट होगा मेरा 1। जो मेरी 0 की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी, इस नंबर और इस नंबर के बीच में ही लाई करेगा। तो ये क्या होगा 1, मैं मान सकता हूं इसको। तो यहां पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरा राइट हैंड लिमिट दोनों ही कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पे मेरा लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। इस चीज को हम तोड़ के भी कर सकते थे कि जैसे कि क्या, लिमिट ऑफ f ऑफ x आपको पता है ये चीज है, तो f ऑफ x की जगह पे अब आप क्या लिखो, x प्लस कॉस x लिखो। और हमें कहां लेके जाना था x को 0 तक लेके जाना था, x अप्रोचेस 0, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 0 x पे प्लस लिमिट ऑफ कॉस x एज x अप्रोचेस 0। अब आपको पता है जब मैंने आपको बोला था कि अब आपको वैल्यू यहां पे पुट करके देखना है, आपको खुद को कन्विंस करना है कि इस पॉइंट पे x 0 ही होगा।
तो यहां पे जब ये 0 आ जाएगा तो x यहां पे 0 होगा, यहां पे x 0 होगा तो cos 0 पे क्या वैल्यू होती है? आप बोलोगे सर cos 0 पे 1 वैल्यू आती है, तो cos 0 क्या होता है? 1 होता है, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा मेरा। अगर आप इसको ग्राफ से देखोगे cos x का ग्राफ क्या होता है, तो आप बोलोगे सर cos x का ग्राफ तो होता है ऐसे, ये मेरा 0 हो गया और ये मेरा 1 हो गया। जब मैं x को 0, ये मेरा 0, जब मैं x को 0 इनपुट देता हूं तो मेरा जो f ऑफ x आता है, y इज इक्वल टू जो f ऑफ x आता है वो क्या आता है? 1 के बराबर आता है, राइट? तो ये वाला जो लिमिट है मैंने यहां पे दिखा रखा है। अगर आपको लिमिट ऑफ x वाला ग्राफ देखना है कि जो आप बोल रहे हो सर मेरे जब फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x होगा तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, तो अब देखो मैं अगर इसकी वैल्यूज कंप्यूट करूं तो आप देखोगे जब मैं x को 1 डालता हूं तो मेरा f ऑफ x 1 आता है, जब x को 0 डालता हूं तो f ऑफ x 0 ही आता है, जब 2 डालता हूं तो 2 ही आता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, यूं एकदम बीच में से एकदम लीनियर होगा और डायगोनली जा रहा होगा। ये मेरा 0 पे कहां पे आ रहा है मेरा ग्राफ? जब मेरा x 0 होता है तो मेरा f ऑफ x भी 0 है। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख रखा है कि जब मेरा x 0 की तरफ जाता है, जैसे जैसे मैं x को 0 की तरफ लेके आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं x को 0 की तरफ लेके आ रहा हूं, तो मेरी वैल्यू क्या है? मेरी लगभग वैल्यू 0 ही है। उसी चीज को मैंने यहां पे दिखा रखा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ। हमें एक फंक्शन दे रखा है 1/x² और बोला गया यहां पे सिर्फ आप x को 0 से बड़े नंबर को ही ले सकते हो, 0 से छोटा नंबर यहां पे मैं x नहीं पुट कर सकता, राइट? 0 या 0 से छोटे नंबर को मैं यहां पे नहीं पुट कर सकता। और मेरे को यहां पे ये निकालना है लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 0। जैसे जैसे मेरा x 0 के पास जाए, देखो 0 पे तो डिफाइंड नहीं है तो मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकाल सकता यहां पे, क्योंकि बोला गया है कि फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है तो मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं लिमिट ऑफ फंक्शन निकाल सकता हूं 0 पे। मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि 0 पे क्या वैल्यू आएगी। तो यहां पे हमें एक डाटा दे रखा है जो कि 0 के पास वाले सारे वैल्यूज है, 0 से बड़े, 0 से छोटे तो मैं ले नहीं सकता यहां पे, तो सारे वो नंबर है जो 0 से बड़े होंगे। तो आपको लगे सर जब मैं इस f ऑफ x में, यहां पे f ऑफ x क्या दे रखा है मेरे को? f ऑफ x दे रखा है 1/x²। तो मैंने सबसे पहली वैल्यू डाली f ऑफ 1 देखा मैंने, तो f ऑफ 1 क्या होगा? तो आप बोलोगे सर f ऑफ 1 होगा 1/1² 1 ही हो जाएगा। तो ये मेरा f ऑफ x आ गया यहाँ पे। अच्छा अब आपने बोला सर मैंने क्या करा? f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² था, मैंने f ऑफ x की वैल्यू मैंने क्या डाला? मैंने मशीन में इनपुट डाला 0.1। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/0.1 का स्क्वायर। आपको पता है 0.1 का मतलब क्या होता है? आपको पता है 0.1 का मतलब होता है 1/10 होता है, और अगर मैं 1/10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 हो जाएगा, और ये वाला 100 ऊपर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो अब मैं आपसे कह रहा हूं f ऑफ, देखो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपसे कह रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² है, मुझे पता है। आप वैल्यू निकालो f ऑफ 0.00001 की, इसकी वैल्यू निकालो। तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 1/0.00001 2 3 4 0 है और एक 1 है, उसके बाद होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कितना है यहां पे? इसका मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है 10⁵। तो ये हो जाएगा 1/10⁵ का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये होगा 5 to the 10 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 10⁻10 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? 10⁻10 आ जाएगा यहां पे। तो बच्चों आप ये में से बोलोगे कि जैसे जैसे हम x 0 के पास पहुंचते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं गैप को कम करता जा रहा हूं, 1 फिर 0.1 फिर 0.01 फिर आप देखो 0.00001 पहुंच गया, मेरी ये जो वैल्यूज है बढ़ते ही जा रही है, कम से कम 100 टाइम्स बढ़ते जा रही है। इंटू 100 है इसका, ये इसका इंटू 100 है इसका, आगे भी इसका इंटू 100 हो जाए, तो 100 टाइम्स ऐसे बढ़ती जा रही है मेरी वैल्यूज। तो 0 के पास पहुंचते पहुंचते वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आप देखो एक पोजीशन डेसिमल पॉइंट एक बढ़ाने से मेरा 100 टाइम्स बड़ा हो गया, डेसिमल पॉइंट एक बढ़ाने से, वैल्यू को कम करने से मेरा 100 टाइम्स f ऑफ x बड़ा हो गया। तो सोच के देखो जब मैं 0 के पास जाऊंगा, इससे भी छोटी वैल्यूज में ले सकता हूं, मैं तो इसकी भी वैल्यू निकाल सकता हूं ना, 0.0000001 निकाल सकता हूं मैं, 0.000000001 निकाल सकता हूं मैं। इन सब का अगर मैं वैल्यू निकालूं फंक्शन पे, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा बड़ी आएगी, और जैसे जैसे मैं 0 के पास जाता जा रहा हूं वैल्यू बड़ी होती जा रही है। तो मैं यहां पे बोलूंगा इस केस में लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x अप्रोचेस 0, यहां पे पॉजिटिव इंफिनिटी होगा, नेगेटिव नहीं। देखो राइट साइड की तरफ जा रहा है, 1 हो गया, 100 हो गया, 10,000 हो गया, 10⁻10 हो गया, 10⁻20 हो गया। तो इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा? प्लस इंफिनिटी हो जाएगा मेरा लिमिट। तो यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए ये डिफाइंड नहीं था, लेकिन मेरे यहां पे लिमिट ऑफ फंक्शन निकाल देगी, इसकी लिमिट है प्लस इंफिनिटी। हमें पता नहीं है कहां तक जाएगा, हमें पता नहीं है 0 पे कहां जाके रुकेगा ये। तो यहां पे जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में एक एक्सप्रेशन लिखा गया है इसको यूज करके।
आप देख रहे हो ना, इन सबको यूज करके एक मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे x को, मेरे को x जो मेरा इनपुट है, मैं यहाँ पे n बोल रहा हूं, मेरा जो n होना चाहिए, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो मेरा n 12 होना चाहिए, तो 10 की पावर माइनस 12 मेरा इनपुट होगा। इसका मतलब क्या होगा, 1/10 to the power 12, 0.0000001 आएगा वैल्यू यहाँ पे मेरा। तो इस वैल्यू पे 10 की पावर माइनस 12 जब मेरा x होगा, तब मेरा f of x क्या होगा, तो आप बोलोगे f of x हो जाएगा 10 की पावर 2 into n, आपने n को 12 लिया था, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 24। इतनी बड़ी वैल्यू है 10 की पावर 24। आप देखो, आप तो n को 15 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, तो ये जो मेरा f of x है उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला जो मेरा लिमिट ऑफ f of x है ना, जीरो के पास पहुंचते पहुंचते वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी के इलिस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ। हमें एक फंक्शन दे रखा है और हमसे बोला गया है कि लिमिट ऑफ f of x as x approaches 0 निकालो। जैसे जैसे मेरा x 0 की तरफ जाएगा तो इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, ये हमें पता लगाना है। इस टेबल के थ्रू पता लगाएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे 3 कंडीशन है इस फंक्शन की। सबसे पहली कंडीशन, जब मेरा जो x होगा, इनपुट जो होगा वो 0 से कम होगा। इसका मतलब कि जब मैं अपने नेगेटिव इंटीजर्स एस इनपुट दूंगा तो मेरा फंक्शन ये हो जाएगा, राइट, x -2 हो जाएगा। जब मैं x इज इक्वल टू 0 दूंगा तो मेरा ये 0। तो आप बोलोगे हमें सर 0 पे निकालना, ये आंसर ये रहा, मिल गया हमें आंसर। अरे भाई ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ये लिमिट ऑफ फंक्शन, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। जब मैं 0 डालूंगा तो 0 ही मिल जाएगा, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, लिमिट ऑफ फंक्शन नहीं है। और यहां पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स डालूंगा तो मेरा फंक्शन ये होगा, समझे। तो यहां पे आप अगर टेबल देखोगे तो टेबल में मैंने सबसे पहले -0.1 लिया है x को। जब मैं x को -0.1 लेता हूं तो आप बोलोगे सर ये 0 से कम होता है ये वाला नंबर, तो मेरा ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे x को -0.1 डालता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा -0.1 -2, तो ये हो जाएगा -2.1। ऐसे ही इसके साथ भी हो जाएगा, ऐसे ही इसके साथ भी हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए हो जाएगा। अब मेरे को मैंने आपसे बोला था मुझे x अप्रोचेस 0 की तरफ जाना है, तो 0 बीच में रहेगा मेरा। मैं लेफ्ट साइड से 0 पे आया, अब मैं देखता हूं 0 से बड़े वैल्यूज के लिए। देखो ये सारी जो वैल्यूज है 0 से बड़ी है, 0.001, 0.01 एंड 0.1। इन सारे वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। आप अगर x को 0.001 यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 0.001 जो कि हो जाएगा 2.001, राइट। ऐसे आप इन्हीं सारी x को वैल्यू को यहाँ पे डालोगे तो आपको f of x मिल जाएगा, ये वाला। आई बात बच्चों समझ। अब आप बोलोगे सर अगर मैं 0 को यहां से अप्रोच करूं तो, लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं तो मेरा लिमिट कैसे काम करेगा। तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f of x as x approaches 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब जब मैं लेफ्ट साइड से 0 की तरफ जा रहा हूं, मैं गैप कम करता जा रहा हूं, तो आप देखोगे कि जो मेरा f of x है, f of x भी मेरा कम होते जा रहा है और वो लगभग देखो -2.1 था, फिर -2.01 था, फिर -2.001 आ गया। इसका मतलब यहां आते आते वो -2 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा मेरा लिमिट ऑफ f of x as x approaches 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब बात करते हैं कि मेरा लिमिट क्या होगा जब मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा। तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f of x as x approaches 0 फ्रॉम राइट साइड। तो आप बोलोगे सर देखो जैसे जैसे मैं 0 के पास पहुंच रहा हूं मेरा गैप कम हो रहा है, जैसे जैसे मेरा x का गैप कम हो रहा है मेरा f of x भी कम होते जा रहा है। तो आप देखोगे 2.1 था, फिर 2.01 हुआ, फिर 2.001 हुआ। इसका मतलब कि 0 पे आते आते 0 जब पहुंचने वाला होगा तो मेरा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर पहुंच चुका होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो मेरे बच्चों, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैं लिमिट नहीं निकाल सकता हूं। देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और, राइट हैंड लिमिट कुछ और वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ और। अगर इसी चीज को हम अगर ग्राफ पे देखना चाहें तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो आपको बना रखा है ना, ये ऊपर वाली जो, अभी एक साथ मत देखो पूरे को, इसको देखो। ये जो ऊपर जो लाइन बना रखा है ये कौन से का है, ये है x+2 का। जब भी मेरी जो भी फंक्शन है x+2 वाली, f of x = x+2 के लिए बनाया गया है ये। x जब भी 0 से बड़ा होगा तो मेरा ये वाला फंक्शन काम में आएगा। तो देखो 0 पे डिफाइंड नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे गोला बना रखा है। देखो 0 पे डिफाइंड नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे गोला बना रखा है। आप देख रहे हो कि देखो 2 के यहाँ पे गोला है, 0 के यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे गोला है। जैसे x को मैं 0.1 लूंगा, जैसे x को मैं 0.1 लूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। मतलब यहां से चालू हो जाएगा, 2.1 आ जाएगा। जैसे ही x को मैं 0.01 लूंगा, मैं 0 नहीं ले सकता, 0 नहीं ले सकता, लेकिन मैं 0.01 लूंगा तो मेरा f of x क्या आ जाएगा, 2.01 आ जाएगा। तो मतलब यहां पे आसपास में रहेगा लेकिन 2 पे नहीं रहेगा एग्जैक्टली, ठीक है। ये हो गया मेरा f of x जब मैं राइट साइड से आ रहा हूँ। और यहां पे अगर देखा जाए, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो आप हो गए लेफ्ट साइड के सर x -2 था, तो लेफ्ट साइड के लिए आप देखो जैसे जैसे मैं x 0 के पास लेके जाऊंगा, x जैसे जैसे मैं 0 के पास लेके जाऊंगा मेरी वैल्यू -2 के पास आती जाएगी। x at 0 डिफाइंड नहीं है, x at 0 डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, x <0 के लिए ये वाला फंक्शन। तो जब 0 होगा तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे
भी मैंने गोले से दिखा रखा है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे अपने x को यहाँ पे 0 के पास लेके जाऊंगा तो मेरा f ऑफ x भी जो होगा ना वो भी -2 के पास पहुंचता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं 0 के पास पहुंचा मेरा f ऑफ x भी -2 के पास पहुंचा। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में लिमिट को नहीं निकाल सकता। यार बच्चों समझ तो आ रहा है ना आपको? आप सब लोग यार कितने लकी हो, जब हम पढ़ते थे ना हमारे टाइम पे यूट्यूब नहीं होता था तो हमें ये सारी चीजें समझ ही नहीं आती थी और हम शर्माते थे टीचर से पूछने में। क्लास में 40 बच्चे होते थे, ट्यूशन में भी 40 बच्चे होते थे, टीचर से पूछने में डर लगता था कहीं डांटेंगे तो नहीं ना। आपके लिए तो सही है, कुछ भी डाउट हुआ यूट्यूब पे मारा, यूट्यूब पे आंसर पूरा का पूरा। तो पूरा फायदा उठाओ और मजे करो अच्छे से। तो बच्चों अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ। हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है और हमसे बोला गया है कि उस फंक्शन की लिमिट निकालो जब मेरा एक्स 1 की तरफ जा रहा होगा या 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। और हमें यहां पे बोला गया कि जब जब x नॉट इक्वल टू 1 होगा तो मेरा फंक्शन x प्लस 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप बोलोगे सर -2 भी हो सकता है, -0.999 भी हो सकता है, 1.0001 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। अब जब 1 होगा x मेरा, जब मेरा इनपुट 1 होगा तब क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन? तब मेरा फंक्शन इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट? ये दो चीजें यहां पे दी गई है। तो यहां पे आप बोलोगे सर यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया गया है x इज इक्वल टू 1 पे, मेरे को लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना है x इज इक्वल टू 1 पे। वैल्यू ऑफ फंक्शन पता है हमें, वो नहीं निकालना, वो दिया हुआ है इन्होंने, हमें लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन निकालने के लिए डाटा चाहिए होता है, बहुत छोटा डाटा, गैप छोटा होना चाहिए, 1 के आसपास वाले सारे नंबर्स का डाटा चाहिए होता है, 0.99 0.999 0.999 ये सारे डाटा है हमारे पास। इन सब x को आप देखो ये सारा 1 के बराबर नहीं है, कोई भी नंबर जो है यहाँ पे 1 के बराबर नहीं है। जो 1 के बराबर नहीं होता उनके लिए कौन सा फंक्शन होता है? उनके लिए x प्लस 2 होता है। तो आप देखो यहाँ पे 0.9 था, जब मैंने इसमें डाला तो 0.9 प्लस 2 2.9 हो गया, 0.99 था तो 0.99 प्लस 2 2.99 हो गया, यहाँ पे 2.999 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे ये 1 हो गया मेरा, यहाँ पे जैसे जैसे मैं 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो गैप है वो कम होता जा रहा है 1 के साथ। पहले मेरा गैप ज्यादा था, 0.9 और 1 का गैप ज्यादा था, अब जो मेरा गैप है 0.99 और 1 के बीच में वो गैप और कम हो गया। मैं इतनी छोटी छोटी वैल्यूज लूंगा कि मेरा गैप लगभग नेगलेक्ट ही हो जाएगा, गैप होगा ही नहीं, गैप 0 के बराबर हो जाएगा, इतनी छोटी छोटी वैल्यूज लूंगा मैं। तो यहां पे मेरा एफ ऑफ एक्स कैसे रिएक्ट करेगा उस हिसाब से? तो एफ ऑफ एक्स आपका होगा कि 2.9 से वो 2.999 पहुंच गया। इसका मतलब है जब मैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या होगा? तो आप बोलोगे सर मेरा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो देखो यहाँ पे 2.9 से 2.999 पहुंच गया। इसका मतलब है कि 1 पे आते आते वो 3 हो सकता है, मैं उसको 3 मान सकता हूं, तो ये मेरा 3 के बराबर हो जाएगा, राइट? अब आप कहोगे सर राइट साइड की क्या कहानी है? तो राइट साइड की कहानी ऐसी है मेरे बच्चों कि जैसे आप यहां से 1 की तरफ आओगे, राइट साइड से आप 1 की तरफ आओगे तो देखो 1.1 1.01 1.001 गैप कम करता जा रहा हूं। पहले 1 और 1.1 का गैप ज्यादा था, फिर मैंने गैप कम किया, फिर मैंने गैप और कम किया, इतना कम कर दूंगा कि मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि वो पॉइंट और वो जो 1 है इसके बीच में 1 कौन सा और वो पॉइंट कौन सा है। गैप को मैं एकदम इन्फिनिटेसिमल स्मॉल कर दूंगा, ठीक है? तो यहां पे मेरा जो फंक्शन है वो भी क्या हो रहा है? आप देख रहे होंगे फंक्शन भी कम हो रहा है। 3.1 था, फिर यहां आते आते वो 3.001 हो गया। देखो इसका मतलब है कि जब वो 1 पे आएगा तो लगभग मैं मान सकता हूं कि राइट साइड से पहुंचने पे मेरा एफ ऑफ एक्स जो होगा 1 पे वो 3 के बराबर हो सकता है। तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू 3। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे प्रेडिक्शन के थ्रू मैंने ये निकाला, असम्पशन के थ्रू मैंने ये निकाला कि मेरा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों बराबर है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस 1 इज इक्वल टू 3 ही होगा। इस चीज को अगर हम ग्राफ से समझेंगे तो ग्राफ मेरा क्या है? आप बोलोगे सर 1 ये रहा और 1 पे मेरी वैल्यू क्या होती है? एफ ऑफ एक्स की 0 होती है, तो ये रहा मेरा 0। यहां पे 1 पे मेरा जब मेरा x इज इक्वल टू 1 होगा मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। और बाकी सब नंबर के लिए क्या होगा? ये वाली लाइन होगी। बाकी सब नंबर के लिए क्या होगा? ये वाली लाइन होगी। लेकिन देखो 1 के यहाँ पे आते आते यहाँ पे गैप बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है? गैप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि 1 के लिए तो यहाँ पे 0 दे रखा है, 1 के लिए ये लाइन नहीं है, 1 के लिए 0 है। लेकिन 1 अगर मैं 1 के बहुत पास जाऊं, चाहे लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से, बहुत पास जाऊं, तो इन सबके लिए जो वैल्यूज आएगी ना वो यहाँ पे आसपास ही आएगी, इतने आसपास आएगी। तो मैं क्या मान सकता हूं? मैं जब मेरा x 1 के बराबर होगा तो मैं ये मान सकता हूं कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स होगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, वो लगभग 3 के आसपास ही होगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 0 था और लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 3 है, तो दोनों में फर्क होता है, ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी के थ्योरम नंबर 1 की तरफ, जो ये कहता है कि हम
मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, एक f है एंड दूसरा फंक्शन g है, और मैं ये मान रहा हूं कि इन दोनों फंक्शन पे लिमिट एक्सिस्ट करती है एक पॉइंट a पे। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x as x टेंड्स टू a एंड लिमिट ऑफ g ऑफ x as x टेंड्स टू a, दोनों एक्सिस्ट करती है तभी मैं ये थ्योरम को आगे कर पाऊंगा। ठीक है, तो पहला रूल ये कहता है अगर मैं लिमिट ऑफ मेरे पास लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x एस एक्स टेंड्स टू ए आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है लिमिट ऑफ, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू ए प्लस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू ए। दूसरा रूल ये कहता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू ए को मैं दोबारा ब्रेक करके लिख सकता हूं, जैसे मैंने इसको ब्रेक करके लिखा था, लिमिट ऑफ f of x as x tends to a minus limit of g of x as x tends to a। थर्ड रूल, अगर मैं लिखता हूं लिमिट ऑफ f of x into g of x as x tends to a, तो इसका मतलब ये होता है, इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूं, लिमिट ऑफ, दोनों को सेपरेटली मैं लिमिट दे सकता हूं, लिमिट ऑफ f of x as x tends to a into लिमिट ऑफ g of x as x tends to a। अब हम चलते हैं अपने चौथे रूल की तरफ, जो ये कहता है लिमिट ऑफ x tends to लिमिट ऑफ f of x by g of x as x tends to a, का मतलब ये होगा कि मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट ऑफ f of x as x tends to a डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ g of x as x tends to a। तो बच्चों ये था हमारा थ्योरम नंबर 1। अब हम चलते थ्योरम नंबर 2 की तरफ। बच्चों मेरे दो फंक्शन में से अगर एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो, मान लो मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू एक कांस्टेंट फंक्शन लैम्डा के बराबर है, ओके, और g ऑफ x मेरे एक फंक्शन है जो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन मान लो इसको, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x अगर मुझे लिखना है as x टेंड्स टू a, तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा, मैं f ऑफ x मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ f ऑफ x के जगह पे लैम्डा इनटू g ऑफ x एज x टेंड्स टू a। अब देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन को आप लिमिट से बाहर लेके आ सकते हो, तो ये हो जाएगा लैम्डा इनटू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ g ऑफ x। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारे क्वेश्चन में काम आएगा, आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें ये चीज अप्लाई करेंगे। तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि लिमिट्स को हम पॉलिनोमियल फंक्शंस और रैशनल फंक्शंस पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो समझते हैं उसको पॉलिनोमियल फंक्शन से पहले। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है आपको पता है, जो मेरा फंक्शन होता है उसको कैसे लिखा जा सकता है, आप बोलोगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a3 x टू द पावर 3 प्लस अप टू कहां तक जाएगा ये an x टू द पावर n। यहां पे जो मेरा a0 a1 a2 a3 जो भी होता है ये सारे क्या होते हैं, सारे रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और जो मेरा ये जो पावर है ना, एक्सपोनेंट है, जो मेरा एक्सपोनेंट x की जो पावर है एक्सपोनेंट, वो क्या होते हैं, ये होल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ऐसा भी बोल लो, इंटीजर्स होते हैं ये। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को इस फंक्शन का लिमिट निकाल के दिखाओ x इज इक्वल टू a नाम के एक पॉइंट पे, तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंड्स टू a इज इक्वल टू, इन सब पे लिमिट लगेगा, तो आप बोलोगे सर इस पे लिमिट लगाएंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, लिमिट ऑफ a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस अप टू an x टू द पावर n, ये लिखेंगे। इस चीज में अगर मैं x के जगह पे हर जगह a डाल दूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा मेरा, a0 प्लस a1 a की पावर 1 प्लस a2 a स्क्वायर प्लस a क्यूब a3 a क्यूब प्लस अप टू an x a की पावर n, राइट, ये बन जाएगा। और ये है क्या, ये एक्चुअली में f ऑफ a है, यानी कि मैंने लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a में मैंने क्या करा, जहां जहां पे मेरे को x दिख रहा था वहां
मैंने कौन सी पॉइंट डाल दी, जिस पॉइंट मेरे को लिमिट निकालना था a, तो उस जगह पे मैंने सब a डाल दिया, तो ये मेरा बन के आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि रैशनल फंक्शंस पे हम कैसे लिमिट्स लगाएंगे। तो आपको तो पता ही होगा कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल फंक्शंस भी क्या होंगे, ऐसे फंक्शंस जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको यहां पे समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि f ऑफ x एक रैशनल फंक्शन है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं f ऑफ x को ना p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, माने कि g ऑफ x अपॉन में h ऑफ x के फॉर्म में मैं इस f ऑफ x को लिख पा रहा हूं, p बाई क्यू फॉर्म में मैं लिख पा रहा हूं, जहां पे ये g ऑफ x और h ऑफ x दोनों ही क्या है, मेरे पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है ये, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसमें एक और कंडीशन ये होता है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहां पे दिया गया है h ऑफ x नॉट इक्वल टू जीरो, भले ही ऊपर वाला नंबर जीरो हो सकता है, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता। जैसे हम किसी भी नंबर को लिखते थे p बाई क्यू फॉर्म में, तो हम क्या बोलते थे, वही नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि डिनोमिनेटर इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अब आपसे बोलूं कि मेरे को लिमिट निकालना है, मान लो मेरे को लिमिट निकालना है इस f ऑफ x का एक पॉइंट पे एज x टेंड्स टू a, जब जैसे कि मेरा x जो है वो a के पास, a पॉइंट के पास पहुंचने वाला होगा, उस पॉइंट पे मेरी f ऑफ x की लिमिट क्या होगी, यह हमें पता लगाना है। तो आप बोलोगे इसका मतलब सर ये अभी अभी आपने सिखाया था, इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट ऑफ g ऑफ x डिवाइडेड बाय h ऑफ x एज x टेंड्स टू a। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। अब मान लो कि मैंने क्या माना कि मेरा x a तक पहुंच ही गया ऑलमोस्ट, तो यहां पे जो x है उसके जगह पे मैं a को पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा g ऑफ a डिवाइडेड बाय h ऑफ a। आपने बोला था h ऑफ x जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने जब x इज इक्वल टू a जो वैल्यू है मेरी, मैंने उस फंक्शन में डाला, तो मेरा डिनोमिनेटर मान लो जीरो आ गया, मान लो कि h ऑफ a जीरो आ गया। अब तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है मैथ्स में। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो आपके पास दो कंडीशंस है, आप दो केसेस है, आप इसको आप जीरो से हटाना है हमें। इसको कैसे हटाएंगे इसको जीरो से, तो बच्चों अगर नीचे वाला नंबर मेरा जीरो आया था, तो सबसे पहला आप देखो क्या मेरा ऊपर वाला भी जीरो आया है। अगर मेरा g ऑफ a भी बराबर जीरो है, अगर मेरा न्यूमरेटर भी जीरो के बराबर है, तो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन, अगर मेरा ऊपर वाला न्यूमरेटर जीरो के बराबर नहीं है, सिर्फ नीचे वाला ही जीरो के बराबर है, तो मेरी लिमिट जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लिमिट इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा ऊपर वाला भी जीरो है, नीचे वाला भी जीरो है, इसका मतलब g ऑफ a बाय h ऑफ a इज इक्वल टू जीरो बाई जीरो आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हम ऐसे फैक्टर को, हम g ऑफ a में से भी और h ऑफ a में से भी ऐसे फैक्टर को कॉमन निकालेंगे जिसकी वजह से वो जो पूरा का पूरा g ऑफ a जीरो बन रहा था और h ऑफ a जीरो बन रहा था। सर इसको अच्छे से बोर्ड पे समझाओ, समझाता हूं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं जो हमारे पास दो फंक्शंस थे g ऑफ x और h ऑफ x, इसके अंदर से ऐसे दो फैक्टर्स को बाहर निकाल लो जिसकी वजह से मेरा दोनों g ऑफ x भी जीरो बन रहा था और a डालने पे मेरा g ऑफ x भी जीरो बन रहा था, a डालने पे मेरा h ऑफ x भी जीरो बन रहा था। ऐसे दो फैक्टर्स को बाहर निकाल लो, उसको कैंसिल आउट कर दोगे तो मैं इस चीज से मैं बच सकता हूं। तो कैसे करेंगे उस चीज को हम, तो आप बोलोगे सर मैं g ऑफ x को ऐसे लिखूंगा, g ऑफ x को मैं लिखूंगा x माइनस a की पावर k इनटू g1x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका g ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, आपका g ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, उस पॉलिनोमियल फंक्शन में से मैं क्या करूंगा, x माइनस a को मैं बाहर निकाल दूंगा, x माइनस a को मैं बाहर निकाल दूंगा। क्यों, क्योंकि x माइनस a में अगर आप x को a डालोगे तो a माइनस a जीरो बन जाता है, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूं। ऐसे ही मैं h ऑफ x में भी क्या करूंगा, h ऑफ x में मैं x माइनस a की पावर l इनटू h1x को मैं बाहर निकाल दूंगा। तो आप कहोगे सर h ऑफ x में भी एक ऐसी वैल्यू होगी, ऐसा फैक्टर होगा जिसके वजह से मेरा पूरा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो जीरो के बराबर आ रहा होगा, तो उस फैक्टर को बाहर निकाल दो। मैंने उस फैक्टर को x माइनस a जिसके वजह से मेरा h ऑफ x पूरा का पूरा जीरो बन रहा था a को पुट करने पे, तो यहां पे मैंने x माइनस a को कॉमन निकाल दिया। अब इसकी पावर भी हो सकती है, हमें नहीं पता ना कितने सारे x माइनस a उसके अंदर प्रेजेंट है, कितने सारे x माइनस a h ऑफ x के अंदर प्रेजेंट है, तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हो, अब इससे क्या कर सकते हैं हम, इससे हम ये कर सकते हैं, अब इसमें भी दो कंडीशंस आएंगी, पता है क्या, इसमें ये कंडीशन आएगा कि अगर आप देखो मैं लिख सकता हूं g ऑफ x डिवाइडेड बाय h ऑफ x को ऐसे लिख सकता हूं, मैंने स्प्लिट करके इस g ऑफ x बाय h ऑफ x को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप बोलोगे सर यहां पे एक कंडीशन है, यहां पे एक केस है, एक केस ये है कि यहां पे इफ मेरा जो पावर है ना x माइनस a का न्यूमरेटर में k
वो अगर बड़ा है एल से, अगर मेरा न्यूमरेटर का जो पावर है के वो अगर बड़ा है एल से, तो यहां पे मेरा लिमिट निकलेगा, लिमिट को मैं निकाल सकता हूं, यहां पे लिमिट निकल सकता है। लेकिन अगर इफ नीचे वाला पावर बड़ा है मेरे ऊपर वाले पावर से, नीचे वाले डिनोमिनेटर का पावर बड़ा है मेरे न्यूमरेटर के पावर से, तो इस केस में लिमिट मैं नहीं निकाल सकता, लिमिट इज नॉट डिफाइंड होगा यहां पे। ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा मैं समझाता हूं अभी। ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि देखो यहां पे पावर ज्यादा है, ठीक है। मान लो के जगह पे 3 था, के जगह पे क्या था? 3 था, और यहां पे क्या था? यहां पे एल के जगह पे 2 था। मैं मान लेता हूं के 3 था और एल 2 था, राइट। तो आप बोलोगे सर जब ऊपर x माइनस ए की पावर 3, नीचे x माइनस ए की पावर 2, नीचे वाले 2 पावर्स और ऊपर वाले 2 पावर्स कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर एक बच जाएगा, राइट। ऊपर एक x माइनस ए बच जाएगा। अगर ऊपर एक x माइनस ए बच जाएगा और नीचे से मैंने x माइनस ए को खत्म कर दिया है, तो ये कुछ कैसे बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर मेरे को ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब देखो अगर आप यहां पे लिमिट को पुट करोगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, यहां पे आप a को पुट करोगे तो ये a माइनस ए 0 आ जाएगा, न्यूमरेटर 0 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, तो मेरा आंसर 0 के बराबर आ सकता है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं l की पावर बढ़ा दूं, मैं मान लेता हूं l 3 है, l की पावर ज्यादा है k से, k को मैं मान लेता हूं k 2 है, राइट। मैं मान लेता हूं कि जो मेरा l का पावर है वो ज्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर में जो पावर है वो ज्यादा है मेरे न्यूमरेटर के पावर से। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि मेरा ऊपर वाला पावर ज्यादा होगा, ऊपर वाला पावर कम होगा, x माइनस ए की पावर 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा x माइनस ए की पावर 3। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो आप बोलोगे सर नीचे क्या बच जाएगा? नीचे एक 1 बाय x माइनस ए की पावर a बच जाएगा, इनटू यहां पे h1 ऑफ x भी है और यहां पे g1 ऑफ x भी है। तो आप बोलोगे सर जैसे ही मैं यहां पे लिमिट पुट करूंगा ना, जैसे ही मैं इसमें लिमिट x टेंड्स टू a पुट करूंगा, तो x की जगह पे a आ जाएगा, तो जैसे ही x की जगह पे a आ जाएगा तो नीचे a माइनस ए 0 बन जाएगा। बात तो वही चालू हो गई ना, दोबारा नीचे 0 आ गया, और मैंने आपसे बोला था कि नीचे 0 नहीं आ सकता है। तो इसलिए अगर मेरे कंडीशन ये है, इफ l ग्रेटर देन k, नीचे वाला पावर बड़ा है ऊपर वाले पावर से, तो मैं लिमिट को नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से बड़ा है तो मैं वहां पे लिमिट निकाल सकता हूं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। बच्चों अगर आपको ये चीज बहुत टफ लगा ना, तो टेंशन मत लो, इस चीज को मैं एक और बार समझाता हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चीज अगर आपने नहीं समझा तो आगे वाले क्वेश्चन जो है 32 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 में, उस 32 क्वेश्चन में कम से कम आधे क्वेश्चनों में ये जो प्रॉपर्टी है लगानी है हमें, तो इस चीज को हमें अच्छे से समझना है। तो मैं इसको एक और बार समझाता हूं। तो बच्चों मैंने आपको ये समझाया था कि जो रैशनल फंक्शन होता है वो ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं f ऑफ x को अगर g ऑफ x अपॉन में h ऑफ x लिख पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये एक रैशनल फंक्शन है जहां पे मेरा h ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन पे लिमिट निकालना चाहूं तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंड्स टू a पॉइंट पे f ऑफ x की क्या लिमिट निकलेगी हमें यह निकालना है। तो आप बोलोगे इस चीज को मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ g ऑफ x अपॉन में h ऑफ x एस x टेंड्स टू a। इसी चीज को हम डिवीजन वाले जो रूल था हम वो लगा सकते हैं यहाँ पे, लिमिट ऑफ, लिमिट को ऊपर भी अलग से देंगे नीचे भी अलग से देंगे, तो लिमिट ऑफ g ऑफ x एस x टेंड्स टू a अपॉन में लिमिट ऑफ h ऑफ x एस x टेंड्स टू a, ठीक है बच्चों। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं a को पुट करता हूं तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा g ऑफ a डिवाइडेड बाय h ऑफ a हो जाएगा ये मेरा। लेकिन आपने बोला सर अगर मैंने एक्चुअली मेरा फंक्शन ये दोनों मेरे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शन में ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। आपने बोला लेकिन सर अगर मैं जब x इज इक्वल टू a को इस फंक्शन में पुट करूंगा, क्या पता इस वैल्यू को a को पुट करने पे जो पॉलिनोमियल फंक्शन है नीचे मेरा 0 आ जाए, नीचे मेरा 0 आ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, नीचे 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो आप बोलोगे अगर मेरा h ऑफ a इज इक्वल टू 0 है, अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 है, तो यहां पे दो कंडीशंस हमें पढ़नी है। सबसे पहला कंडीशन ये कहता है कि देखो क्या ऊपर भी a को पुट करने से मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन 0 आया? तो आप बोलोगे सर अगर मैंने ऊपर भी g ऑफ a मेरा 0 के बराबर आ गया तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको 0 से बचा सकते हैं, इसको 0 होने से बचा सकते हैं हम। लेकिन अगर मेरा ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो 0 के बराबर नहीं आया तो ऊपर वाला अगर 0 के बराबर नहीं आया तो लिमिट नॉट डिफाइंड होता है। आप लिमिट यहीं पे क्वेश्चन खत्म, लिख देना कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड, लिमिट नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों।
अब यहां पे चलते हैं, पूरी कहानी अब यहां से स्टार्ट होती है, ये बहुत लंबा वाला पार्ट है। अभी हम पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ये चीज कैसे अप्लाई होगी। तो यहां पे पहले इसको सीख लो, g ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब समझ गया कि मेरा g ऑफ a अपॉन में h ऑफ a दोनों ही 0/0 होगा, तो ही मैं कुछ कर सकता हूं। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, जो मेरा g ऑफ x है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और जो मेरा h ऑफ x है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक काम करते हैं, कुछ g ऑफ x पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं, अगर इस फंक्शन को मैं फैक्टराइज करूं तो मेरे को बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे। इस g ऑफ x में कुछ ऐसा फैक्टर होगा जिसके वजह से x इज इक्वल टू a पुट करने पे मेरा आंसर 0 आ रहा है। अगर मैं उस फैक्टर को ही गायब कर दूं तो आप बोलोगे सर हम एक काम करते हैं, हम ना उस फैक्टर को अलग कर देते हैं। तो आप बोलोगे इस g ऑफ x में एक x माइनस a नाम का फैक्टर आपको मिलेगा, जो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो मैं मान लेता हूं उसकी पावर k है, ठीक है, इनटू बाकी फैक्टर्स को मैं g1x लिख देता हूं, g1x, राइट। ऐसे ही h ऑफ x के अंदर जब मैं फैक्टराइजेशन करूंगा इस पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो आप बोलोगे सर यहां पे भी मेरे को x माइनस a नाम का एक फैक्टर मिलेगा, इसको भी 0 यही फैक्टर बना रहा होगा और इसकी पावर शायद l होगी, कोई भी पावर हो सकती है, 1 2 3 4, हम l मान लेते हैं, इनटू बाकी बचे हुए फैक्टर्स, राइट। अब अगर मैं इस पे लिमिट लगाने की कोशिश करूंगा तो इसमें कुछ ऐसा लिखा जाएगा, इसका तो गेम खत्म है भाई, इसको मत देखना आप, इसका गेम ओवर है, इसको देखना बस इस वाले साइड को। अब मैं अगर आपसे बोलूं, इस पे अगर मैं लिमिट लगाऊं, लिमिट ऑफ g ऑफ x अपॉन में h ऑफ x एस x टेंड्स टू a, क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मैं g ऑफ x को अब मैं लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ g ऑफ x के जगह पे क्या लिखूंगा, x माइनस a की पावर k इनटू g1x अपॉन में h ऑफ x के जगह पे क्या लिखूंगा, आप बोलोगे सर x माइनस a की पावर l इनटू h1x एस x टेंड्स टू a, ठीक है, मैंने इसको लिमिट में लिख दिया। तो आपने बोला सर हमने इतनी जो पूरी महाभारत हमने सुनी है अभी, तो ये क्यों सुना, ये इसलिए सुना, अब आप देखो ऊपर भी x माइनस a की पावर k है, नीचे भी x माइनस a की पावर l है, मतलब कि इस लिमिट को जो 0/0 बना रहा था, जो फैक्टर इस जो दोनों g ऑफ x को और h ऑफ x को 0 बना रहा था, उसको मैंने अलग कर दिया है। अब मैं अगर इसको कैंसिल आउट करूंगा, आप देखो इसमें भी एक अलग कंडीशन बनती है, इसमें भी 2 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन इसमें पहला कंडीशन ये बोलता है, अगर मेरा न्यूमरेटर का पावर k बड़ा होगा नीचे वाले पावर से, अगर मेरा न्यूमरेटर का पावर बड़ा होगा नीचे वाले पावर से, तो यहां पे मैं लिमिट को निकाल सकता हूं। अगर मेरा नीचे वाला पावर बड़ा होगा ऊपर वाले पावर से, डिनोमिनेटर का पावर जो है l वो बड़ा होगा न्यूमरेटर के पावर k से, तो यहां पे लिमिट इज नॉट डिफाइंड, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है अब हमें यहां पे, राइट। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा हुआ क्यों, आप बोलोगे सर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, मान लो कि जो मेरा पावर था k था, वो k पहले कंडीशन के हिसाब से मेरा k 3 था और l 2 था, मान लो, तो आप बोलोगे सर जब मैं लिमिट निकालूंगा तो क्या होगा, लिमिट ऑफ x माइनस a की पावर k, x माइनस a की पावर 3 इनटू बाकी बचे हुए सारे फैक्टर्स, तो आप कहोगे g1x, देखो g1x और h1x से अभी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा पूरा नजर वहां पे लगा हुआ है, उस फैक्टर पे लगा हुआ है जिसके वजह से मेरा g ऑफ x और h ऑफ x 0/0 बन रहा था, वो ये फैक्टर है x माइनस a, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं नीचे लिखूंगा x माइनस a की पावर l क्या है, यहां पे मैंने 2 मान लिया, इनटू h1x, लिमिट एज x टेंड्स टू a, राइट। अब देखो यहां पे x माइनस a की पावर 3 है, यहां पे x माइनस a की पावर 2 है, ऊपर और नीचे दोनों के 2 पावर्स कट जाएंगे और ऊपर एक x माइनस a बच जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट x माइनस a इनटू g1x अपॉन में h1x x टेंड्स टू a। तो आप बोलोगे सर अब अगर मैं a यहां पे पुट करूंगा, अब अगर मैं a को यहां पे पुट करूंगा तो ये x माइनस a हो जाएगा, a माइनस a, और ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे h1 ऑफ a हो जाएगा, राइट। तो आप कहोगे सर देखो यहां पे मेरा आंसर 0 बना, 0/0 नहीं बना, मैंने डिनोमिनेटर को 0 होने से बचा लिया, पहला कंडीशन ये, इसलिए हम यहां पे लिमिट को निकाल सकते हैं। तो इस चीज को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट k ग्रेटर देन l था, तो इसका मतलब अगर मैं इस छोटे वाले पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस a टू द पावर k माइनस l इंटू g1x अपॉन में h1x, क्योंकि मैं जो x माइनस a छोटी पावर को मैं ऊपर ले जा चुका हूं, तो ये हो जाएगा h1 ऑफ x। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, as x टेंड्स टू a, तो इसका तो लिमिट आएगा,
इसका कुछ ना कुछ लिमिट है। क्या लिमिट आएगा? तो अभी मैंने आपको दिखाया, जैसे आप यहाँ पे a डालोगे तो ये a माइनस से 0 बन जाएगा और 0 अपॉन में h1 ऑफ x आएगा, h1 ऑफ a आएगा, और 0 अपॉन में h1 ऑफ a 0 ही होता है। तो इसमें तो मैं लिमिट निकाल, मेरा लिमिट की वैल्यू आ गई 0। अब आपने बोला सर इसमें क्यों नहीं हो सकता? इसमें इसलिए नहीं हो सकता, आप देखो यहाँ पे अगर नीचे वाली पावर ज्यादा है, अगर नीचे वाली पावर ज्यादा है तो आप देखो यहाँ पे ये कैसे बनेगा, लिमिट ऑफ g1x। अब क्योंकि नीचे वाली पावर ज्यादा है तो मैं ऊपर वाले k को नीचे लेके आता हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस a की पावर l माइनस k इनटू h1x, और ये हो जाएगा s एक्सटेंड्स टू a, राइट। तो आप बोलोगे सर जैसे ही यहां पे a की वैल्यू, x के जगह पे a की वैल्यू को डालोगे, x के जगह पे आप a को डालोगे तो नीचे आ जाएगा a माइनस से 0। अब देखो 0 इंटू कोई भी फंक्शन हो 0 ही होगा, तो यहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, यहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, और मैं पूरा गेम यहां पे खेल रहा था ताकि मेरा डिनोमिनेटर में 0 ना आए, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहां पे भी फंक्शन नॉट डिफाइंड है, मेरा लिमिट नॉट डिफाइंड है। यहां पे मैं लिमिट नहीं निकाल सकता हूं, लिमिट सिर्फ इस वाले केस में निकाल सकता हूं जब ऊपर वाली पावर ज्यादा हो नीचे वाली पावर से। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको जो मैंने अभी पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अभी हमने जो भी कुछ सीखा है ना, इन्हीं चीजों को अब हमें एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलते हैं अपने एनसीईआरटी के पहले एग्जांपल की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट ऑफ एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है और हमें उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है x इज इक्वल टू 1 पे। तो आपको मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन में अभी अभी सिखाया था कि लिमिट ऑफ f ऑफ x, अगर f ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, as x टेंड्स टू a क्या होता है, x के जगह पे क्या डाल देता हूं, a को डाल देता हूं। ये मैंने अभी अभी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन जब समझाया था तब मैंने लिखा था ये चीज। तो जहां जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे आप a को पुट करो, तो ये होता था हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। तो यहां पे आप क्या करोगे, मैं फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूं, आंसर नंबर 1। तो यहां पे आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मेरा लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एस एक्स अप्रोचेस 1 क्या होगा, तो आप बोलोगे मैं एक्स की जगह पे 1 को पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, और 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, 1 क्यूब 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 1 ही होता है। तो मेरा क्या लिमिट निकल के आया, इस फंक्शन का लिमिट मेरा ये निकल के आया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है और आपको लिमिट निकालनी है एट x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, जहां पे भी आपको x दिखेगा वहां पे आप 3 डालोगे। तो यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ क्या फंक्शन था मेरा, x इंटू एक्स प्लस 1 एस x अप्रोचेस 3। तो आप बोलोगे सर जहां पे भी मेरे को 3 दिखेगा, मैं जहां पे भी मेरे को x दिखेगा वहां पे मैं 3 डालूंगा। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर इसको 3 इंटू 3 प्लस 1 करके लिख सकते हैं। तो ये 3 इंटू 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 प्लस 1 3 इंटू 4 जो कि 12 हो जाता है। तो ये आ गया हमारा लिमिट सेकंड क्वेश्चन का भी। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आगे जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे ना उसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ये वाला आंसर थर्ड। यहां पे भी हमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है और हमें उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है जैसे जैसे मेरा x जो है -1 की तरफ अप्रोच करेगा, राइट। तो यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ जो मेरा फंक्शन क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x की पावर 10 एस x अप्रोचेस -1, राइट। इसे कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन में जहां पे भी x दिखे वहां पे आप इस x टेंड्स टू a का जो a है उसको पुट कर देते हो। तो यहां पे इस फंक्शन के अंदर मैं x टेंड्स टू -1 है, तो इस -1 को मैं हर x के जगह पे पुट करके देखूंगा। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस -1, फिर दोबारा स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर पावर 4 है। तो जो -1 है वो ऑड पावर पे -1 ही रहेगा, इवन पावर पे पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा इस चीज को, 1 प्लस -1 प्लस 1 -1 अप टू -1 की पावर 10, ठीक है। अब ये चीज पूरा करके देख सकते हो बैठ के, या फिर इसमें एक और तरीका होता है। ये क्या चीज है, आप बोलोगे सर यहाँ पे ये चीज मेरे को जीपी में दिख रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर इसमें पहला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, और जो कॉमन रेशियो है वो अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा, रेशियो निकालूंगा तो मेरा -1 आएगा। आप कहोगे रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी क्या होता है, तो आप बोलोगे सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू r टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। तो आप बोलोगे ऐसे इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा कितना टर्म है आप गिनो, यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे देखो x की पावर 1 से लेके 10 तक तो 10 टर्म्स होंगे, x की पावर 1 से लेके 10 तक तो 10 टर्म्स होंगे। ये 1 भी तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 11 टर्म्स है। x की पावर 1 से लेके x की पावर 10 तक 10 टर्म्स है, और इस 1 को इंक्लूड करके यहाँ पे 11 टर्म्स है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आपसे कि फर्स्ट टर्म a को पुट करो,
आर की पावर, आर क्या है यहाँ पे -1, -1 की पावर 11, -1 अपॉन में आर -11, आर क्या है -1, ऐसे हो गया। तो आप बोलोगे सर -1 की पावर 11, -1 का ऑड पावर -1 ही देता है, तो -1 और -1 मिलकर ऊपर -2 बना देगा और नीचे भी -2 बना देगा और मेरा आंसर आ जाएगा कट के 1। तो ये होगा इसका आंसर। या तो इसको ऐसे कर लो, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आपकी अच्छी पकड़ है सीक्वेंस एंड सीरीज पे, उस चैप्टर पे, एपीजीपी अगर आपको अच्छे से आता है तो इसको जल्दी कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको लिख के सॉल्व करो ऐसे बैठ के। ये हो जाएगा 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, कितने ऐसे कितने बार लिखना है हमें? 11 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आप बोलोगे सर 1 और 1 कटे, 1 और 1 कटे, ये 1 कटा, ये 1 कटा, ये 1 कटा और एंड में मेरा 1 बचा। तो आपकी मर्जी, आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर सेम आएगा। तो चलो बच्चों, अब हम समझते हैं अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 2 को, और 2 के अंदर, एग्जांपल नंबर 2 के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। पहले हम 2 क्वेश्चंस को समझते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हमें यहाँ पे इस फंक्शन की, तो आप बताओगे कैसा फंक्शन है, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या ये रैशनल फंक्शन है? तो आप बोलोगे सर ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ऊपर एक मेरा g ऑफ x है, नीचे एक मेरा h ऑफ x है। अगर कोई भी फंक्शन g ऑफ x बाय h ऑफ x की तरह लिखा जा सकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन बोलते हैं, जहां पे मेरा g ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और नीचे वाला h ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो यहां पे एक रैशनल फंक्शन आप समझ गए। तो आप देखो यहां पे हमें क्या निकालना है? इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है जब मेरा x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो कैसे करेंगे इसको? तो आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, एक्चुअली में इस चीज को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कैसे? आप देखोगे कि अगर मैं इस चीज को लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 1 x + 100 लिख दूंगा, कोई कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में लिखाया था आप इस चीज को डिवाइड करके लिख सकते हो, लिमिट्स दोनों को सेपरेटली दे सकते हो। अब यहां पे क्या हो जाएगा, आपने बोला ये अलग से एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ये अलग से एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। और पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता था कि हम x के जगह पे a को, उस वैल्यू को पुट करते थे, तो यहां पे मैं x के जगह पे उस वैल्यू को 1 को पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे मेरा क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर नीचे हो जाएगा मेरा 1 + 100, और 1 + 100 क्या होता है? 101। तो ये आ जाएगा 2/101। ओके बच्चों, p/q के फॉर्म में आया है, 0/0 के फॉर्म में नहीं आया। अगर 0/0 के फॉर्म में होता तो हमें और भी बहुत कुछ करना पड़ता। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या पता उसमें 0/0 के फॉर्म में आ जाए। तो ये था पहले वाले का आंसर। अब हम चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन भी मेरे एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि वो भी p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहां पे लिमिट ऑफ फंक्शन क्या था मेरा? x³ - 4x² + 4x डिवाइडेड बाय x² - 4 as x approaches 2। तो मतलब कि मेरे को यहां पे x के जगह पे 2 को डाल के देखना है कि मेरा लिमिट क्या आएगा। तो आप यहां पे अगर 2 को डालोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर + 4 × 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर -4। ओहो, नीचे तो 2 का स्क्वायर -4, मतलब नीचे तो 0 आ गया, नीचे 0 आ गया। जब नीचे 0 आता था हम सबसे पहले क्या करते थे? हम सबसे पहले ये देखते थे क्या मेरा न्यूमरेटर का जो फंक्शन है, क्या वो मेरे को x = a पुट करने पे क्या वो भी मेरे को 0 दे रहा है या नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है? अगर नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, लिमिट इसकी डिफाइंड नहीं है। अगर ये इक्वल टू 0 दे रहा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इसको। तो 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 4 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 4 16 होता है, तो ये हो जाएगा 8 - 16 प्लस 4 × 2 8। तो आप बोलोगे सर ऊपर भी अगर देखा जाए 8 + 8 16 - 16 0, तो ये मेरा 0/0 के फॉर्मेट में आ गया। तो जब मेरा जो मेरा लिमिट है 0/0 के फॉर्मेट में आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? हमें इस चीज को ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मेरे इस फंक्शन को 0 बना रहा है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मेरे इस फंक्शन को 0 बनाना है, उस फैक्टर को हमें कॉमन निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर ये जो x³ - 4x² + 4x को, और यहां पे मेरा x² - 4, तो आप देखो नीचे वाले x² - 4 को मुझे क्या कॉमन निकालना होगा? तो मैंने आपको दिखाया था ये x - 2 कॉमन निकालते हैं। हमें ऊपर और नीचे दोनों में से x - 2 की पावर्स को कॉमन निकालना है। देखो x - 2, तो यहां पे x² - 4 को मैं x² - 2² लिख सकता हूं। आपको पता है ये a² - b² का फॉर्मेट है, और a² - b² क्या होता है? तो आप बोलोगे सर a² - b² होता है a + b × a - b। तो यहां पे ये हो जाएगा x + 2 × x - 2। देखो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया और उस फैक्टर को मैंने बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से मेरा पूरा फंक्शन 0 बनना था जब मैंने x को 2 पुट करा। ये फंक्शन मेरा अलग हो गया। अब ऊपर देखते हैं क्या कर सकते हैं।
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x, ऐसे तो कुछ हम स्प्लिट भी नहीं कर सकते, तो एक काम करो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तीनों में से सबसे पहले x को कॉमन निकालो। तो आप बोलोगे सर मैंने x को कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्या बचा यहाँ पे, तो बाकी बचेगा x² माइनस 4x प्लस 4, ये बचेगा। तो आप बोलोगे सर मेरे को यहां से कुछ समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं, कैसे स्प्लिट करके लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर ये a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मेट दिख रहा है, नहीं तो भी फैक्टराइज कर लो आप इसको, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 4 है और जोड़ू तो -4 है, ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर्स जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 है और ऐड करूं तो -4 है, तो आप बोलोगे सर -2 इंटू -2 पॉजिटिव 4 होता है और -2 और -2 को जोड़ता हूं तो -4 मिल जाएगा मेरे को, तो ये मेरा हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, यहां पे x - 2 इंटू x - 2 आएगा, ये x - 2 का होल स्क्वायर था, ये इंटू x भी बचा हुआ है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे इस फंक्शन को भी फैक्टराइज कर दिया और मैंने उस फैक्टर को बाहर निकाल दिया इस फंक्शन के अंदर से, जिसकी वजह से मेरा फंक्शन x = 2 पे 0 बन रहा था। ठीक है बच्चों, तो आप देखो यहां पे कि मैंने इन दोनों चीजों को निकाल दिया यहां पे, तो आप कैसे लिखेंगे इस चीज को, तो आप बोलोगे सर लिमिट, अब आप ऐसे लिखना, इसी चीज को मैंने स्प्लिट करके क्या कर दिया, x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x डिवाइडेड बाय x + 2 इंटू x - 2 एज x अप्रोचेस 2, राइट। अब मैंने इसके बाद आपसे बोला था जब ऐसे कॉमन फैक्टर निकल जाए, सेकंड स्टेप क्या होता था, हमें यह देखना था कि जो फैक्टर है ना जिसकी वजह से 0 बन रहा था मेरा, उस फैक्टर पे जो पावर है न्यूमरेटर की बड़ी है या छोटी है, अगर उस फैक्टर की पावर न्यूमरेटर पे ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो मेरा लिमिट निकल सकता है। अगर मेरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से 0 बन रहा था मेरा फंक्शन, उस फैक्टर की पावर डिनोमिनेटर में अगर ज्यादा होती है और न्यूमरेटर में कम होती है, तो मैं फंक्शन की लिमिट नहीं निकाल सकता। तो यहां पे क्योंकि उस फैक्टर की पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है और डिनोमिनेटर में कम है, डिनोमिनेटर में x - 2 की पावर 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे x - 2 की पावर 2 को और x - 2 में से एक बार तो दोनों को काट सकता हूं, तो ऊपर मेरे पास बच जाएगा x - 2 इंटू x डिवाइडेड बाय, यार लिमिट तो लिखना भूल गया मैं यहां पे, तो लिमिट x - 2 इंटू x डिवाइडेड बाय, नीचे वाला x - 2 खत्म, नीचे क्या बचा, सिर्फ x + 2 बचा है, एस x अप्रोचेस 2, राइट। अब क्या करो, अभी हमारा बन गया दोबारा एक रैशनल फंक्शन बन चुका है, और रैशनल फंक्शन इसमें अगर हम क्या करेंगे, हम जब 2 को पुट करेंगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 - 2 इंटू 2 अपॉन में 2 + 2, देखो नीचे से हमने 0 खत्म कर दिया, हमारा यहां पे नीचे 0 आ रहा था, हमने नीचे से 0 खत्म कर दिया, ऊपर 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आ सकता है, नीचे 0 नहीं आ सकता लेकिन, तो ये हो जाएगा मेरा 2 - 2 0 इंटू 2 अपॉन में 4, तो 0 इंटू 2 अपॉन में 4 क्या होता है, 0 आता है, तो मेरा लिमिट क्या बनेगा एट x = 2, इस फंक्शन का 0 बनेगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं आपके एग्जांपल नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को, सबसे पहले थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि मेरी लिमिट ऑफ फंक्शन निकालो जब मेरा x 2 की तरफ जा रहा होगा, तो आप कहोगे सर इसे कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ x² - 4 अपॉन में x³ - 4x² प्लस 4x एज x अप्रोचेस 2, राइट। आप बोलोगे ये सर मेरा एक रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन क्या होता है, जब हम f of x = g of x by h of x लिखते हैं, जहां पे मेरा g of x भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और h of x भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है ऊपर वाला और नीचे वाला, तो हम उसमें डायरेक्टली x = 2 को पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे x टेंड्स टू 2 को या x के जगह पे 2 को पुट कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2² - 4 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2² - 4, 2² - 4 4 - 4, और ये हो जाएगा नीचे 2 क्यूब 8 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, 8 - 16 प्लस 4 इंटू 2 8, तो आप बोलोगे सर ये ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है, ये 0/0 फॉर्मेट में आ गया। तो जब 0/0 फॉर्मेट में आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें इस दोनों फंक्शन में से ऐसे फैक्टर्स को बाहर निकालना है जिसके वजह से ये फंक्शन 0 बना और जिसके वजह से ये वाला फंक्शन भी 0 बना, वो सेम फैक्टर ही होगा। देखते हैं, तो आपको क्या बाहर निकालना है, देखो x - 2, ये x टेंड्स टू 2 है ना, तो आपको x - 2 दोनों में से बाहर निकालना है, x - 2, तो इसको सबसे पहले x - 2 के फॉर्मेट में लेके आओ, तो आप कहोगे सर x² - 4 को मैं लिख सकता हूं x + 2 इंटू x - 2 a + b इंटू a - b के फॉर्मेट में, और जो नीचे वाला नंबर है मेरा x³ - 4x² प्लस
4x, अगर इसमें से अगर मैं x को कॉमन लूंगा, तीनों में x है, तो अगर मैं इसमें से x को कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये बन गया। और आप देख सकते हो ये मैंने भी पिछले वाले क्वेश्चन में ही कराया था, ये क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा मेरा x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर इसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे मैं लिखूंगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एज x टेंड्स टू 2। ठीक है जी। तो अब क्या करो, अब आप देखो यहां पे भी x माइनस 2 है और यहां पे भी x माइनस 2 है, यहां पे भी x माइनस 2 है, यहां पे भी x माइनस 2 है। अब याद करो वो वाला रूल जिसमें मैंने आपको बताया था, जब क्वेश्चन में 0 बाय 0 आ जाता है तो ऐसे वाले फैक्टर्स को बाहर निकालो जो फंक्शन को 0 और 0 बना रहा हो। और अगर ऐसे करने के बाद मेरा नीचे वाला न्यूमरेटर में वो जो फैक्टर है उसकी पावर ज्यादा आ जाए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाले फैक्टर की पावर ज्यादा आ जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, करके देखते इसमें क्या हो जाएगा। इसमें ऊपर से एक x माइनस 2 कटेगा, नीचे से भी एक x माइनस 2 कटेगा, तो ऊपर तो हो जाएगा मेरा x प्लस 2, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मेरा हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे, अरे यार यहां पे भी लिमिट नहीं लिखा, लिमिट x अप्रोचेस 2, राइट। तो यहां पे आप बोलोगे सर नीचे x माइनस 2 आ गया, तो अगर मैं दोबारा यहां पे 2 को डालूंगा ना तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 2, और आपको पता है 4 बाई 0 आ गया, तो ये लिमिट नॉट डिफाइंड है। यहां पे जब भी नीचे वाला जो फैक्टर था, जो ऊपर और नीचे दोनों ही सेम फैक्टर होंगे लेकिन उन फैक्टर्स की पावर अलग अलग होगी। अब नीचे वाले फैक्टर की पावर अगर ऊपर वाले फैक्टर से ज्यादा होती है ना, ऊपर वाले फैक्टर से अगर नीचे वाले फैक्टर की पावर ज्यादा होती है ना, तो उस केस में मैं लिमिट को नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। यहां पे लिमिट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये वाला जो है नीचे से ये x माइनस 2, जिस फैक्टर की वजह से मेरा नीचे 0 बन रहा था वो फैक्टर खत्म ही नहीं होगा, वो फैक्टर कटने के बाद भी नीचे बचेगा, इसलिए मैं यहां पे लिमिट को नहीं निकाल सकता हूं। तो बच्चों हम चलते हैं आपके एग्जांपल नंबर 2 के 4th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो आप बोलोगे सर ये तो सेम वैसा ही रैशनल फंक्शन है, p बाई q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहां पे सबसे पहले इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम पुट करके देखेंगे x की जगह पे 2 को। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब ही होता है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का क्यूब, इसका मतलब ऊपर 0 आ गया, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 5 इंटू 2 10 होता है, प्लस 6। अब आप बोलोगे सर ऊपर आ गया मेरा 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा मेरा 0 बाई 0। तो ये भी मेरा 0 बाई 0 फॉर्मेट में आ गया। तो जब भी क्वेश्चन 0 बाई 0 फॉर्मेट में होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो दोनों फंक्शन न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला, उन दोनों फंक्शन में से उस फैक्टर को बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से मेरा ये फंक्शन 0 आ रहा था x इज इक्वल टू 2 पे। तो कैसे निकालेंगे उस फैक्टर को बाहर, तो आप बोलोगे सर कौन सा होगा वो फैक्टर, वो फैक्टर ये होगा x माइनस 2। देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 दे रखा है ना, तो यहाँ पे वो फैक्टर होगा x माइनस 2। x माइनस 2 होगा तभी तो यहाँ पे x की जगह पे 2 डालोगे और 2 माइनस 2 0 बन जाएगा। तो यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से मेरा ये जो फंक्शन है 0 बाई 0 का जैसे बन रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं x माइनस 2 को बाहर निकालूंगा न्यूमरेटर में से, देखते हैं x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। इसमें आप क्या करोगे, इसमें अगर आप x को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे x स्क्वायर बाहर आ सकता है तो ये हो जाएगा x माइनस 2, x स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे x स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूं तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2। ठीक है, अब नीचे वाला जो फंक्शन है मेरा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे कैसे स्प्लिट करके लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर को लो जिसको प्रोडक्ट करे, जिसको मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और जिसको ऐड करे तो -5 है। तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2 और 3, -2 और -3। अगर मैं -2 इंटू -3 करता हूं, अगर मैं -2 इंटू -3 करता हूं, प्रोडक्ट करता हूं तो 6 आता है, और -2 और -3 को जोड़ता हूं तो -5 आता है। तो इसका मतलब ये मेरा हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाले फंक्शन में और नीचे वाले फंक्शन में वो दोनों फैक्टर को मैंने, वो दोनों फैक्टर जिसकी वजह से मेरा 0 बाई 0 बन रहा था मैंने बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को यहां पे रीराइट करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर की जगह पे इस चीज को लिखेंगे x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जगह पे हम इस चीज को लिखेंगे x माइनस 2 इंटू
x माइनस 3 एज x अप्रोचेस 2। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी x माइनस 2 है और यहां पे भी x माइनस 2 है, दोनों x माइनस टू कट जाएंगे, ठीक है। अब ऊपर बचेगा मेरे पास लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब यहां पे अगर आप 2 की वैल्यू डालोगे x स्क्वायर के जगह पे तो ये हो जाएगा 4, और x माइनस 3 की जगह पे अगर आप x को 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी -4। तो देखो मेरा 0/0 आ रहा था पहले, अब उसको मैंने क्या कर दिया, पहले ये नॉट डिफाइंड आ रहा था, मैंने उसको डिफाइन करा दिया। तो जब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है और बोला गया है इस फंक्शन की लिमिट निकालो जैसे मेरा x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में है लेकिन नहीं भी है, तो एक काम करो यहाँ पे जैसे ये क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा, अगर मान लो इसको p बाई क्यू बोलोगे तो इसको आप बोल सकते हो f बाई एस। तो p बाई क्यू माइनस f बाई एस लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, इसको सिंगल करके ना, इसको सॉल्व करके a बाई बी के फॉर्म में लेके आओ, ऐसे करना है हमें सबसे पहले। तो यहां पे क्या करेंगे हम, आप बोलोगे सर यहां पे x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है, तो इस x स्क्वायर माइनस एक्स में से अगर मैं एक x को कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1 माइनस ऊपर 1 है और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे आप बोलोगे सर ये मेरे को दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, तो इसमें से एक x को कॉमन निकाल लोगे तो यहां पे आ जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। आप बोलोगे इसको हम रीराइट करेंगे सर, ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में x इंटू, अब देखो ये क्या है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो आप बोलोगे ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करे तो 2 आए लेकिन जिनको ऐड करे तो -3 है, तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर्स होते हैं -2 और -1, -2 और -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा और -2 और -1 को अगर मैं जोड़ूंगा तो -3 आएगा, राइट। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो आप देख सकते हो नीचे एक x माइनस 1 कॉमन है, क्या है, नीचे एक x माइनस 1 कॉमन है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, अगर मैं यहां पे इसका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर नीचे आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर यहां पे x माइनस 2 इंटू, यहां पे x माइनस 1 था, x माइनस 2 नहीं था, तो यहां पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे ये बन जाएगा सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, हो गया ये वाला सॉल्व मेरा। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो आप बोलोगे सर मैं 3 को भी स्प्लिट कर सकता हूं, दो नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 आए और मैं क्या करूं, मैं ऐड करूं तो -4 है, तो आप बोलोगे सर इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं, ये हो जाएगा दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 3 आए और ऐड करूं तो -4, तो -3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा ऊपर वाला, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो इस चीज को, इस पूरे चीज को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लेके आ गया हूं। तो अब बोलोगे सर यहां पे इसको लिखो लिमिट ऑफ इसके जगह पे इसको लिख दो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एस x अप्रोचेस 1। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी x माइनस 1 है, यहां पे भी एक x माइनस 1 है, अगर मैं यहां पे 1 डाल देता ना तो ये 0/0 बन जाता, तो यहां पे दोनों कट रहे हैं तो काट दो इसको, ये हो गया मेरा x माइनस 1 खत्म। तो अब ये बच जाएगा मेरा लिमिट x माइनस 3 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 2 एस x अप्रोचेस 1। तो अगर मैं यहां पे x की जगह पे 1 को डालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 माइनस 2, आप बोलोगे 1 माइनस 3 होता है -2 और आप बोलोगे 1 माइनस 2 होता है -1, तो ये हो जाएगा -2/1 जो कि हो जाएगा 2। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, अगर समझ आ रही है मेरे दोस्तों तो लाइक करो ना यार, लाइक करने से क्यों मुखर रहे हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो बच्चों अब हम यहां पे पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, अगर लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a
एज x अप्रोचेस a, कहीं लिखा दिखे तो आपको पता है अगर इसको मैं यहाँ पे x की जगह पे a डालूंगा, ये 9 नहीं है, ये a है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे a डालूंगा तो आप बोलोगे ये a की पावर n माइनस a की पावर n, जीरो हो जाएगा, ऊपर नीचे भी a माइनस a भी जीरो हो जाएगा, तो ये 0/0 हो जाएगा, और जो कि मुझे मंजूर नहीं। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ऐसा करूंगा कुछ कि यहाँ पे 0/0 नहीं है, ऐसे फैक्टर को बाहर निकालूंगा जिसके वजह से मेरे 0/0 आ रहा था। अब मेरे को पता चल गया यहाँ पे वो फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वो फैक्टर x माइनस ए होगा, नीचे तो ऑलरेडी वो दिया हुआ है, हमें ऊपर से भी वो चीज निकाल लेनी है, x माइनस ए निकाल लेनी है। तो एक्चुअली में इसमें एनसीईआरटी का इसका फाइनल आंसर अगर आपको ऐसे लिखा दिखे तो इसका आंसर होता है n इंटू ए की पावर n माइनस वन। अभी n इंटू ए की पावर n माइनस वन आया कहां से, तो ये आया कुछ ऐसे मेरे बच्चों, यहाँ पे x की पावर n माइनस ए की पावर n का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ऐसा होता है x की पावर n माइनस ए की पावर n बराबर होता है x माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, जो n है ना उससे एक पावर कम, यहां पे अगर क्यूब है तो यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर n माइनस वन इंटू ए की पावर जीरो प्लस, अब x की पावर घटती जाएगी और a की पावर बढ़ती जाएगी, x की पावर n माइनस टू इंटू ए की पावर वन प्लस x की पावर n माइनस थ्री इंटू ए की पावर टू प्लस अप टू कहां तक जाएगा। आप बोलोगे सर x की पावर घटती जाएगी और x की पावर जीरो हो जाएगी घट के, और a की पावर n माइनस वन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, a की पावर n माइनस वन हो जाएगी। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर इसी चीज को अगर मैं रीराइट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए प्लस अप टू कहां तक जाएगा, ये जाएगा a की पावर n माइनस वन तक। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कोई एग्जांपल लिख के दिखाओ इसका, तो अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं आपको तो आपने एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बोल रहा हूं, मैंने मान लिया मेरा n3 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a माइनस बी, पहले ये x माइनस ए लिखोगे, फिर क्या करोगे, फिर आप बोलोगे x की पावर लो जो 3 से एक कम हो, तो x स्क्वायर प्लस x की पावर n माइनस टू। अब इसमें से दो पावर अगर मैं कम कर दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा एक x बचेगा, और क्या बचेगा a, मतलब ये वाला नंबर एक बार, प्लस और क्या आएगा, आप बोलोगे इसके बाद सर अगला जो टर्म होगा उसमें क्या करेंगे हम, इसमें 3 है तो इसमें पहले मैंने एक पावर कम करी, दो पावर कम करी, अब कम करते जाओ, आप 3 पावर कम करो, तो x की पावर में से 3 पावर कम करूंगा तो x की पावर 0 हो जाएगा, और यहां पे पहले a की पावर 0 था, a की पावर 1 हो गया, अब a की पावर 2 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा बन जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी यही होता है मेरे बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको अगर x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 निकालना है तो भी आप यहां पे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, इसको आप याद कर सकते हो, बहुत आसान है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इस x की पावर n माइनस a की पावर n के जगह पे मैं ये चीज रख दूंगा, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर मेरा लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n की जगह पे ये, तो ये हो जाएगा x माइनस a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस अप टू a की पावर n माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस ए नीचे दिया हुआ, देखो दोनों फैक्टर्स जो इस फंक्शन को, दोनों फंक्शन को जीरो बना रहे थे वो दोनों ही यहाँ पे मेरे को मिल गए हैं, एस एक्स अप्रोचेस ए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को काट दूंगा, अब मेरे पास क्या बचा, ये बचा, सिर्फ ये बचा मेरे पास, और ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन लग रहा है, ये क्या लग रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। और जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे तो हम क्या करते थे, x के जगह पे x टेंड्स टू a वाली वैल्यू को डाल देते थे, तो यहां पे ये हो जाएगा a की पावर n माइनस वन प्लस a इंटू a की पावर n माइनस टू प्लस अप टू कहां तक जाएगा, ये जाएगा a की पावर n माइनस वन तक, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर देखा जाए तो ये भी a की पावर n माइनस वन है, इसको देखा जाए तो ये भी a प्लस a इंटू a की पावर n माइनस टू, तो यहां पे अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस वन प्लस ये भी a की पावर n माइनस वन, तो यहां पे n टाइम्स a की पावर n माइनस वन आ रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला मेरा बन जाता है n इंटू a की पावर n माइनस वन। समझ आ रही है बात मेरे बच्चों की नहीं आ रही है मेरी बात, अगर आ रही है तो एक लाइक ठोको यार। यहां पे बच्चों ये वन नहीं है, ठीक है, ये a है, एक्चुअली में गलती से मैंने वन लिख दिया, ये a है। तो लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a एस x अप्रोच से हमेशा क्या होगा, n इंटू a की पावर n माइनस वन। दुनिया में कोई भी आपसे पूछे ये क्यों आया तो ऐसे बता देना, इससे अच्छा कौन समझा सकता है, आप बताओ मेरे को। यहां पे अगर आपको x क्यूब माइनस a क्यूब दिया हो,
x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप आराम से निकाल सकते हो। तो बच्चों अभी जो हमने थ्योरम नंबर 2 पढ़ा, उसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 है आपके, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस है। तो चलते हैं आपके एग्जांपल नंबर 3 के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये कहता है कि लिमिट हमें निकालनी है इस फंक्शन की जब मेरा x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो आप देखो यहां पे भी वही फॉर्मेट है, x की पावर n माइनस 1, जहां पे भी 1 दिखे ना एंड में, तो समझ जाना कि ये कुछ उसी फॉर्मेट से कनेक्ट कर रहा है। तो हमारा वो था क्या वैसे फॉर्मेट, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a क्या होता था, तो आप बोलोगे n इंटू a की पावर n माइनस 1। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, इस चीज का चित्र आपके दिमाग में चलना चाहिए जब आप ये क्वेश्चन को देख रहे हो। तो आपको लगेगा कि सर ऐसा ही कुछ फॉर्मेट दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, तो इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा, पहले क्वेश्चन को कैसे करूंगा मैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे पास x की पावर n, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 लिख दूंगा। लेकिन मेरे पास नीचे x माइनस a, यानी कि x माइनस a मतलब यहाँ पे x माइनस 1 नहीं है, और यहाँ पे भी x माइनस 1 नहीं है मेरे पास। तो क्या करूं, ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो x माइनस 1 से। तो यहाँ पे भी अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूं, ये एक हो गया मेरा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और क्या होगा मेरा x की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। मैंने दोनों जगह x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अब क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, अगर मैं इसको लिमिट को स्प्लिट कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट ऑफ x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 as x approaches 1 divided by limit of x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 as x approaches 1। ये क्या हो जाएगा आपको पता है, ये सेम वही फॉर्मेट, x की पावर n माइनस, इसको देखो सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखो, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। आपको पता है यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे आपका a 1 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n क्या है 15 है, यहाँ पे n क्या है n 15 है, n 15 है, और a क्या है, a आपका 1 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, n इंटू 15 इंटू a की पावर, a मतलब 1 की पावर n माइनस 1, जो ये n दिया उससे एक पावर कम, तो 14, 1 की पावर 14 हो या 14,000 हो, 1 ही होता है। तो 15 इंटू 1 15, ये आ गया मेरा 15 ऊपर वाला, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नीचे एक्चुअली में, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा n है, यहाँ पे मेरा n 10 है, और जो मेरा a है वो 1 है। तो यहाँ पे n इंटू a की पावर n माइनस 1 होता है फॉर्मूला, तो n इंटू n का मतलब 10 इंटू a मेरा 1 है, a की पावर n माइनस 1, ये जो 10 है ना इसमें से एक पावर कम 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 15/10 आ गया। 15/10 क्या होता है, आप बोलोगे सर ये 5 3 से 15 होता है, 5 2 से 10 होता है, 3/2। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमसे बोल रखा है कि लिमिट, एक फंक्शन दे रखा है और बोला गया कि x टेंड्स टू 0 पे उसकी लिमिट निकालो उस फंक्शन की। तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, किसकी लिमिट निकालनी है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x। तो यहां पे एक समस्या है, यहां पे 1 तो है लेकिन मैं पावर कैसे निकालूं, पावर अगर मैं सिर्फ x होता तो मैं निकाल पाता। तो एक काम करो, यहां पे आप मान लो कि जो मेरा 1 प्लस एक्स है ना वो क्या है, y है। तो जहां पे भी 1 प्लस एक्स लिखा है वहां पे y लिख दो, और जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे आप क्या लिख दो, x को क्या लिख दो आप, x को आप y माइनस 1 लिख दो, क्या लिख दो, y माइनस 1 लिख दो। तो आप बोलोगे ठीक है सर। तो यहां पे आप देखोगे कि लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे अगर 1 प्लस एक्स के जगह पे मैं y लिखूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 1 अपॉन में, सर आपने बोला था x के जगह पे क्या लिखना है, y माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया y माइनस 1। लेकिन अब लिमिट क्या लिखे, लिमिट तो x में है, तो आप देखो जो मेरा x और y के बीच में फर्क क्या था, y जो है मेरा x से एक ज्यादा है, y जो है मेरा x से एक ज्यादा है। तो यहाँ पे x 0 हो रहा है तो मेरा y 0 से एक ज्यादा 1 हो रहा होगा, तो लिमिट y अप्रोचेस 1, तो यहाँ पे लिमिट की ये चीज बदल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताओगे मेरे को सर लिमिट y टेंड्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे अब x लिखना कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मैं सारे वेरिएबल्स को y में बदल चुका हूं, तो यहाँ पे मैं y लिखूंगा। लिमिट y टेंड्स टू 1, लिमिट y टेंड्स टू 1, y की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे यस सर लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ y है जिसको मैं y की पावर 1/2 लिखता हूँ। इसी चीज को अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, अगर आपको ये ऐसे फॉर्मेट में दिख रहा है तो आप इसको लिख सकते हो n इंटू n, यहाँ पे 1/2 होगा, n इंटू a यहाँ पे 1 होगा, 1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 की पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आ जाएगा 1/2। आ रहा है ना बच्चों समझ। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लिमिट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कैसे काम करते हैं। अभी तक हमने देखा कि लिमिट्स
पॉलिनोमियल फंक्शन पे, लिमिट्स रैशनल फंक्शन पे कैसे काम करता है। अब हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन पे, कॉस पे, टैन पे, इन पे कैसे ये लिमिट्स काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें दो थियरम पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले थियरम नंबर कौन सा, दो तो खत्म हो गए थे हमारे, थियरम नंबर 3 है। तो थियरम नंबर 3 क्या कहता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, तभी आपको आगे जो चीज है वो समझ आएगी। अगर नहीं समझाना, ये टीचर्स पढ़ाते नहीं है, टीचर्स बस आपको लिखा देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x की वैल्यू 1 होती है। बच्चों इसको याद कर लो, इसी से आगे वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि वो ऐसा 1 क्यों हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x 1 क्यों हुआ, वो हम समझेंगे। उसको समझने से पहले हमें दो थियरम पढ़ने पड़ेंगे। तो थियरम 3, तो थियरम 3 ये कहता है कि मेरे पास मान लो कि दो फंक्शन है, एक है मेरे पास f और मेरे पास एक है h। ठीक है, आप कह रहे हो मेरे पास दो फंक्शन है सर, एक है मेरे पास f और एक मेरे पास है h, और मेरे पास जो इनपुट है, मान लो मैं इन दोनों फंक्शन में जो इनपुट दूंगा या फिर जो डोमेन है मेरा वो क्या है, रियल नंबर्स का है, रियल नंबर्स का डोमेन है मेरा। ठीक है, मैं रियल नंबर्स का डोमेन है, और जो भी मैं इनपुट दूंगा दोनों में सेम इनपुट दूंगा। इसमें 1 दे रहा हूं तो इसमें भी 1 दे रहा हूं, इसमें √2 दे रहा हूं तो इसमें भी √2 दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इनपुट भी सेम होगा। तो यहां पे इन्होंने एक और कंडीशन बोली है, ऐसा करने पे मेरा f ऑफ x लेस देन या इक्वल टू होगा h ऑफ x के। ठीक है, जो मैं इनपुट दे रहा हूं f में और h में, तो उस इनपुट से क्या हो रहा है, जो मेरा आउटपुट निकल रहा है, जो मेरा रेंज बोल लो, f ऑफ x रेंज h ऑफ x रेंज की तरह काम कर रहा है। जो इसका आउटपुट होगा वो इसके आउटपुट से ज्यादा और बराबर भी हो सकता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये मेरा ऊपर वाला हो जाएगा मेरा h ऑफ x, जो बड़ा है किससे, f ऑफ x से, f ऑफ x नीचे वाला है मेरा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आप अपने x को लिमिट, अगर मैं आपसे बोलता हूं लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches 1 एंड लिमिट ऑफ h ऑफ x as x approaches a, तो यहां पे क्या होगा, मैं मान लेता हूं ये मेरा a पॉइंट है, ये मेरा a पॉइंट है। ए पॉइंट ऐसा पॉइंट है यहां पे, ए पॉइंट ऐसा पॉइंट है यहां पे, अगर मैं यहां से आऊं चाहे यहां से आऊं, ए पॉइंट ऐसा पॉइंट है मेरा यहां पे, जहां पे मेरा जो f ऑफ x और h ऑफ x होगा वो बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितना यहां से अगर मैं आ रहा हूं तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि मेरा h ऑफ x बड़ा है g ऑफ x f ऑफ x से, थोड़ा हो रहा है तो भी मेरा h ऑफ x बड़ा है f ऑफ x से। यहां पे मैं आया तो भी मेरा h ऑफ x बड़ा है f ऑफ x से। यहां से आ रहा हूं तो देखा मैंने यहां पे भी, इस पॉइंट पे भी मेरा h ऑफ x f ऑफ x से बड़ा है, इस पॉइंट पे भी मेरा h ऑफ x f ऑफ x से बड़ा है। ए पॉइंट पे आया तो मेरे को पता चला कि मेरा h ऑफ x और f ऑफ x बराबर है। मतलब अगर इसकी वैल्यू l है तो इसकी भी वैल्यू l होगी। समझ रहे हो, ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर मैं अपने लिमिट को पुश करूं एक ही तरफ, तो यहां पे मेरी जो f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू h ऑफ x की वैल्यू कोइंसाइड करेगी। यहां पे दोनों एक ही जगह पे वैल्यू आएगी, तो दोनों का आउटपुट सेम होगा। ये ऐसा एक पॉइंट है ए जहां पे दोनों का आउटपुट सेम होगा। तो आप बोलोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, तो ये इसलिए बता रहा हूं। अब आता है हमारा थियरम नंबर 4। तो यहां पे थियरम नंबर 4 ये कहता है, अब आपके पास दो फंक्शन है, आपके पास तीन फंक्शन है। कौन कौन से, f है, g है और h है, जहां पे आपका ये सारा जो इनपुट और डोमेन है वो रियल नंबर से, इनपुट बोलो या डोमेन बोलो, जो क्या है रियल नंबर से। आपका जो आउटपुट आएगा f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x, इसमें से सबसे बड़ा h ऑफ x होगा, उससे छोटा g ऑफ x होगा, उससे छोटा f ऑफ x होगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये इक्वल टू भी लगा दो। यहां पे एक पॉइंट ऐसा होगा, यहां पे एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये तीनों फंक्शंस इक्वल आएंगे। जैसे कि यहां पे ये पॉइंट था, ए पॉइंट था जहां पे मेरी दोनों फंक्शन इक्वल आ गई, वैसे ही यहां पे एक पॉइंट होगा जहां पे मेरा g ऑफ x बराबर आएगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches a और लिमिट ऑफ h ऑफ x as x approaches a। अगर मेरे को पता है ये दोनों, मेरे को पता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों की वैल्यू सेम है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों की वैल्यू सेम है, मान लो l है दोनों की वैल्यू, तो उसी पॉइंट पे जो मैंने बीच में लिखा है ना फंक्शन, उसी पॉइंट में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, देखो उसी पॉइंट पे, a पॉइंट, उसी पॉइंट पे मेरा g ऑफ x भी वही वैल्यू देगा l, तो इस पॉइंट पे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा मेरे बच्चों। ये अगर मैं फोर्थ थ्योरम का ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो इसमें जो बीच वाला होगा ना, जो बीच वाला होगा ये कौन सा होगा, हमारा g ऑफ x होगा। ऊपर वाला होगा हमारा कौन सा, h ऑफ x होगा जो सबसे बड़ा है,
और सबसे नीचे वाला होगा हमारा एफ ऑफ एक्स। और ये ए एक ऐसा पॉइंट है, ये ए एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे मेरी तीनों वैल्यू, तीनों फंक्शन कोइंसाइड करेगी, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की वैल्यू सेम आएगी। ये वाला पॉइंट। ठीक है मेरे बच्चों, इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं? सैंडविच थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम को क्या कहते हैं हम? सैंडविच थ्योरम कहते हैं, स्क्यूज थ्योरम कहते हैं। क्यों स्क्यूज कर रहे हैं, क्यों सैंडविच कर रहे हैं हम? अगर मेरे को ये वाली वैल्यू पता है और अगर मेरे को ये वाली वैल्यू पता है, इस फंक्शन की लिमिट पता है मेरे को, इस फंक्शन की लिमिट पता है, अगर मेरे को इस पॉइंट पे इस फंक्शन की और इस फंक्शन की लिमिट सेम मिलती है, तो मैं क्या करता हूं? बीच में इस फंक्शन की वैल्यू को भी उस पॉइंट में मैं सेम ही मानता हूं। सैंडविच इसलिए कहते हैं। अगर मेरे को इस फंक्शन की भी लिमिट पता है एक्स एट ए पे, और इस फंक्शन की भी वैल्यू पता है जब एक्स मेरा ए होगा, तो मेरा इस फंक्शन का वैल्यू भी एक्स बराबर ए पे वही होगा। तो ये है सैंडविच थ्योरम। इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल से करके देखते हैं। तो बच्चों आप बोलोगे सर आपने जो भी सैंडविच थ्योरम दिखाया ना, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझाओ। तो देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास तीन फंक्शन है, एक cos x है, एक sin x बाई x है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहां पे एक कांस्टेंट फंक्शन है मेरे पास। तो यहां पे ये मैं जो इनइक्वालिटीज लगा रहा हूं, मेरा 1 सबसे बड़ा है, उसके बाद sin x बाई x आता है, उसके बाद cos x आता है। तो आप देखो ये जो है ना, ये जो डिफाइंड है, ये डिफाइंड है मेरा x, जब मेरा एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में आता हो, तब, सिर्फ तब ही ये डिफाइंड है। अगर पाई बाई 2 के बाद चला जाता है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते इस चीज को, राइट? तो आप बोलोगे सर यहां पे आपने ऐसा क्यों लिखा और ऐसा क्यों समझा रहे हो हमें? तो इसका मकसद ये है बच्चों कि हमें यहां पे इस फंक्शन पे फोकस करना, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है हमें, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी। और सैंडविच थ्योरम ये कहता है आप इस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हो, आप इस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हो, बस शर्त ये है कि आपका जो ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एक ऐसी पॉइंट पे ढूंढो जहां पे दोनों फंक्शन की लिमिट सेम आ जाए। तो आप बोलोगे सर cos x की वैल्यू 1 के बराबर कब आएगी? cos x की वैल्यू 1 के बराबर कब आएगी? तो आप बोलोगे सर जब मैं x को 0 डिग्री रखता हूं तो मेरा cos x 1 के बराबर आएगा। तो क्या मैं अपने लिमिट को 0 की तरफ लेके जा सकता हूं? तो आप बोलोगे यस सर। अगर मैं लिख दूं लिमिट ऑफ cos x as x approaches 0 1 होता है, तो आप बोलोगे सर ये x टेंड्स टू 0, ये x टेंड्स टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा ये फंक्शन भी 1 देगा और जहां पे मेरा ये वाला फंक्शन भी 1 ही देगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा वही वैल्यू वापस देता है हमें। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, ये दोनों एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया मैंने, एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया मैंने जहां पे मेरा ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम वैल्यूज देते हैं। उसी पॉइंट पे, तो मेरा सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि उसी पॉइंट पे, उस ही पॉइंट पे मेरा ये वाला फंक्शन भी सेम ही वैल्यू देगा, मेरा ये वाला फंक्शन भी सेम ही वैल्यू देगा। ये कहता है मेरा सैंडविच थ्योरम, ये सैंडविच थ्योरम से आता है। ठीक है बच्चों, इसको हम समझते हैं दो क्वेश्चन से, दो क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले उन थ्योरम्स में दो ऐसी चीजें आती है जिनका प्रूफ हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे वाले क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो पहला वाला जो है इसको मैंने आपको समझा दिया था अभी थोड़ी देर पहले, 2 सेकंड पहले मैंने आपको समझा दिया कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे अगर हम इसकी तरफ चलते हैं तो आप बोलोगे सर ये इसे कैसे इक्वल टू 0 प्रूव करें? तो आप बोलोगे सर अभी तक जो हमने पढ़ा है हमें एक ही चीज आता है, वो ये चीज है, इसमें और इसमें आप रिलेशन बिठाओ। तो आप बोलोगे सर इसमें और इसमें नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ रहा है, x और x, ऊपर दिक्कत आ रहा है। ऊपर क्या है हमारे यहाँ पे 1 माइनस cos x है। तो आप ऐसा बोलोगे सर एक काम करते हैं हम यहाँ पे 1 माइनस cos x को कुछ ऐसा करते हैं कि वो साइन के टर्म्स में आ जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला हमें याद है, जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमारे यहाँ पे cos 2x थोड़ा, हमें यहाँ पे cos x चाहिए। तो cos x कैसे आएगा? जब यहाँ पे आप 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो अब मेरा एंगल x बन जाएगा, cos x बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको एंगल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा मेरा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर मेरा cos x तो आ गया, मेरे को 1 माइनस cos x चाहिए था। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं cos x को वहां लेके चले जाता हूं और 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 को यहां लेके आ जाता हूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। ये बन गया। अब आप क्या करो, आप इस लिमिट में लिमिट एस x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x के जगह पे, 1 माइनस cos x के जगह पे ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करो, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय आपको क्या दिया गया? x दिया गया, x दिया गया। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बता रखी थी, क्या बता रखा था मैंने यहाँ पे? कुछ और छूट तो नहीं रहा यहाँ पे, हमारा नहीं छूट रहा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो सर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0
मेरे को यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो मेरे को यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स चाहिए था, मतलब एंगल सेम होना चाहिए, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आप बोलोगे यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स बाई टू। मैं यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप बोलोगे ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा लिमिट अब देखो यहाँ पे मेरा x टेंस टू 0 था, यहाँ पे मेरा x टेंस टू 0 था। अगर मैं x को भी आधा कर दूं, 0 को भी आधा कर दूं, 0 को भी आधा करूंगा तो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं x बाई टू टेंस टू भी 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं x टेंस टू 0 लिखूं या x बाई टू टेंस टू 0 लिखूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x बाई टू डिवाइडेड बाई x बाई टू। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको और स्प्लिट करना पड़ेगा, लिमिट x बाई टू टेंस टू 0 साइन x बाई टू डिवाइडेड बाई x बाई टू इनटू लिमिट x बाई टू टेंस टू 0 साइन x बाई टू। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो आपको पता है ये वाला जो चीज है ना, ये वाला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेरा एंगल x है, ये नीचे मेरा डिनोमिनेटर में भी x है, यहाँ पे मेरा भी x है, यहाँ पे मेरा एंगल x बाई टू है, नीचे डिनोमिनेटर में भी x बाई टू है और लिमिट में भी यहाँ पे x बाई टू है। तो जब यहाँ पे ऐसा लिखा दिखे तो ये बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इनटू यहाँ पे अब आप अगर x बाई टू को 0 पुट करोगे साइन की जगह पे, साइन x बाई टू की जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 0। आपको पता है साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 होता है 0, तो ये 1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। तो ये मेरा आंसर आ गया 0। तो बच्चों अभी जो हमने पढ़ा है ना, उसी को एक क्वेश्चन के थ्रू, 2 क्वेश्चन के थ्रू करके देखेंगे, करके समझेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन, ये एग्जांपल नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे हमसे बोला गया लिमिट ऑफ साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन 2x एस लिमिट x टेंस टू 0, ये बोला गया है। इसकी लिमिट निकालनी है हमें। तो आपको पता है यहाँ पे अगर मैं लिख देता कि लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे देखो 0 दिया हुआ है, साइन x अपॉन में x क्या होता है आपको पता है 1 होता है, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। तो यहां पे मेरे को एक नीचे एक x वाला, मतलब कि एक 4x वाला टर्म चाहिए। तो क्या करो, आप ऊपर और नीचे दोनों जगह 4x से डिवाइड कर दो। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाई 4x और नीचे हो जाएगा आपका साइन 2x बाई 4x। आपने ऊपर और नीचे 4x से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों यहां पे अगर मैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 के जगह पे 4x टेंस टू 0 लिख दूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें लिखने का तरीका यही होता है क्योंकि यहां पे मेरा एंगल 4x है। अब x टेंस टू 0 है, अगर मैं यहां पे 4 इंटू मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे x के साथ, तो यहां पे भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, और 4 इंटू 0 0 ही होता है। तो यहां पे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं क्या लिखूंगा, लिमिट 4x टेंस टू 0 साइन 4x बाई 4x, साइन 4x बाई 4x डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या किया जाए, आप देखोगे यहाँ पे साइन 2x बाई 4x लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए था, हमें नीचे 4x नहीं चाहिए था, हमें नीचे 2x चाहिए था। तो इसको 4x को 2 इंटू 2x लिख दो, और इस 2 को क्या लिखे, ऐसे लिखो लिमिट इस 2 को बाहर निकाल दो। कैसे बाहर निकालेंगे इसको, तो आप देखोगे सर लिमिट 1/2 इंटू 1/2 इंटू साइन 2x बाय 2x हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे मेरा अब क्या हो गया, मेरा एंगल अब x नहीं बचा, नीचे मेरा एंगल अब 2x हो गया। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे 2x टेंस टू 0 लिखूंगा, 2x टेंस टू 0 लिखूंगा। आपको पता है कि ऊपर क्या हो जाएगा मेरा लिमिट, अगर मेरा ऐसे वाले फॉर्मेट में मेरे को ये मिल चुका है तो ऊपर 1 होगा, आपको पता है, और नीचे भी मेरे को ऐसे वाले फॉर्मेट में मिल चुका, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट वाली वैल्यू को मैं बाहर निकालूंगा, और ये हो जाएगा इनटू लिमिट 2x टेंस टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x। और आपको पता है अगर ऐसे लिखा दिखे तो इसका मतलब ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो 1 अपॉन में 1/2, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे मेरे बच्चों, यहां पे आपको दे रखा है tan x अपॉन में x। देखो यहां पे नीचे x तो दे रखा है, नीचे x तो दिख रहा है मेरे को, देखो नीचे x है, यहां पे भी नीचे x है, लेकिन न्यूमरेटर में tan x है, तो उसका मतलब मुझे tan x को sin x के टर्म में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लेके आऊंगा, तो आप लोगों सर लिमिट x टेंस टू 0, मेरा tan x होता है sin x अपॉन में cos x, sin x अपॉन में cos x, और यहाँ पे इंटू x हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे सर इसको मैं 2 फंक्शन के रूप में स्प्लिट करके लिख सकता हूं, कैसे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा sin x अपॉन में x, एक फंक्शन हो जाएगा मेरा, इनटू लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन में cos x, दूसरा फंक्शन हो जाएगा मेरा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे एक्चुअली में क्या करूंगा मैं, आपने देखा कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है तो ये भी इज इक्वल टू 1 होगा, इनटू अगर मैं यहाँ पे cos की वैल्यू 0 रख दूंगा तो आप बोलोगे सर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 इंटू 1 मेरा आंसर 1 ही आएगा। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.1 की तरफ। तो अभी हम एक्सरसाइज 13.1 के 6 क्वेश्चन करेंगे। पहले इसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है कि लिमिट ऑफ x प्लस 3 एज x टेंड्स टू 3। इसका मतलब ये हुआ x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस पॉलिनोमियल फंक्शन पे जैसे जैसे मेरा x 3 की तरफ बढ़ता जाएगा तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी ये हमें निकालना है, क्या वैल्यू नहीं क्या लिमिट आएगी ये हमें निकालना है। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं, हमने ये पढ़ा था कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a, जहां पे f ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बराबर होता है f ऑफ a के। तो यहां पे जहां पे भी आपको x दिखता है वहां पे हम क्या पुट कर देते हैं, a पुट कर देते हैं। तो यहां पे जो a का काम कर रहा है वो 3 है, यहां पे 3 यहां पे a का काम कर रहा है। तो मैं करूंगा यहां पे मैं x के जगह पे 3 को पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। मेरा पहला वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप बोलोगे सर सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये भी एक तरह से क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन ही हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है मैं वो यहाँ पे पुट करूंगा। तो आप बोलोगे सर ये पाई माइनस 22/7 हो जाएगा और इसको हम आगे जाके इक्वल टू करके 0 लिख देंगे। नहीं, यहाँ पे 22/7 एक आपको p बाई क्यू फॉर्म में दे रखा है, ये आपका एक फ्रैक्शन है p बाई क्यू फॉर्म में। जो आपको जो पाई है ना वो कभी भी 22/7 नहीं होता, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे अनलिमिटेड जाती जाएगी आगे की तरफ। तो पाई एक इरेशनल नंबर है जिसको हम कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये तो फिर हम मान लेते हैं पाई को अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 22/7, लेकिन एक्चुअली में वो 22/7 होता नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने आंसर को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। यहां पे अगर मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलूं तो थर्ड क्वेश्चन का यहां पे बोला गया, यहां पे ये एक हमें क्या दे रखा है, सर्कल का एरिया दे रखा है, ये एक फंक्शन है। हमें क्या करना है, इस r की वैल्यू 1 को यहां पे पुट करना है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा, पाई ही होगा, राइट। ये तीनों तो बहुत आसान सवाल थे। इस पे आते हैं। इस पे क्या करेंगे, ये हमें एक रैशनल फंक्शन दे रखा है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर यहां पे आप देखोगे कि ऊपर और नीचे दो अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शंस है। अगर मैं यहां पे 4 को पुट करता हूं, अगर मैं यहां पे डायरेक्टली 4 को पुट करता हूं तो इसका आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 4 16 होता है, 16 प्लस 3 19 होता है और 4 माइनस 2 2 होता है। तो ये आ गया मेरा इसका लिमिट 19/2 भी आ गया, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बोलोगे सर ये वाला एक रैशनल फंक्शन है जिसमें ऊपर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहां पे अगर मैं x को -1 डालूंगा इस फंक्शन में, अगर मैं x को -1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 आप बोलोगे सर -1 की इवन पावर है तो -1 क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, प्लस -1 की ऑड पावर है तो प्लस और -1 मिलकर -1 बन जाएंगे और +1 यहां पे, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा -1 जो कि -2 होता है। ये वन खत्म, तो ये हो जाएगा -1/2। क्या हो गया, ये -1/2। ये भी मेरा आंसर आ गया इसका। तो अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 को मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो आप बोलोगे 0 प्लस 1 1 होता है और 1 की पावर 5 1 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन में 0। ये मेरा 0/0 फॉर्मेट में आ गया। अब 0/0 फॉर्मेट में आ गया तो आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पे अगर आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, याद आ जाना चाहिए आपको। आप लोगों सर ऐसे तो सर कुछ याद नहीं आया मेरे को, तो आप एक बात बताओ, आपको मैंने एक चीज दिखाया था कि लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a एस x अप्रोचेस a क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता था n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये हमने सीखा था। कुछ ऐसा दिख रहा है लेकिन वहां पे मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, तो फॉर्मेट को चेंज करो। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो x+1 है ना, यहां पे x+1 ही दिक्कत दे रहा है, नहीं तो मैं डायरेक्टली x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 ये कर लेता। तो इस x+1 को y मान लो, क्या मान लो, y मान लो x+1 को, और यहां पे जो भी x+1 लिखा उसको y लिख दो। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x+1 की जगह पे y लिख दिया मैंने, -1 अपॉन में, आप बोलोगे सर x की जगह पे क्या लिखे, तो आपने अगर x+1 को y लिख दिया है तो x की जगह पे आप क्या लिखोगे, y-1 लिखोगे। ये हो गया मेरा y-1। अब आपने यहां पे x को y में चेंज कर दिया है तो यहां पे जो मेरी लिमिट होगी वो भी चेंज हो जाएगी। मैं x टेंड्स टू 0 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, आपका जो y है वो x से 1 ज्यादा है, आपका जो y है वो x से 1 ज्यादा है। तो यहां पे x टेंड्स टू 0 है, यहां पे मैं 1 को ऐड करूंगा तो 0 में भी 1 ऐड होगा, तो यहां पे y क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू 1 हो जाएगा। x क्या है, x+1 ही तो y है, तो यहां पे भी +1 करो,
तो यहाँ पे x प्लस वन की जगह पे अगर मैं y लिखूंगा तो यहाँ पे 0 प्लस वन की जगह पे 1 लिखूंगा, राइट। तो ये हो गया लिमिट y टेंड्स टू 1 y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1। ये इसी फॉर्मेट में अब आ चुका है मेरा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरा जो n है, n क्या है, ये पावर है n, तो मैं इसको लगाऊंगा n इंटू a क्या है मेरा, ये वाला नंबर, n इंटू a की पावर n माइनस 1। 5 माइनस 1 क्या होता है, 4 होता है। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 5। तो मैं आशा करता हूं आपको 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये इजी थे। आगे आने वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा। अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। एक रैशनल फंक्शन दिया गया है, ऊपर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर मैं इसमें 2 को डायरेक्टली पुट करता हूं तो मेरा आंसर कुछ ऐसे आएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4। आप बोलोगे सर 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, 12 माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4। देखो ऊपर देखो, 12 माइनस 2 10 हो गया, 10 माइनस 10 0 हो गया, और 4 माइनस 4 भी 0 हो गया। उप्स, दिक्कत हो गई, 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया। तो अब क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था जब भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हो ऊपर और एक पॉलिनोमियल फंक्शन नीचे लिखा हो और मेरा लिमिट 0 बाई 0 के फॉर्मेट में आ जाता है, तो हमें सबसे पहले उस फैक्टर को निकालना है, इन दोनों फंक्शन में से उस फैक्टर को निकालना है मुझे जिस फैक्टर की वजह से मेरा ये फंक्शन और ये फंक्शन बराबर 0 बाई 0 आया है। अगर मैं उस फंक्शन को निकाल के कैंसिल आउट कर दूंगा ना, तो मेरा ये 0 बाई 0 होने से बच जाएगा। तो क्या करना है हमें यहाँ पे अच्छा वो फैक्टर कौन सा होगा जिसे हमें निकालना है बाहर। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो ये x टेंड्स टू 2 है ना, तो जो मेरे को बाहर निकालना है वो एक्चुअली में x माइनस 2 होगा। इसी के वजह से ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से मेरा ये पूरा ऊपर और नीचे 0 बाई 0 बन रहा है। अब आप बोलोगे सर कैसे निकाले, तो आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूं तो आप बोलोगे तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 30 मिले और जिसको जोड़ने पे मेरे को क्या मिले, माइनस 1 मिले। तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर हमारे पास है, एक तो हो गया माइनस 30, मतलब माइनस 6 इंटू 5, माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30 होता है, और माइनस 6 प्लस 5 क्या होता है, माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें मिल गया, इसका क्या यूज होगा, इसका यूज ऐसे होगा, आप लिखोगे 3x माइनस 6 इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यही मेरे दो फैक्टर है। तो आप अगर यहां से 3 को कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई जो आपने 3 कॉमन निकाला था उसको अगर मैं यहां लेके आ जाऊं तो वो 0 बाई 3 मिलके 0 ही बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा फैक्टर। तो मैंने इसी चीज को क्या कर दिया, मैंने इसी चीज को स्प्लिट करके क्या लिखना है मेरे को, x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5, x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5। अब अगर मैं बात करता हूं डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल फंक्शन की, तो x स्क्वायर माइनस 4 को तो आप आराम से कर लोगे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा, और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। तो इसी चीज को मैं रीराइट करके लिख सकता हूं लिमिट ऑफ इसी, अब 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 की जगह पे आप ये लिखोगे, जो आपने स्प्लिट किया, इस फंक्शन को आपने स्प्लिट कर दिया ना, तो इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5, और नीचे डिनोमिनेटर में आप x स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे ये लिखोगे x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। देखो मैंने दोनों फंक्शन में से वो फैक्टर बाहर निकाल दिया जिसके वजह से मेरा फंक्शन 0 बाई 0, जिसके वजह से मेरा लिमिट ऊपर 0 आ रहा था और लिमिट नीचे भी 0 आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, ए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 था ना, अब हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर दोनों बाहर आ गए, दोनों को कैंसिल करो, हटाओ यहां से, और मेरा आ जाएगा 3x प्लस 5 बाई x प्लस 2। इसी चीज को अगर मैं यहां पे, आप अगर 2 को पुट करोगे x के जगह पे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। तो आप कहोगे सर 3 इंटू 2 6 होता है, 6 प्लस 5 11 होता है, 2 प्लस 2 4, तो ये हो जाएगा 11 बाई 4। तो ये आ गया मेरे 7th क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कहता है कि यहां पे हमें दे रखा है एक रैशनल फंक्शन जिसमें ऊपर वाला भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे वाला एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आपको होगा सर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम डायरेक्टली एक बार वैल्यू को पुट करते हैं। तो आपको सर 3 की पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 की स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 5 इंटू 3 15 होता है, माइनस 3। तो 3 की पावर 4 81 ही होता है, 81 माइनस 81 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 9 से 18, 18 माइनस 15 क्या होता है, 3 होता है, 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 होता है। तो आप बोलोगे सर ये भी 0 बाई 0 फॉर्मेट में आ गया। अब हम क्या करें, तो अब आप क्या करोगे उसको हमें देखना पड़ेगा, आप क्या करोगे, क्या करें हम इसमें क्वेश्चन में, आप बताओ क्या करें। तो यहां पे हमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसके वजह से
मेरा ये पूरा का पूरा फंक्शन उसका जो लिमिट है वो 0/0 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें ऐसा कौन सा वो फैक्टर है जिसको बाहर निकालना है, तो वो होगा सर x-3। तो ऊपर से भी मुझे x-3 को कॉमन निकालना है, मुझे नीचे से भी मुझे x-3 को कॉमन निकालना है। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले फैक्टर क्या है मेरा, x⁴ माइनस 3⁴ में लिख सकता हूं इस चीज को। 81 क्या होता है, 81 3⁴ ही होता है। और नीचे क्या लिख सकता हूं मैं, नीचे मैं लिख सकता हूं 2x² माइनस 5x + 3। अगर इसको देखा जाए तो मुझे क्या चाहिए, आप बोलोगे सर 2x² माइनस 5x माइनस 3 = 0 अगर मैं बोलूं, तो यहां पे इसको अगर मैं स्प्लिट करना चाहूं तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करे तो -6 मिले, जिनको मल्टीप्लाई करे तो -6 मिले, और ऐड करने पे क्या मिले, -5 मिले। तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर होंगे हमारे पास, कौन से दो नंबर होंगे, 2 3 6 होता है, लेकिन अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 3, नहीं वैसे नहीं हो। तो यहां पे जो दो नंबर आएंगे वो पता क्या आएगा, आपका आएगा ये 6 -6 × 1, और यहां पे हो जाएगा -6 + 1। यही वो दो नंबर है जिनको अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो -6 आएगा, जिनको अगर मैं ऐड करूंगा तो -5 आएगा। तो अब इसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, आप बोलोगे सर 2x, ये वाला 2x लिया मैंने, 2x - 6 इंटू 2x + 1 = 0 हो गया ये वाला। अब यहां से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा मेरा x - 3 इंटू 2x + 1 = 0। मतलब यहां पे मैंने इस चीज को ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया। तो यहां पे आप लिख सकते हो x - 3 इंटू 2x + 1, ऐसे लिख सकते हो इस चीज को। यहां पे क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 3, राइट। लेकिन अभी भी मामला सेट नहीं हुआ, न्यूमरेटर मेरे नाक में दम कर रहा है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करें, तो आप बोलोगे सर आपने एक फॉर्मूला सिखाया था हमें कि जब भी x⁴n माइनस a⁴n आ जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता था सर, आपने पिछले क्लास में सिखाया था। क्या सिखाया था, जब भी आपको x⁴n माइनस a⁴n दिखे, हम क्या लिखते थे, x - a इंटू x⁴n - 1 इंटू a⁴0 प्लस x⁴n - 2 इंटू a⁴1 प्लस अप टू कहां तक जाएगा, ये जाएगा x⁴0 इंटू a⁴n - 1, यहां तक जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसे कैसे सॉल्व करें, तो आप बोलोगे सर यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया, यहां पे n की जगह पे 4 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा x - a, x - 3 तो आएगा x - 3 इंटू x⁴n - 1। x⁴n - 1 का मतलब क्या हुआ, जो x⁴4 है ना उससे एक कम, तो x⁴3 a⁴0, 3 है नहीं यहाँ पे, 3⁴0 है तो मत लिखो यहाँ पे, प्लस x⁴n - 2। आप क्या करो, 4 से एक और पीछे चले जाओ, आप x³ पहुंच गए, आप x² पे पहुंच जाओ। जब x² पे आ जाओगे तो हमारा जो a है वो a की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे x² 3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है हमें, प्लस अब x² को कैसे करोगे आप बोलोगे सर अब हम x² की जगह पे x लिखेंगे, x की पावर कम होते जा रही है और 3 की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 3 की पावर 0 था, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है सर। अब क्या हो जाएगा, अब x की पावर क्या हो जाएगी, अब x की पावर 3 से 2 हो गई, 2 से 1 हो गया, 1 से 0 हो जाएगी। अब जब x की पावर 0 हो जाएगी तो x⁴0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू, अब 3 की पावर मैक्सिमम हो जाएगी, 3 यहाँ पे 0 था, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3, बस यहां तक। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसे बनेगा, x - 3 इंटू 2x + 1। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं इसको लिखूं, लिमिट x अप्रोचेस 3, कब, जब मेरा फंक्शन x - 3 इंटू x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 3 3 9 3 27 अपॉन में x - 3 इंटू 2x + 1। तो यहां पे मेरा x - 3 और x - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर अब हम क्या करें, अब यहां पे डायरेक्टली 3 को पुट करो, तो आप बोलोगे सर 3 को पुट करते हैं, तो यहां पे 3 का क्यूब जो होता है 27, यहां पे क्या होगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, वो भी 3 का क्यूब होता है 27, यहां पे भी 3 इंटू 9 करोगे 27, यहां पे भी 27, नीचे क्या आएगा, यहां पे आएगा 2 इंटू 3 + 1, 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है, 6 + 1 7 होता है। यहां पे 27 कितने बार आया, 4 बार आया, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 27 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 27 होगा 4 2 80 और 28 108, 108/7, 108/7 आएगा इसका आंसर। इसी चीज को एक और तरीके से कर सकते हैं, मेरे माइंड में अभी स्ट्राइक करा, वो थोड़ा सा और आसान तरीका हो सकता है, करके देखते हैं उसको भी अभी हम। बच्चों इस क्वेश्चन को करने का ना एक और तरीका है, मैंने जो पिछला वाला तरीका वो आपको इसलिए सिखाया क्योंकि मैं चाहता था आपको x⁴n माइनस a⁴n का फॉर्मूला जो हमने सीखा था पिछले क्लास में उसको कैसे अप्लाई करें, उसके लिए मैंने आपको वो सिखाया था। लेकिन आप जब पेपर में करो तो उससे मत करना, आप जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूं इस वाले मेथड से करना, क्योंकि वो मेथड थोड़ा सा लंबा है, उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ये थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा।
तो आप देखो यहां पे अगर मैं यहां पे क्या बोलूं कि लिमिट ये x टेंड्स टू 3 लिखा हुआ है, आपको यहां पे एक चीज दिख रहा है x की पावर n, ये x की पावर 4 माइनस 81 है। 81 को क्या लिख सकता हूं 33 की पावर 4 लिख सकता हूं। क्या मैं 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे यस सर। तो क्या ये आपको x की पावर n माइनस a की पावर n की याद दिलाता है? तो आप बोलोगे सर याद तो दिला रहा है मेरे को, बहुत अच्छी बात है ये तो सर। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, और कुछ मत करो, अभी नीचे भी स्प्लिट कर दो। और नीचे मैंने आपको भी स्प्लिट करके दिखाया, क्या दिखाया था मैंने आपको? ये क्या था 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 था। ये दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए था? -6 आना चाहिए था। दो नंबर ऐड करे तो क्या आना चाहिए था? -5 आना चाहिए था। ऐसे कौन से वो दो नंबर थे? -6 इंटू 1 था, और ये क्या था? -6 प्लस 1। ठीक है, तो -6 और 1 था, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, और एक हो जाएगा 2x प्लस 1, यही था। तो 2x माइनस 6 के जगह मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा? इसके जगह पे मैं लिखूंगा 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3, x माइनस 3। अब आप कुछ देख पा रहे हो? ऑब्जर्व करो, यहां पे हमने क्या बोला था? जब भी आपको लिमिट x की पावर n माइनस a की पावर n, और ये जो x और a वापस नीचे माइनस में मिल जाए, वेयर x टेंड्स टू a, तो उसका आंसर होता था n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो क्या आप इसमें से निकाल पा रहे हो कि x की पावर n माइनस a की पावर n भी हमारे पास आ चुका है? देखो ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, मैथ्स का जो पूरा खेल है वो ऑब्जर्वेशन का है। यहां पे आपको दिख रहा है कि x की पावर n माइनस a की पावर n आ चुका है, और नीचे एक x माइनस a भी छुपा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसकी पेयर बना लूंगा, मैं इसको पेयर कर लूंगा। ठीक है, इससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा? यहां लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ऐसे लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब बोलोगे इनटू, मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ x टू द पावर x टेंड्स टू 3 1 अपॉन में 2x प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर सर बिल्कुल सर लिख सकते हो ऐसे। तो यहां पे आप देख सकते हो ये चीज क्या होता है, ये चीज अभी आपको सिखाया था n इंटू 4 इंटू a, एक मेरा क्या था 3 था, 4 इंटू a की पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1 3 ये होता है, राइट। इनटू अब हमें क्या चाहिए? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 कौन से फंक्शन में डालना है? 1 बाई 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, अगर मैं यहां पे डालूंगा तो ये जो 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, 27 इंटू 4 अपॉन में 7, 27 इंटू 4 108 था, और नीचे 7, ये हमें पहले भी मिला था। तो वो आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको जो आसान लग रहा है आप उस तरीके से आप करिए। मेरे को ये सही लगा, मैंने बस वो क्वेश्चन सिखाया था ताकि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं आप सीख जाओ। अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, जो ये कहता है एक फंक्शन दिया है, रैशनल फंक्शन दिया है, हमें उसमें x टेंड्स टू 0 मतलब कि 0 पुट करके देखना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आंसर 9th। तो यहां पे अगर मैं यहां पे x की जगह पे 0 पुट करता हूं तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा a इंटू 0 प्लस बी डिवाइडेड बाय c इंटू 0 प्लस 1। तो ये हो जाएगा मेरा a इंटू 0 0 होता है, प्लस b ऊपर b आएगा, c इंटू 0 0 होता है, प्लस 1 नीचे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा b। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, यहां पे मेरा लिमिट डायरेक्ट ही निकल गया। अब चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरे को एक चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है? z की पावर 1, z टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन में z टू द पावर 1 बाई 6 माइनस 1। ठीक है, तो आप क्या बताओ कि 1 बाई 3 छोटा होता है, 1 बाई 6 छोटा होता है? तो आप बोलोगे सर 1 बाई 3 का भी आधा होता है 1 बाई 6, यानी कि मैं बोल सकता हूं 1 बाई 6 का डबल होता है 1 बाई 3। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को मैं z की पावर 1 बाई 6 का डबल करके लिख दूं, स्क्वायर करके लिख दूं, और यहां पे मैं माइनस 1 की पावर 2 लिख दूं? क्या ये ऐसे हो सकता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हो सकता है, अपॉन में z की पावर 1 बाई 6 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहां पे आपने क्या किया, यहां पे कुछ समझ नहीं आया। तो बच्चों मैं कह रहा हूं कि 1 बाई, मैंने क्या करा 1 बाई 3 मेरे को पता है, 1 बाई 3 को मैं 1 बाई 6 इंटू 2 करके लिख सकता हूं। 1 बाई 3 को मैं 1 बाई 6 इंटू 2 करके लिख सकता हूं। तो वो कब आ सकता है? तो आप मेरे को क्या करना था, मैंने सोचा कि ये नीचे वाला नंबर ही मैं ऊपर लेके आऊं तो मेरे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहां पे मैंने z की पावर 1 बाई 6 ही लिख दी और उसका स्क्वायर कर दिया, मैंने 1 बाई 6 का स्क्वायर कर दिया। आपको पता है जब स्क्वायर में ये पावर्स होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये 1 बाई 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 1 बाई 6 इंटू 2 1 बाई 3 ही हो जाएगा। तो यहां पे मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया। अब आप यहां पे देखो कि यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा ऊपर? तो आप लोग सर बिल्कुल लगेगा। तो ये हो जाएगा मेरा z की पावर 1 बाई 6 माइनस 1 प्लस z की पावर 1 बाई 6 प्लस 1। अब नीचे क्या आएगा? z की पावर 1 बाई 6 माइनस 1। अच्छा हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब मैंने यहां पे z इक्वल टू 1 डाला तो आप देखो 1 माइनस 1 0 हो गया ऊपर,
और नीचे भी जब मैंने z इक्वल टू 1 डाला तो नीचे भी 1 माइनस 1 जीरो हो गया। तो मेरे को पता चल गया कि ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है, और वो कौन सा फैक्टर है वो जीरो बनाते हैं, तो वो z माइनस 1 है। अब देखो मैं कैसे करता हूं, इसमें अब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये वाला z की पावर 1/6 माइनस 1 और ये वाला z की पावर 1/6 माइनस 1 कट जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/6 प्लस 1। तो यहां पे सिर्फ मेरे पास z की पावर 1/6 प्लस 1 बचा है। अब जब यहां पे 1 को पुट करोगे तो मेरे इसका आंसर आ जाएगा 1 की पावर 1/6 प्लस 1। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है और 1 प्लस 1 2 ही होता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसान तरीका है, इसको आप अप्लाई करना। अब समझते हैं 11th क्वेश्चन को। यहां पे मेरे को एक रैशनल फंक्शन दिया गया है जिसमें ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन और नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन आते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्टली हम x टेंड्स टू 1 जो है उस 1 को डायरेक्टली यहां पे पुट करते हैं। तो आप बोलोगे सर जैसे मैं यहां पे 1 को पुट करूंगा ये हो जाएगा सर a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c डिवाइडेड बाय c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन c प्लस b प्लस a, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या, यहां पे ये चीज को दे रखा है, यहां पे देखो अगर ये 0 के बराबर होता, ये 0/0 होता तो मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर पाता। इनका कहने का मकसद ये है यहाँ पे अगर ये 0 और 0 होता तो यहाँ पे आंसर ही नहीं आता, क्योंकि 0/0 कट नहीं सकते। आप सोचोगे सर 0/0 को अगर मैं ऐसे काट के 1 लिख दूं तो ऐसे नहीं हो सकता मैथ्स में, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको काटूं, ये अगर मैं इसको काटूं तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो यहां पे ऊपर भी मेरे एक रैशनल फंक्शन दे रखा है और नीचे भी एक रैशनल फंक्शन दे रखा है। जो ऊपर रैशनल फंक्शन दे रखा है उसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा मेरा 2x और ऊपर आ जाएगा x प्लस 2, राइट। और यहां पे एक x प्लस 2 नीचे ऑलरेडी प्रेजेंट था। ओहो बल्ले बल्ले, अब तो ऊपर भी x प्लस 2 नीचे भी x प्लस 2, काटो गेम खत्म। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे x प्लस 2 और x प्लस 2 खत्म। मेरा क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 2 बराबर फंक्शन क्या है मेरा 1/2x। यहां पे अगर आप 2 को डालोगे तो ये मेरा हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा मेरा 1/4। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहां पे मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, मेरे को लिमिट निकालना है x टेंड्स टू 0 पे। तो आप बोलेंगे सर हमें यहां पे आपने सिखाया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x 1 होता है। ये चीज हमने पिछले क्लास में सीखी थी सैंडविच थ्योरम से, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में काम आएगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको और इसको लिंक करना चाहूं तो यहाँ पे एक दिक्कत है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे ऊपर sin x था और वही एंगल नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था। यहाँ पे ऊपर sin ax है लेकिन वही चीज नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखी हुई। तो लिखी नहीं हुई तो आप लिख सकते हो इस चीज को कैसे लिखे इसको, तो आप बोलोगे सर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax। अगर मैं यहाँ पे ax लिख दूं तो मेरे को क्या bx के भी नीचे ax को लिखना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे ax लिख सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर में ax को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ax को डिवाइड कर रहा हूं। डिनोमिनेटर में मैंने क्या करा, ax को मल्टीप्लाई करा और ax को डिवाइड करा। तो यहां पे आप बोलोगे सर मेरे को यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे अब तो मेरा फॉर्म हो रहा है, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करेंगे, तो आप बोलोगे सर लिमिट sin ax बाय ax हो जाएगा यहां पे। और अगर मैं डिवाइडेड बाय लिखूं यहां पे, अगर मैं डिवाइडेड बाय लिखूं यहां पे, लिमिट ये हो जाएगा bx बाय ax, x टेंड्स टू 0। लेकिन यहां पे अब x टेंड्स टू 0 नहीं होगा। यहां पे क्यों x टेंड्स टू 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां पे मेरा एंगल x था तो मैंने यहां पे x लिखा हुआ था और नीचे भी देखो x लिखा हुआ है। यहां पे मेरा एंगल ax है, नीचे भी ax लिखा हुआ है, तो यहां पे भी मैं ax लिखूंगा। अगर मैं यहां पे x को a से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पे भी a से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये ax हो जाएगा और 0 इंटू a 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा ax टेंड्स टू 0, राइट। अब आप कहोगे सर अब ऊपर वाला मेरे को समझ आ रहा है कि ये इसी फॉर्मेट में आ गया, इसलिए मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को 1 लिख सकता हूं। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आप बोलोगे सर यहां पे जैसे ही मैं x को 0 0 डाल रहा हूं तो ये 0/0 हो रहा है, तो x और x को काट दो ना, टेंशन खत्म। तो ये हो जाएगा 1/b अपॉन में a, जो कि होता है a/b। आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे 14th क्वेश्चन में भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, बस इसको ध्यान में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना सारे क्वेश्चन करते समय। तो यहां पे मेरे को sin ax दे रखा है लेकिन नीचे वाला x गायब है। यहां पे sin bx दे रखा है लेकिन उसके नीचे वाला जो सेम जो एंगल होता है bx वो भी गायब है। तो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे
मैं यहां पे साइन ए एक्स बाई ए एक्स लिखता हूं और यहां पे एक ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसे ही मैं करता हूं, नीचे जाके मैं साइन बी एक्स के नीचे भी एक बी एक्स लगा देता हूं, साइन बी एक्स के नीचे भी एक बी एक्स लगा देता हूं, और मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे भी एक बी एक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिख देता हूं। अब जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, यहां पे लिमिट साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स अपॉन में लिमिट साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बी एक्स। तो अब आप बोलोगे सर मैं यहां पे लिमिट क्या टेंड्स टू क्या लिखूंगा, तो आप देखो यहां पे ax बाई ax है, हम क्या लिखते हैं जब भी इस फॉर्मेट में आता है तो इसी वाले एंगल को यहां पे लिखा जाता है, तो हमें भी क्या करना है, इसी वाले एंगल को यहां पे लिखना है। तो यहां पे कैसे लिखा हमने, a को यहां से मल्टीप्लाई करा और a को यहां पे मल्टीप्लाई करा, तो a इंटू एक्स ए हो गया, 0 इंटू ए 0 हो गया, तो ax टेंड्स टू 0 हो गया यहां पे। वैसे ही यहां पे bx टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर ऐसा है, अगर मेरी कहानी ऐसी है, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, इसके जगह पे मैं 1 को लिखूंगा, इसके जगह पे मैं 1 को लिखूंगा इनटू यहां पे ऐसे लिख दो इसको, अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 ax, वो ऐसे क्यों लिख दो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि ऐसे क्यों लिख दो। नीचे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहां पे भी वही फॉर्मेट आ गया जो आपने वहां लिखा था, तो ये किसके बराबर था, तो आप बोलोगे सर ये 1 के बराबर था, तो यहां पे मैं 1 लिख दूंगा इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। यहां पे आप देखो ऊपर भी लिमिट x टेंड्स टू 0, तो उसको मैं कॉमन करके लिमिट x टेंड्स टू 0 ax बाई bx बोलूंगा, और आप देखो यहां पे x और x कट जाएगा तो बचेगा मेरा a बाई बी। तो मेरा आंसर यहां पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा a बाई बी। क्या हो जाएगा, a बाई बी। अगर मैं पहले यहां पे 0 डाल देता तो यहां पे मेरा वैल्यू 0 हो जाता, अगर यहां पे मैं 0 डाल देता तो नीचे भी मेरी वैल्यू 0 आ जाती, तो मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 बाई 0 बन जाता और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो यहां पे इसलिए मैंने क्या करा, मैंने वेट किया और मैंने x को काटा, उसके बाद मैंने a बाई बी लिख दिया इस चीज को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरा फंक्शन है साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, तो आप बोलोगे सर यहां पे साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स, सर हमारी नजर चील जैसी है, हमने पकड़ लिया सर यहां पे साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सर, अभी आपने सिखाया था कि अगर ऐसे लिखा दिखे ऊपर एंगल और नीचे वाला वो एंगल सेम नीचे लिखा दिखे तो ये बराबर 1 हो जाता है, और पाई नीचे लिखा तो इसका आंसर 1 बाई पाई आ जाना चाहिए। तो बेटा अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी समस्या में फंसोगे। क्यों फंसोगे, इसलिए फंसोगे क्योंकि यहां पे x टेंड्स टू 0 है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, ये तभी संभव है जब मेरा x अप्रोचेस 0 हो। यहां पे x अप्रोचेस पाई है, x टेंड्स टू पाई है, तो हमारा पूरा मकसद अब इसे छेड़ना नहीं होगा, अब हमें इसे सही करना है, इसे हमें x टेंड्स टू 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, आप बोलोगे सर यहां पे अगर मेरे को पाई माइनस पाई कर दूं तो 0 बन जाएगा, क्या करूं, पाई माइनस पाई कर दूं तो 0 हो जाएगा, तो मैं यहां लिखता हूं लिमिट, मैं पाई माइनस एक्स लिख रहा हूं यहां पे लेफ्ट साइड में, टेंस टू पाई माइनस पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब बोलोगे सर अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट पाई माइनस एक्स टेंस टू पाई माइनस पाई 0 साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स इंटू लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट 1 अपॉन में पाई, इसके लिए क्या लिमिट, क्या इसके लिए मैं लिमिट ये वाली लिखूंगा पाई माइनस एक्स टेंस टू 0, नहीं, मैंने सिर्फ इस साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स के लिए मैंने लिमिट चेंज करी है। 1 बाई पाई के लिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई ही रहेगा, क्या रहेगा, 1 बाई पाई के लिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई ही रहेगा। तो यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे जब ऐसा लिखा मिल जाता है हमें तो उसका मतलब ये 1 के बराबर होता है, इनटू लिमिट ऑफ 1 बाई पाई एस एक्स टेंस टू पाई क्या होगा, 1 बाई पाई ही होगा। क्यों, क्योंकि 1 बाई पाई एक कांस्टेंट फंक्शन है, यहां पे 1 इंटू 1 बाई पाई क्या हो जाएगा, 1 बाई पाई, और ये मेरा आंसर समाप्त। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ऊपर cos x है, हमें x टेंस टू 0 लेके जाना है। अगर x टेंस टू 0 मैं यहां पे कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहां पे हो जाएगा cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, और cos 0 आपको पता है 1 होता है और पाई माइनस 0 आपको पता है पाई होता है, एकदम हलवा क्वेश्चन, 1 अपॉन पाई इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहां पे हमें एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, अगर मैं यहां पे x टेंस टू 0 को यहां पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पुट करूंगा तो ये आ जाएगा cos 0 माइनस 1 अपॉन cos 0 माइनस 1, और cos 0 आपको पता है 1 होता है, और ये हो जाएगा मेरा
1 माइनस, इसको मैं क्या करूंगा cos 0 माइनस 1 अपॉन में cos 0 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 अपॉन में 0। तो अब हमारा मकसद क्या है कि इस चीज को बदलना है, यहां से ऐसे फैक्टर्स को हटाना है जो इसको 0 बना रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक थ्योरम हमने कल पढ़ी थी, वो ये वाली, इससे हमें इसे कनेक्ट करना है। तो आप देखो यहाँ पे cos में दिया हुआ है सारा, हमें इसको साइन में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो आप बोलोगे सर cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये होता है cos 2x का फॉर्मूला साइन के टर्म में, cos 2x का फॉर्मूला साइन के टर्म में। अब अगर मैं बोलूंगा यहां से मेरे को क्या चाहिए था, cos 2x माइनस 1 चाहिए था, तो आप बोलोगे सर cos 2x, इस 1 को अगर मैं यहां लेके जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बोलोगे सर cos x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर मैं इस 1 को यहां ले जाऊं, cos x माइनस 1 चाहिए था हमें, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा cos x माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा ये। और आप इस चीज को, इन दोनों चीज को अगर आप यहां पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 क्या होगा मेरा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और नीचे क्या होगा मेरा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो आप देखो यहां से भी माइनस 2 कैंसिल, यहां से भी माइनस 2 कैंसिल। अब क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आपको ये वाला थ्योरम पता है, कि अगर जो मेरा एंगल यहां लिखा है वो नीचे लिखा होता और x टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो बस मुझे ये यहाँ पे एंगल चाहिए ना, यहाँ पे जो एंगल लिखा है ना, उस एंगल को मुझे डिनोमिनेटर में भी लिखे आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं काम करता हूं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज मैं 2 बार लगा सकता हूं। तो मैं काम करता हूं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कर देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर देता हूं, डिवाइडेड बाय नीचे भी ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में x बाई 2 का होल स्क्वायर कर देता हूं। मैं यहां पे क्या करता हूं, x बाई 2 का होल स्क्वायर करता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं x बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो आप बोलोगे सर अब क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे आप देख सकते हो लिमिट को अगर स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन में, ये इसको अलग से लिख दो x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, x बाई 2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पे? तो यहां पे बच्चों ये चीज क्या है आपको पता है, सर आप कहोगे सर यहाँ पे ये तो स्क्वायर में दिया हुआ है और यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो भाई इसको भी तो आप स्प्लिट कर सकते हो ना। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? आप बोलोगे सर अगर मैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स बाई एक्स इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। लो मैंने स्प्लिट कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया। तो यहां पे ये आपको पता है ये भी 1 होता है, आपको पता है ये भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं नीचे भी करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा, यहां चलो, तो ये आ जाएगा मेरा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा, इनटू क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप देखो यहां पे x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर और नीचे 4 है, वो 4 ऊपर चले जाएगा, तो x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा मेरा आंसर? 4 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बच्चों ये है आज के आखिरी के 3 सवाल। हम आज आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 के 20 क्वेश्चन करेंगे और बाकी बचे हुए 12 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखते हैं 18 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें लिमिट निकालनी है एस x टेंड्स टू 0 पे। तो आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 डालेंगे तो आप बोलोगे सर ये 0 हो जाएगा, a इंटू 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, और नीचे b इंटू साइन 0। आपको पता है साइन 0 क्या होता है, वो भी 0 होता है, तो ये 0/0 के फॉर्मेट में आ जाएगा। हमें ये नहीं करना है, 0/0 फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, हम यहां से हम क्या करेंगे, ऊपर यहां से आप क्या करो, x को कॉमन निकालो। आप क्या करो, यहां से आप x को कॉमन निकालो। तो आप अगर x को कॉमन निकालोगे न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा a प्लस cos x हो जाएगा आपका,
और नीचे क्या आ जाएगा मेरा b sin x आ जाएगा, b sin x आ जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पे। कहां पे? लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पे। अब आप बोलोगे सर यहां पे आपके एक फॉर्मूला याद आ रहा है, आपके एक थ्योरम याद आ रहा है कि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो sin x बाई sin x 1 के बराबर होता था, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो sin x डिवाइडेड बाई x 1 के बराबर होता था। अगर यहां पे एक बाई x लिख दूं तो मैं लिख दो सर, यहां पे अगर मैं एक बाई x लिख देता हूं और यहां पे मैं एक x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर नहीं पड़ेगा। तो यहां पे मेरे पास अगर मैं इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग करके लिखूं तो कैसे बनेगा काम? तो यहां पे अब क्या होगा, ये x और ये वाला x कट जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को लिमिट को सेपरेट करके लिखूंगा। कैसे? तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो a प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू जीरो b sin x बाय x, b sin x बाय x, b sin x बाय x। आपको पता है b यहां पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इस b एक कांस्टेंट है यहां पे, तो b को बाहर निकाल दो। b को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर इस b को यहां पे बाहर निकालो, b यहां लिख दो आप, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो a प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय b इंटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x बाय x। तो नीचे वाला तो मेरे को पक्का होगा कि b होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको पता है, ये चीज किसके बराबर होती है? ये चीज 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। अब बात आई ऊपर की। ऊपर की अगर बात करें तो आप बोलोगे सर ऊपर क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू जीरो a प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा a प्लस कॉस जीरो। a प्लस कॉस जीरो क्या होता है सर? आप बोलोगे सर a प्लस कॉस जीरो का मतलब 1 होता है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 1 तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बाई बी। बच्चों चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ, 19th क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमें क्या करना है? हमें इसकी लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू जीरो पे। तो आप बोलोगे सर डायरेक्टली जीरो पुट करते हैं, x जीरो इंटू सीक जीरो। आपको पता है कि सीक जीरो क्या होता है? कॉस जीरो का उल्टा। कॉस जीरो 1 होता है और 1 का उल्टा भी 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 जो कि 0। ये पॉसिबल है, ऊपर 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तो ये भी हो गया हमारा खत्म। अब चलते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। 20th क्वेश्चन क्या कहता है? यहां पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin ax प्लस bx डिवाइड बाई ax प्लस sin bx। ओहो समस्या है यहाँ पे। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिमिट को सेपरेट करते हैं। क्या करेंगे? लिमिट को सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे? आप बोलोगे सर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ऊपर क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin bx लिखोगे आप, सॉरी bx लिखोगे आप। नीचे क्या लिखोगे? ऐसे ही आप इसको भी स्प्लिट करके लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin bx। अब आपको पता है यहां पे मेरे पास ax है, यहां पे मेरे पास ax है। इसके नीचे डिनोमिनेटर में भी अगर एक ax आ जाता तो मजा ही आ जाता। तो क्या करें उसके लिए? तो आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, हम यहां पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, मैं यहां पे एक ax से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ax से डिवाइड कर देता हूं, sin ax अपॉन में ये ax हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो bx, इसको ऐसे रहने दो। और नीचे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे sin bx है, यहाँ पे क्या है? sin bx। अगर नीचे एक bx और होता हमारे पास तो मैं कौन सा थ्योरम लगा सकता था? लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x बाई x इज इक्वल टू 1 वाला। तो हमें वही लेके आना है यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू जीरो तो ऑलरेडी है, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक bx से मल्टीप्लाई करूंगा और bx से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा sin bx बाई bx। ओके, आप बोलोगे सही हो गया। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? यहाँ पे बचा हुआ है ax। तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम कहेंगे कि ऊपर जो हमने ये लिखा है ना, इसको अभी स्प्लिट करेंगे। हम कैसे स्प्लिट करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे भी लिमिट को स्प्लिट करो। लिमिट x टेंड्स टू जीरो ax इनटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो क्या हो जाएगा? यहां पे sin ax बाई ax हो जाएगा, प्लस लिमिट x टेंड्स टू जीरो bx हो जाएगा, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू जीरो ax प्लस मैं यहां पे भी स्प्लिट करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो bx इनटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin bx बाई bx। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये वाला टर्म और यहां में ये वाला टर्म हमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन एक दिक्कत है, यहां पे x मत लिखना, यहां पे ax लिख देना। अगर आप यहां पे ax लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है ये चीज। यहां पे देखो ऊपर साइन का एंगल भी, साइन का जो एंगल है वो x है, नीचे डिनोमिनेटर भी x है, और जो मैंने लिमिट लिखा हुआ है x वो भी x है। तो यहां पे अगर आप ax लिख रहे हो, यहां पे ax लिख रहे हो, तो यहां पे भी आपको ax लिखना पड़ेगा। ax टेंड्स टू जीरो, यहां पे अगर आप bx लिख रहे हो, यहां पे bx लिख रहे हो, तो यहां पे भी bx लिखना पड़ेगा।
आप यहाँ पे क्या करो, x के साथ a को मल्टीप्लाई करो, 0 के साथ a को मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ax टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे x टेंस टू 0 था, x टेंस टू 0 था, आपने यहाँ पे b को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी b को मल्टीप्लाई किया, तो हो गया आपका bx टेंस टू 0। तो अब आपको पता है ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों तो भाई गेम से बाहर हो गए, खत्म, इनका रोल तो खत्म हो गया। अब क्या करें हम, अभी आगे मेरे पास कुछ ऐसे लिमिट x टेंस टू 0, अब मैं लिमिट को ना कॉमन कर देता हूं, ax प्लस bx आ गया मेरे पास, और नीचे क्या आ गया मेरे पास, नीचे आ गया लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस bx आ गया, ये भी वही आया मेरे पास। तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस bx अपॉन में ax प्लस bx। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे 0 डालूंगा तब भी मेरा 0/0 आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, x में अगर कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी अगर मैं x कॉमन लूंगा तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे बोला हुआ है कि आपका a प्लस बी 0 के बराबर नहीं होता, तो यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, अगर 0 के बराबर होता तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये x बाई एक्स भी कट जाएगा, a प्लस बी भी कट जाएगा, और इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी 1। क्या आ जाएगी 1। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.1 के 21st क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 20 क्वेश्चंस मैंने आपके पार्ट 5 में कंप्लीट करा दिए हैं और ये वाला हमारा पार्ट 6 है लेक्चर का। तो यहां पे देखते हैं कैसे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 को। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालनी है जैसे जैसे मेरा x 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो क्या करते हैं हम, आप बोलोगे सर यहाँ पे हम x के जगह पे इस वैल्यू 0 को पुट करके देखते हैं, तो कैसे करेंगे इसको, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा कोसेक 0 माइनस कॉट 0। तो आप बोलेगे सर कोसेक 0 माइनस कॉट 0 क्या होता है, तो आप बोलेगे सर कोसेक 0 का मतलब 1/sin 0 होता है, और कॉट 0 का मतलब होता है cos 0 बाई sin 0 होता है। तो आप बोलेगे सर sin 0 तो 0 होता है, तो sin 0 अगर 0 होता है तो मेरा डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 आ गया, और इस क्वेश्चन को मैं आगे नहीं कर पाऊंगा अगर मैं 0 को नहीं हटा पाऊंगा। तो मेरे को सबसे पहले 0 को हटाना पड़ेगा, यहां से मैं डिनोमिनेटर में 0 को हटाना चाहता हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके मैं कैसे करूंगा, मैं कोसिकस को पहले स्प्लिट करूंगा। मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x को मैं लिखता हूं 1/sin x, और cot x को मैं लिखता हूं cos x/sin x। अब ये तो आपको पता ही होगा कि यहां पे ये दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शंस है, और यहां पे आप देखो यहां पे नीचे भी sin x लिखा हुआ है, यहां पे भी sin x लिखा हुआ है, तो मेरा एलसीएम यहां पे sin x हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos x। अब आप ये चीज भली भांति जानते हो कि cos x को हम कैसे लिखते हैं, cos x का फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलोगे सर हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, उसी से मैं cos x का फॉर्मूला निकालता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये चीज हम पिछले क्लास में तीन चार बार क्वेश्चनों में लगा चुके हैं, तो आप इस चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार उन क्वेश्चनों को देखना फिर इस क्वेश्चन पे आना। तो यहां पे मैं कहूंगा कि मेरे को 1 माइनस cos x चाहिए था, तो इस cos x को वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x, और इस भाई साहब को यहां लेके आ जाओ इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख दूंगा यहां पे, और नीचे आ जाएगा मेरा साइन x। अब आप खुद देख पा रहे होंगे यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0। आपने एक और थ्योरम पढ़ा था सैंडविच थ्योरम से, हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x क्या होता है 1 होता है। ये हमने पिछले क्लास में कम से कम इसके 4 5 6 7 क्वेश्चन तो लगाए होंगे, तो आपको ये चीज तो रट जानी चाहिए, अब तक रट भी जाओ और समझ भी जाओ, समझ लोगे तो अपने आप चीजें रट जाएंगी। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे साइन x बाई x। तो देखो ऊपर वाला जो एंगल है, यहाँ पे एंगल x से, नीचे भी एंगल x है, लेकिन यहाँ पे मेरा एंगल x बाई 2 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, रीराइट करूंगा मैं लिमिट x टेंस टू 0। अब जैसे 2 था यहाँ पे, मेरे को 2 की जरूरत नहीं, तो 2 को बाहर ले जाओ, 2 को बाहर ले जाओ। क्यों 2 को बाहर ले जाए, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 2 क्या होता है, 2 ही तो होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू वही आती है लिमिट में, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट वही फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने 2 को बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2। मैं क्या करता हूं, नीचे x बाई 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, और यहां पे भी मैं क्या करता हूं x बाई 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं। नीचे मैं क्या करता हूं, नीचे मैं अलग से एक लिमिट लगाता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे आपका है साइन x, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा साइन x बाई x लिख दूंगा मैं, और x से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहां पे। अब ये कैसे कहानी कैसे चलेगी, तो आप देखो यहां पे
यहां पे आप अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, तो आप लोग सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू लिमिट्स x टेंड्स टू 0 साइन x/2 इंटू, यहां पे नीचे भी x/2 लिखो, फिर लिखो इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2। देखो ये इसी फॉर्मेट में ला चुका हूं मैं इस चीज को मैं इस फॉर्मेट में लेके आ चुका हूं। आपको पता है ये चीज क्या होता है, आपको पता है ये चीज 1 होता है, आपको पता है ये चीज भी 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज, यहां पे देखो मेरा एंगल क्या बन गया है, x/2 बन गया, और मेरा डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा हुआ है, x/2 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इस x की जगह पे यहां पे x/2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, यहां पे क्या था, x टेंड्स टू 0 था, अगर मैं यहां पे आधा कर दूं तो यहां पे भी आधा करना पड़ेगा मेरे को। तो यहां पे अगर 0 का आधा क्या होता है, 0 ही तो होता है, तो x/2 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा x/2 टेंड्स टू 0। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा इसी चीज को, 2 इंटू, यहां से यहां आ जाओ, यहां देख लेना, 2 इंटू लिमिट x/2 टेंड्स टू 0। देखो मैंने क्या करा, मैंने लिमिट बदल दी, x/2 टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में x/2 का होल स्क्वायर इनटू, अब इसको स्प्लिट कर दो, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिमिट दोनों को दे रहा हूं। मैं यहां पे इसको लिमिट दिया मैंने, और यहां पे जो मेरा दूसरा जो ये था x/2 का होल स्क्वायर था, इसको भी मैं लिमिट दूंगा, लिमिट x/2 का होल स्क्वायर, और यहां पे मेरा x टेंड्स टू 0 था, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब आप नीचे भी सेम ही चीज करोगे। नीचे क्या करेंगे हम, यहां पे लिमिट, देखो यहां पे एंगल x है, तो मेरे को लिमिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे मेरा एंगल x ही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर इसको लिखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x। मैंने क्या करा, नीचे जो लिखा हुआ था प्रोडक्ट में 2 फंक्शन लिखे हुए थे, मैंने दोनों को अलग अलग लिमिट लगा दिया। अब आप बोलोगे सर ये चीज हमें पता है 1 होता है, ये चीज हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, अभी ऊपर हमने देखा। तो ये ऊपर हो जाएगा मेरा 2 इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां पे देखो, अब यहां पे आपके पास लिमिट सेम ही है, दोनों जगह पे लिमिट सेम है, तो क्यों ना मैं दोनों को लिमिट कॉमनली दे दूं। तो आप बोलोगे सर लिमिट अगर मैं कॉमनली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख दूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है, ये भी 1 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे क्या लिखा था, ऊपर लिखा था x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर x/2 का होल स्क्वायर होता है x²/4। तो यहां पे मैं लिख दूंगा x² अपॉन में 4। क्या लिख दूंगा, x² अपॉन में 4। अब मैं क्या करूंगा, नीचे मेरे पास क्या था डिनोमिनेटर में, आप बोलोगे सर x था। अब अगर इसी चीज को मैं सॉल्व करना चाहूं, यहां पे अगर मैं 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसी चीज को मैं कैसे लिख पाऊंगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो मेरा है ना वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x² अपॉन में 4x, यहां से x और यहां से एक x खत्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा आएगा 2 इंटू, अब जब मैं x की वैल्यू 0 यहां पुट करूंगा, बचा हुआ ये क्या बचेगा मेरा यहां पे, तो आप बोलोगे सर यहां पे बचेगा 2 इंटू लिमिट x/4, 2 इंटू लिमिट x/4। अब यहां पे अगर आप 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0 अपन 2 इंटू 0 अपन 4, जो कि 0 होता है। मैं आशा करता हूं आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम करेंगे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 22। मैं ये आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 21 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, वहां पे टाइप कीजिए और पूछिए मेरे से क्या समझ नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालनी है हमें व्हेन x टेंड्स टू π/2। तो आप बोलोगे सर हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम x टेंड्स टू π/2 को, जो π/2 है उसको x की जगह पे डालेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा x की जगह पे डालने के बाद, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2 into π/2 डिवाइडेड बाय π/2 माइनस π/2। अब क्या करेंगे, आप बोलोगे सर यहां पे अगर सॉल्व करेंगे इसको, ये नीचे तो 0 आ गया। भाई देखो 0 की इंपॉर्टेंस देखो, अगर आर्यभट्टा जी ने खोज नहीं की होती 0 की, आर्यभट्ट ने अगर खोज नहीं की होती 0 की, तो न्यूटन साहब कैसे कैलकुलस को पता लगाते, कैलकुलस को कैसे सॉल्व करते न्यूटन साहब। तो यहां पे π/2 माइनस π/2 0 हो गया। अब tan 2 इंटू π/2, 2 से 2 कटा, tan पाई क्या होता है यार, सच्ची बात बताओ ना, तो मेरे खुद को tan पाई की वैल्यू याद नहीं है। मैंने स्कूल से इसको याद करने की कोशिश की है, मेरे को याद नहीं होता, ये मेरा रट नहीं पाता इसको। मैं इसको करता हूं sin पाई बाई cos पाई से, sin पाई बाई cos पाई। यार आप रट लो, आसान हो जाएगा आपके लिए।
साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे सर साइन पाई, साइन 180 डिग्री पे 0 होता है, और कॉस पाई, कॉस 180 डिग्री पे -1 होता है, तो 0 अपॉन -1 0 ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर ये 0, तो 0/0 फॉर्मेट में आ गया। अब आपको पता है 0/0 फॉर्मेट में आ गया, तो अब क्या करें? तो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करें? तो आप बोलोगे सर 0/0 फॉर्मेट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे x माइनस π/2 लिखा है, यहाँ पे मैं π/2 डाल रहा हूं, तो π/2 माइनस π/2 0 बन रहा है। तो क्या करो कि यहाँ पे x माइनस π/2 को ना आप एक काम करो, एक वेरिएबल y मान लो। क्या मान लो? y मान लो। जहां पे x माइनस π/2 लिखा है वहां y लिख दो, जहां पे आपको x लिखा दिख रहा है वहां पे y प्लस π/2 डाल दो। तो यहां पे हम क्या करेंगे? तो आप होगे सर यहां पे ये हो जाएगा tan 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या डालने को बोला? y प्लस π/2 डालने को बोला। नीचे क्या डालेंगे? नीचे आप बोलोगे सर x माइनस π/2 जगह पे y को रखेंगे, x माइनस π/2 के जगह पे y को रखेंगे। यहां पे लिमिट क्या हो जाएगा? खेल तो उसका है पूरा। लिमिट क्या हो जाएगा? आप देखो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू π/2 था। आप देखो यहां पे लिमिट जो था मेरा x टेंड्स टू π/2 था। अब क्या मेरे इस स्टेप में x कहीं पे बचा है? तो आप बोलोगे सर नहीं, आपने x की जगह पे क्या लिख दिया? y वेरिएबल ले लिया। तो यहां पे मैं x को क्यों लिखूं? मैं यहां पे भी y को लिखूंगा। अब x और y का रिश्ता किस चीज का? आप बोलोगे सर जो y है ना, जो y है वो x से π/2 कम है। y जो है वो x से π/2 कम है। तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह यहाँ पे x माइनस π/2 कर रहा हूं, x माइनस π/2 कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी π/2 माइनस π/2 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर x माइनस π/2 तो y ही होता है, और π/2 माइनस π/2 क्या होता है? 0 होता है। तो ऐसे मेरा क्या आ जाएगा? लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2 इंटू y प्लस π/2 अपॉन में y। अब क्या करेंगे? तो अब क्या करो, यहां पे tan 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2y अपॉन में 2 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे y आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, राइट। अब आप बोलोगे सर यहां से ये 2 और ये 2 मैं कैंसिल कर सकता हूं। यहां पे हो जाएगा ये मेरा लिमिट y टेंड्स टू 0 tan पाई प्लस 2y अपॉन में y। तो आप बोलोगे सर tan पाई प्लस 2y क्या होता है? tan पाई प्लस 2y, पाई ये वाला यहां से पाई प्लस 2y का मतलब पाई से 2y एंगल आगे। अब पाई से अगर मैं 2y रेडियन या एंगल आगे जाऊंगा तो इसका मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और tan में ही रहता है, कॉट में नहीं कन्वर्ट होता। तो ये हो जाएगा tan 2y अपॉन में y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये tan 2y अपॉन में y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan पाई प्लस 2y क्या होता है? tan 2y ही होता है। तो यहां पे ये हो गया tan 2y अपॉन में y, लिमिट y टेंड्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो अब आप बोलोगे सर अब क्या करें हम? एक्चुअली अगर यहां पे साइन होता तो हमारा कुछ फायदा हो सकता था। क्यों? क्योंकि आपको सैंडविच थ्योरम वाला पता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो उससे यहां पे हमारा कुछ काम बन सकता है, लेकिन यहां पे tan में दे रखा है, तो tan में दे रखा है तो क्या हो गया? इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो इसको लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0 sin 2y अपॉन में sin 2y अपॉन में cos 2y इंटू y। तो आप खुद देख सकते हो यहां पे एंगल क्या है मेरा? 2y है। क्या है मेरा एंगल? 2y है। उससे पहले एक और काम, इस cos 2y को दूर रखते हैं ताकि हमें क्लियरली यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x वाला फॉर्मेट दिख जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको स्प्लिट करके लिखता हूं। मैं लिखता हूं यहां पे लिमिट y टेंड्स टू 0 sin 2y अपॉन में y इनटू लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन में cos 2y। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो। पे आप बोलोगे सर यहां पे एंगल 2y है, तो हमने पिछले क्लास में सैंडविच थ्योरम का एक पार्ट पढ़ा था कि उसमें क्या पढ़ा था? लिमिट ऑफ f ऑफ x, जो कि हमारा क्या था? sin x अपॉन में x। अगर मेरा x टेंड्स टू 0 है तो किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। ये कब आता है? जब मेरा एंगल भी x हो, डिनोमिनेटर में भी x हो, और लिमिट भी उस एंगल के बराबर हो। तो आप देखो यहां पे हमें 2y लिखा हुआ है, एंगल मेरा 2y है, तो मेरे को डिनोमिनेटर में भी 2y लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 2y आ जाएगा। और अगर मैं इस 2 को बाहर निकालूं तो अगले स्टेप में, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट sin 2y अपॉन में 2y। तो आप बोलोगे सर अब यहां पे अगर मैं इसको 2 से y टेंड्स टू 0 है, अगर मैं y को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लिमिट 2y टेंड्स टू 0 इनटू लिमिट, अगर मैं y टेंड्स टू 0 का 0 अगर मैं cos 2y में डालूंगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 अपॉन में cos 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू, ये चीज आप देखो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा मेरा 1, क्या हो जाएगा मेरा 1, और इंटू 1 अपॉन में cos 0, आप बोलोगे सर cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 जो कि 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का लिमिट। तो बच्चों अब चलते हैं हम अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है, सिंपल फंक्शन नहीं है, यहाँ पे कंडीशंस के साथ है। जब मेरा जो x है माने कि इनपुट या डोमेन, जब मेरा जो इनपुट है वो 0 से कम होगा तो हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। जब मेरा इनपुट 0 से बड़ा होगा, डोमेन 0 से बड़ा होगा, तो मैं इसको f ऑफ x मानूंगा, ठीक है बच्चों। और हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे लिमिट निकालनी है, दो लिमिटें निकालनी है। एक तो जब मेरा x 0 की तरफ जा रहा होगा, एक तब जब मेरा x जब 1 की तरफ जा रहा होगा। तो पहले हम इसको देखते हैं, इसको अभी इग्नोर मारो। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप कहोगे सर हम पहले वाले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, पहले वाले क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली x टेंड्स टू 0 को x के जगह पे 0 डाल रहे थे और हमारा आंसर आ रहा था। लेकिन यहां पे हम ऐसे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे कंडीशंस है। कंडीशन वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्टली 0 को नहीं पुट करते। तो वहां पे क्या करते सर हम, तो वहां पे आपने एक चीज सीखा होगा, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सीखा होगा, मैंने आपको पिछले क्लासेस में सिखाया था। तभी मैं बोलता हूं कि इस क्लास के पहले उन 4-5 क्लासों को देख के आओ ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। अगर आपने वो सारी क्लासेस देख ली ना बहुत अच्छे से, तो मैं बता रहा हूं आप सारे क्वेश्चनों को यूं फोड़ दोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चनों को खत्म करने में। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि LHL कैसे निकला, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x होता है LHL, और RHL क्या होता है, आप बोलोगे सर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो मैं बोलता हूं कि मेरा लिमिट एक्सिस्ट करता है। उसको कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। निकालना हमें ये, वो निकालने के लिए हमें ये पता लगाने का पड़ेगा कि क्या ये और क्या ये दोनों इक्वल वैल्यूज आएंगे, या दोनों की जो लिमिट आएगी क्या वो इक्वल आएंगी। अगर इक्वल आएगी तो मेरा लिमिट बराबर होगा नहीं के, अगर मेरा अनइक्वल आएगा तो उसका मतलब वहां पे लिमिट नहीं एक्सिस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे हम पहले क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो देखो अगर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं और ये मेरा 0 हो जाए, तो आप बोलोगे सर मैं 0 का अगर मैं लेफ्ट साइड से, तो 0 का लेफ्ट साइड ये है, तो 0 का अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, तो आप बताओ 0 के लेफ्ट साइड पे तो सारी नेगेटिव वैल्यूज है, और नेगेटिव 0 या 0 से कम के लिए जो हमें फंक्शन यूज करना है वो यहां पे दिया हुआ है 2x प्लस 3। क्या दिया हुआ है, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। इसका मतलब चाहे x 0 से कम हो या x 0 के बराबर हो, हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम फंक्शन यूज करेंगे 2x प्लस 3। तो आप बोलोगे इन छोटी छोटी वैल्यूज जो 0 के लेफ्ट साइड में, इन सब के लिए क्या फंक्शन आएगा, 2x प्लस 3 आएगा। तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब 0 को पुट कर सकते हो 2 इंटू 0 प्लस 3, क्योंकि हमारे पास फंक्शन आ गया, कंडीशन हमने पता लगा ली और एक सिंगल पॉलिनोमियल फंक्शन मेरे पास आ चुका है। तो यहां पे 2 इंटू 0 प्लस 3, तो 2 इंटू 0 0 होता है और 0 प्लस 3 क्या होता है, 3 होता है। ये मेरा निकल गया कौन सा, ये है मेरा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो आप बोलोगे सर राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, तो अब हमें 0 को कहां से अप्रोच करना पड़ेगा, 0 को हमें अप्रोच करना पड़ेगा राइट साइड से। 0 कहां से, यहां से अप्रोच करना पड़ेगा, इतने दूर से भी नहीं, जरा इतना दूर से भी नहीं करना अप्रोच, क्योंकि ये जो हम पढ़ते हैं लिमिट्स पढ़ते हैं वो क्या बोलते थे, इन्फिनिटेसिमल वैल्यूज के लिए पढ़ते हैं। तो उसका इन्फिनिटेसिमल का मतलब होता है 0 के बहुत पास। मतलब यहां पे आप मान के चलो 0 माइनस 0.0001, यहां पे मान के चलो 0.0001, भले ही बहुत छोटे हो लेकिन 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव होते हैं, भले ही बहुत छोटे हो 0 के राइट साइड में सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है 0.0001, तो हम ऐसे पास आ रहे हैं, यहाँ पे 0.001 था, फिर उसके बाद 0.00001 हो जाएगा, फिर और पास आएगा तो 0.00001 हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है जब x 0 से बड़ा होगा, यानी कि x जब पॉजिटिव होगा तो मैं ये फंक्शन का यूज करूंगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 3x प्लस 1, 3 इंटू x प्लस 1 एस x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड। क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे अब सर आप 0 पुट करो, तो यहां पे अब मैं 0 को पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 0 प्लस 1 क्या होगा, 0 प्लस 1 1 और 3 इंटू 1 3, तो ये मेरा आ गया 3। तो आप देख सकते हो मेरा LHL ये मेरा RHL दोनों बराबर है, और जब दोनों बराबर है तो उसका मतलब मेरा जो लिमिट जो उन्होंने बोला था निकालने को वो मिल चुका है। किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है। इसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने का तरीका है लिमिट ऑफ, यहां पे लिख दूं नहीं, चलो छोड़ो लिख ही देता हूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ f ऑफ x
इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 0 क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला पार्ट खत्म। अब इन भैया को इग्नोर करो, अब चलते हैं इसकी तरफ। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। मैं आशा करता हूं ये जो समझा रहा हूं मैं बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक और बार देखिएगा, नहीं तो जो मैं कराने वाला हूं इस क्वेश्चन इस पार्ट से तो आपको समझ आ ही जाएगा अच्छे से। यहां पे हमें क्या निकालना है, लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x अप्रोचेस 1। कहानी सेम ही है, यहां पे भी वही, आप डायरेक्टली 1 को पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे कंडीशंस दे रखी है फंक्शन की। हमें पहले कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, फिर हम वैल्यू को पुट करेंगे। और उसके लिए मेरे को लिमिट यहां पे पता लगाने के लिए मेरे को LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा। और अगर मेरा LHL और RHL बराबर आता है तो मैं बोलूंगा वही मेरा लिमिट होगा फंक्शन का। अगर बराबर नहीं आता तो मैं बोलूंगा लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट एट एस x टेंड्स टू 1। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंड्स टू 1 माइनस, इसका मतलब हुआ मैं जो फंक्शन है उस फंक्शन को मैं अप्रोच कर रहा हूं 1 के लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं तो आप बोलोगे सर 1 तो यहां पे आता है, ये लो 1, ये रहा 1 मेरा, 1 तो यहां पे आता है, ये 0, 1 यहां पे आता है, ये मेरा 0। तो मैं बोल रहा हूं 1 को अप्रोच करो लेफ्ट साइड से, तो 1 का लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये वाला 1 का लेफ्ट साइड। तो आप बोलोगे सर 1 का लेफ्ट साइड यहां पे भी तो मान सकते हैं। भाई जो हम कैलकुलस पढ़ते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े गैप के लिए नहीं पढ़ते, एकदम छोटा गैप। मतलब कि 1 का लेफ्ट साइड मतलब समझ लो क्या होता है, 1 का लेफ्ट साइड मतलब होता है 0.999 0.99999 0.99999, ये है 1 का लेफ्ट साइड। अब ये मत समझना 1 का लेफ्ट साइड तो 0 भी होता है, 1 का लेफ्ट साइड तो 1 भी -1 भी होता है। नहीं, इतने बड़े बड़े वैल्यूज को नहीं लेते, इतने गैप वाली वैल्यूज को नहीं लेते। 1 के एकदम निकट, 1 के एकदम पास उन वैल्यूज को लेना है हमें। ठीक है, तो यहां पे एकदम 1 के पास है, तो आप बताओ भले ही ये लेफ्ट साइड में हो 1 के, लेकिन 1 के पास है और 1 के पास वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही होती है। तो यहां पे जो मेरा फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं। ये सारे जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं ये क्या होंगे, सारे के सारे 0 से बड़े हैं कि नहीं है। तो 0 से अगर ये बड़ा है, अगर ये 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होने पे हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का यूज करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट ऑफ f ऑफ x मेरा क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 1 एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आप 1 को पुट करो यहां पे, तो ये 3 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 6। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप बोलोगे सर अब हम क्या करें, अब हम करते हैं लिमिट को, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट साइड। अब हम 1 को राइट साइड से 1 की तरफ आएंगे, राइट साइड से। तो यहां पे अगर हम 1 के राइट साइड से आएंगे तो आप बोलोगे सर 1 के राइट साइड में कैसी वैल्यू होंगी, कैसी वैल्यूज के लिए हम लिमिट निकाल रहे होंगे। तो आप बोलोगे सर 1.0001 1.000001, यहां पे 1.000001, ऐसी वैल्यूज के लिए हम निकाल रहे होंगे। तो यहां पे ये भी 1 के बहुत पास में है, 1 के राइट साइड में है, तो 1 के राइट साइड में भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव के लिए मैंने आपको बताया कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा, x ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन यूज होगा। तो यहां पे मेरा फंक्शन क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा लिमिट ऑफ x, लिमिट ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x का मतलब यहां पे क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 इंटू एक्स प्लस 1 एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहां पे अब आप सर x की वैल्यू को 1 डाल सकते हो। तो जब मैं यहां पे x की वैल्यू को 1 डालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, और आंसर मेरा सेम ही आ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मेरा राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x जो हमें निकालना था एज x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, सारा 6 के बराबर ही है, तीनों ही बराबर है। समझ रहे हो, इजी था ना। बस देखो अप्रोच देखो आप कैसे समझाया मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसलिए समझाया ताकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको फ्यूचर में अलग से मिले, आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन में मिले तो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ पाओ समझ के। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जैसा ही है। यहाँ पे भी एक फंक्शन है जो कंडीशंस के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हाँ यहाँ पे हमें लिमिट निकालना है उस फंक्शन का एस x टेंड्स टू 1 पे, जहां पे मेरा x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी वही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर आ जाता है तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं आता है तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ रहे हो, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंड्स टू 1
माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं और मेरा ये 1 ये रहा मेरा और 0 ये रहा, अब मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूं 1 के लेफ्ट साइड से, 1 के लेफ्ट साइड से। पहले ही बताया था मैंने 1 का लेफ्ट, ये मत सोचना सर 0 -2 -3 नहीं, 1 का लेफ्ट साइड मतलब 1 के एकदम पास, मतलब 0.999 ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पे जब मैं 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी ये कौन सी वैल्यूज होंगी, ये होंगी 0.999 होंगी, 0.99999 ऐसी वैल्यूज होंगी। ये अभी भी पॉजिटिव ही है। तो x जब 1 से बड़ा होता है तो ये वाला फंक्शन होता है, और x जब 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है तो ये वाला फंक्शन होता है। x जब 1 से छोटा होता है x से या 1 के बराबर होता है तो हम कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये सारे के सारे जो मेरा x है, जो मेरा इनपुट है, ये सारे इनपुट मेरे 1 से कम है, 0.999 हो चाहे 0.9999 हो, सारे के सारे 1 से कम है। तो 1 से कम के लिए हम ये वाला फंक्शन का यूज करेंगे। तो आप लोग सर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, लिमिट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एस x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, अब आप 1 को यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 जो कि 0 हो जाएगा, राइट। अब हमें ऐसे ही RHL निकालना है। RHL कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब हमें कहां से आना है, हमें 1 के राइट साइड से 1 की तरफ आना है, 1 के राइट साइड से 1 की तरफ आना है, यानी कि जैसे कि 1.00001 से 1.001 से 1.0000001 से ऐसे वाले वैल्यूज से हमें 1 की तरफ आना है। तो जब मेरा इनपुट इतना छोटा होगा ना, 1 के एकदम पास होगा ना, और 1 के राइट साइड में होगा ना, ये सारे 1 के राइट साइड में आते हैं, तो ये सारे वैल्यूज भले ही 1 के पास हो लेकिन 1 से बड़े हैं सारे। तो जो 1 से बड़े होते हैं, तो 1 से बड़ा जो फंक्शन हम कौन से लेते हैं, जब मेरा इनपुट 1 से बड़ा होता है तो मेरा फंक्शन कौन सा आता है यहाँ पे, तो आप लोग सर ये मेरा फंक्शन आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड। तो ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं यहां पे 1 को पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -1 का माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर था, पूरा माइनस एक्स स्क्वायर नहीं था, तो माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 ही होता है, और -1 ये हो जाएगा -2। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा LHL 0 आ रहा है और RHL 0 आ रहा है। जैसे कि मेरा LHL और RHL बराबर नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट as x tends to 1 does not exist। ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये भी वैसे एक फंक्शन दे रखा है कंडीशंस के साथ, और यहां पे हमें लिमिट निकालनी है उस फंक्शन की जब मेरा इनपुट 0 की तरफ जा रहा होगा। तो जब कंडीशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बताया था इसका एक ही अप्रोच होता है कि LHL निकालो RHL निकालो, अगर दोनों बराबर आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है उस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट बराबर नहीं है LHL और RHL की तो इसका मतलब है यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर हम पहले LHL निकालते हैं। LHL क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आप बोलोगे सर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये मेरा 0 है, मैं 0 को यहां से लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। तो 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं मतलब जो भी मेरा इनपुट होगा ना वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो भी मेरा इनपुट होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव, जब x नेगेटिव होता है, जब x नेगेटिव हो, यहां पे देखो क्या देखा है, जब x 0 होता है तो मेरा फंक्शन 0 होगा। जब मेरा इनपुट में 0 दूंगा तो मेरा आउटपुट जो कि एक फंक्शन है, जो कि एक रेंज है, वो 0 आएगा। जब मेरा इनपुट 0 को छोड़े कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कैसा भी नंबर हो, तब मेरा जो आउटपुट आएगा वो ये फंक्शन आएगा। ठीक है, तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये 0 तो है नहीं, मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, मतलब 0 नहीं है, मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, 0 नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा जो एफ ऑफ एक्स होगा ये ऊपर वाला होगा। तो आप बोलोगे सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए, सारे नेगेटिव नंबर्स है, एक्स नेगेटिव है यहाँ पे। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जब मॉडुलस एक्स का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे मॉडुलस एक्स का मतलब होता है यहाँ पे मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स आती है जब मेरा एक्स क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, मॉडुलस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आती है जब मेरा एक्स लेस देन 0 होता है। ठीक है, और मॉडुलस एक्स की वैल्यू 0 आती है जब मेरा एक्स बराबर होता है 0 के। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कैसे, सर हमने तो सीखा था कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। देखो अगर मैं मानता हूं कि मेरा एक्स, इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं मेरा एक्स जो है वो 0 के लेफ्ट साइड में और बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा गैप है 0 और उस नंबर के साथ, क्या है तो 0.0001 है, मैं मान लेता हूं माइनस एक्स क्या है -0.001। तो जब मैं इस x को उठा के यहां पे रखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, यहां पे माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट था और x मेरा क्या है यहाँ पे -0.001 है।
तो यहाँ पे दोनों माइनस मिलके मेरा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे हम जब बोलते हैं कि मॉडुलस एक्स की आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, वो इसलिए आता है, लेकिन हम लिखते क्या है, मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं जब मेरा एक्स लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर मेरा एक्स यहाँ पे लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो मॉडुलस एक्स क्या आएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे ऊपर मॉडुलस एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ऊपर मॉडुलस एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। तो यहां पे अगर मैं लिखूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, तो आप बोलोगे सर ये कट जाएगा और ये आ जाएगा मेरा -1। क्या आ जाएगा मेरा -1। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है। क्या निकालना है? अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब अब हमें 0 को कहां से अप्रोच करना है? राइट साइड से अप्रोच करना है। 0 को हम 0 के एकदम राइट साइड से अप्रोच करेंगे, ठीक है? तो यहां पे जब 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो मेरा फंक्शन क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये जो फंक्शन दिया था सिर्फ 0 के लिए, जब मेरा x बराबर होगा 0 के उसके लिए, इसका तो यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन में। हमारा जो फंक्शन है हम ये वाला यूज करेंगे। क्यों? हम 0 के राइट साइड से आ रहे हैं, मतलब कि मेरी वैल्यू 0.001 हो सकती है, 0.0001, इन सब वैल्यूज से मैं 0 की तरफ आ रहा हूं। तो ये सारी वैल्यूज 0 से बड़ी है और 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए मेरे फंक्शन जो है ये है। तो यहां पे जब मैं अपना इनपुट, जब मेरा इनपुट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, x से बड़ा होगा, मतलब x 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ी वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो मेरा जो मॉडुलस x है वो x के बराबर आएगा। मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया भी है, जो मेरा मॉडुलस x है वो x के बराबर होता है जब x 0 से बड़ा होता है। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे x लिखा ही हुआ है यहाँ पे। और लिमिट x टेंड्स टू क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि हम 0 के राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये x और ये x कट जाएगा और कट के वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अलग अलग है। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 पे निकाला था ना मैं, x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 26 की तरह। ये भी क्वेश्चन नंबर 25 जैसा ही है, बस यहाँ पे फंक्शन को उन्होंने उल्टा कर दिया है। यहां पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है और फंक्शन कंडीशन के साथ दे रखा है, जब मेरा x 0 के बराबर नहीं होता तो मेरा ये फंक्शन यूज होगा, और जब मेरा x 0 के बराबर होता है तो ये वाला फंक्शन, मतलब कांस्टेंट फंक्शन 0 मैं यूज करूंगा। यहां पे मेरे को इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है एट x इक्वल टू 0 पे। कैसे करेंगे इस चीज को? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने बोला था, पिछले 2-3 क्वेश्चन में आप बोल चुके हो कि जब भी ऐसे कंडीशन वाला क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है लिमिट पता लगाने का, वो होता है LHL निकालते सर पहले हम, फिर हम निकालते हैं RHL, फिर हम देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है। अगर LHL RHL के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब मैं लिमिट निकाल सकता हूं, और जो LHL और RHL आया था वही मेरा लिमिट होगा। अगर LHL RHL के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं LHL निकालता हूं। शुरुआत करते हैं LHL से, लेफ्ट हैंड लिमिट से शुरुआत करते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट of f of x as x approaches 0 from left side। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं यहां पे, तो आप बोलोगे सर 0 ये रहा, और 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होंगे वो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, चाहे वो 0 के एकदम पास ही क्यों ना हो। 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। आप बोलोगे सर जैसे कि हो जाएगा -0.0001, -0.001, ये सारे 0 के पास है लेफ्ट साइड में और नेगेटिव भी है। तो आप देखो मेरी जो कंडीशन थी, फंक्शन की कंडीशन क्या है, अगर मैं इनपुट यानी कि ये सारा मेरा x है, अगर मेरा इनपुट 0 से कम है और 0 के लेफ्ट साइड में, यानी कि मेरा इनपुट 0 नहीं है, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये वाला फंक्शन। क्यों सर? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है जब मेरा इनपुट 0 के बराबर नहीं होता तो हम इसी फंक्शन को यूज करेंगे। तो मैं यहां पे कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? f of x इज इक्वल टू x अपॉन में मॉडुलस x वाला फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे सर यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, लिमिट f of x के जगह पे मैं इस x अपॉन में मॉडुलस x को यूज करूंगा, और उसके बाद मैं लिखूंगा as x approaches 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है? तो आप बोलोगे सर अब क्या? अब इस मॉडुलस x का क्या मतलब हुआ? तो देखो मॉडुलस x बराबर x आता है, मॉडुलस x बराबर x आता है अगर जो मेरा इनपुट हो वो बड़ा हो 0 से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हो, और मेरा मॉडुलस x बराबर नेगेटिव x आता है अगर मेरा इनपुट छोटा हो 0 से, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो आप बोलोगे सर हमने ये सीखा था कि जब भी हम मॉडुलस फंक्शन के अंदर कुछ भी डालते हैं, इनपुट डालते हैं, तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव होता है।
बिल्कुल सही सुना था। क्यों? आप देखो यहां पे, जैसे कि मान लो मैं इनपुट डाल रहा हूं, 0 से कम कोई नंबर, आप बोलोगे सर -1 डालते, तो आपने बोला सर -1 अगर मैं मॉडुलस में डालूंगा तो पता है क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जब भी हम मॉडुलस के अंदर मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव नंबर्स डालते हैं तो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव एक्स हो जाता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये मेरा एक्स था, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने अपनी वैल्यू, ये मेरी इनपुट है, नेगेटिव इंटीजर मेरी इनपुट है, जब मैं इस फंक्शन के अंदर डालूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस, यहां पे माइनस दे रखा था, ऑफ एक्स, एक्स क्या है मेरा, आप बोलोगे सर -1। अब देखो नेगेटिव और -1 मिलके क्या हो गए, +1, इसलिए मेरा आंसर हमेशा मॉडुलस में डालने के बाद पॉजिटिव आता है। तो आप ये समझ गए, इसको अभी ध्यान मत दो, ये तो बस समझा रहा था मैं आपको। जब मेरा x 0 से बड़ा होता है तो मॉडुलस x x आता है। अब जब मेरा इनपुट 0 से कम होता है तो मेरा मॉडुलस x क्या होता है, नेगेटिव x होता है। और जब 0 के बराबर होता है तो मॉडुलस x के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां पे आप देखोगे क्या मेरा जो x है, क्या मेरा जो इनपुट है यहां पे, आप बोलोगे सर यहां पे जो इनपुट होगा इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ऊपर तो x ही होगा, ऊपर तो x ही लिखूंगा मैं, नीचे क्या लिखूंगा मैं, तो आप बोलोगे सर नीचे मॉडुलस x क्या होगा मेरा यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो नंबर है, जो भी मेरा इनपुट है वो सारा 0 से कम है और सारे नेगेटिव नंबर्स है, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए जो मैं मॉडुलस x यूज करता हूं किसके बराबर होता है, नेगेटिव x के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा मेरा x और x कट जाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा -1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी फंक्शन को राइट साइड, 0 के राइट साइड से अप्रोच करते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, RHS नहीं RHL निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या करेंगे, तो अब हम 0 को यहां से अप्रोच कर रहे हैं, 0 के राइट साइड, और 0 के राइट साइड में जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। देखो 0 के राइट साइड का मतलब ये नहीं कि आप 1 तक 2 तक 3 तक चले जाओ, इतना दूर नहीं जाते हम, लिमिट हमेशा निकालते हैं हमेशा गलत होता है यार ये, इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज के लिए निकालते हैं। इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज मतलब 0 के एकदम निकट, 0.0001, 0.001, 0.00001, इतने पास मतलब x मेरा ये सारे इतने पास, हम x 0 के इतने पास हैं। तो अब क्या होगा, आप बोलोगे सर ये वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, 0 के बराबर तो नहीं है, तो इन वैल्यू के लिए भी मैं फंक्शन इसको यूज करूंगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है जब मेरा इनपुट 0 के बराबर नहीं होता, और यहां पे मेरा इनपुट जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो मेरा फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन में मॉडुलस x। क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन, x अपॉन में मॉडुलस x हो जाएगा यहां पे भी। तो मैं यहां पे इसको रीराइट करूंगा, लिमिट ऑफ x अपॉन में मॉडुलस x एस x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड। तो आप बोलोगे सर क्योंकि अब मेरा जो x है, क्योंकि अब जो मेरा इनपुट है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से जब बड़ा होता है मेरा इनपुट तो मेरा मॉडुलस x क्या हो जाता है, आप बोलोगे सर ये मॉडुलस x हो जाता है। तो मैं लिखूंगा यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन में x, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। आप खुद देख सकते हो यहां पे जो मेरा LHL है वो RHL के बराबर नहीं है, क्योंकि LHL 1 है और LHL नेगेटिव 1 है और RHL क्या है, 1 है। तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन does not exist at x is equal to क्या था, 0। जब मेरा इस क्वेश्चन में मेरा लिमिट एक्सिस्ट नहीं करेगा x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे एक फंक्शन दे रखा है और यहां पे हमें उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है एट x इज इक्वल टू 5 पे। तो आप बोलोगे सर ये तो अब इजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे फंक्शन की कोई कंडीशन नहीं दे रखी। ऐसा नहीं है बच्चों, यहां पे कंडीशन दे रखी है, बस आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो, मॉडुलस x मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया, मॉडुलस x जहां पे भी दिख जाए इसका मतलब वहां पे 3 कंडीशंस इन्वॉल्व है। कौन कौन से कंडीशंस इन्वॉल्व है, तो आप कहोगे सर मॉडुलस x का मतलब x होता है जब मेरा इनपुट 0 से बड़ा हो, मॉडुलस x बराबर -x होता है जब मेरा इनपुट 0 से छोटा हो, होता है कि नहीं होता है, और मेरा मॉडुलस x बराबर 0 होता है जब मेरा x बराबर 0। ठीक है, इस 3 कंडीशन को याद रखो, इस 3 कंडीशन को हमेशा याद रखो, मॉडुलस वाले क्वेश्चन आप आराम से फोड़ दोगे। इस 3 कंडीशन की वजह से क्या होगा, अब हम डायरेक्टली यहां पे x टेंड्स टू 5 को यहां पे पुट करके नहीं देख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम बाकी क्वेश्चनों में कर रहे थे, हमें LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा, देखेंगे कि क्या वो बराबर आएगा या वो अलग आएगा। अगर बराबर आ गया तो उसका मतलब हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल टू 5। अगर मेरा LHL और RHL बराबर नहीं आता है तो उसका मतलब मेरा लिमिट
एग्जिस्ट नहीं करता है एट x इक्वल टू 5 पे। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा। LHL कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर LHL कुछ ऐसे निकलेगा। आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब मैं 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, जिसपे ये 0 ओरिजिन होता है और यहां पे ये होता है मेरा 5, राइट, 1 2 3 4 और ये मेरा हो गया 5। तो यहां पे आपको 5 की तरफ अप्रोच करना है उसके लेफ्ट साइड से। तो 5 का जो लेफ्ट साइड होगा ये होगा। सर आप बोलोगे सर 5 के लेफ्ट साइड तो 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। नहीं, इतना दूर नहीं जाते हम। जो भी लिमिट देखते हैं ना, लिमिट जब भी हम देखते हैं तो जिस पॉइंट पे देखते हैं उस पॉइंट के बहुत पास देखते हैं। जो हमारा गैप होना चाहिए ना, वो इन्फिनिटेसिमल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। कि इन्फिनिटेसिमल का मतलब है इतना छोटा जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि 4.99999999 इतना छोटा, जैसे कि 4.99999999 इतना छोटा। तो 5 और इन जो पॉइंट में यहां पे देख रहा हूं ना, इसके बीच में गैप इतना कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये सारे नंबर 5 के पहले है, मतलब 5 के लेफ्ट साइड में, लेकिन नेगेटिव नहीं है, ये सारे नंबर पॉजिटिव है। तो यहां पे आप बोलोगे सर इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे लिमिट ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x क्या था मेरा, मॉडुलस x माइनस 5 था, एज x अप्रोचेस 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। आप बोलोगे सर अब मैं मॉडुलस x की जगह पे क्या लिखूंगा, तो आप बोलोगे सर मेरा इनपुट, आप देखो मेरा इनपुट क्या है, मेरा इनपुट पॉजिटिव है, भले ही वो 5 के लेफ्ट साइड में हो, लेकिन मेरा जो भी इनपुट है वो पॉजिटिव है। आपको पता है मॉडुलस x जब पॉजिटिव होता है, मॉडुलस x में जब हम पॉजिटिव नंबर्स को डालते हैं तो मॉडुलस x क्या देता है मेरे को, x देता है। तो यहां पे मैं मॉडुलस x को क्या लिखूंगा, x लिखूंगा। ये हो जाएगा मेरा x माइनस 5। हमने क्यों लिए x यहां पे, क्योंकि जो भी मैं इनपुट ले रहा था वो भले ही 5 के लेफ्ट साइड में हो, लेकिन सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव है। और क्योंकि सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव है, क्योंकि सारे के सारे इनपुट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनपुट के लिए मेरा जो मॉडुलस x होता है वो मुझे क्या देता है, x देता है। यहां पे मैंने क्या करा, मैंने इस चीज को x माइनस 5 लिख दिया, लेकिन लिमिट लिखने का स्पेस तो छोड़ा ही नहीं। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड x माइनस 5। हो गया मेरे बच्चों x माइनस 5। आप बोलोगे सर अब क्या करें, अब डायरेक्टली ये पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया तो क्यों नहीं हम इस 5 को डायरेक्टली यहां पे पुट करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 5 माइनस 5, जो कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे को मेरा LHL मिल गया, राइट। अब हम चलते हैं अपने RHL की तरफ। तो RHL क्या कहते हैं, RHL कहते हैं सर लिमिट निकालो f ऑफ x की, अगर हम x जो मेरा 5 है उसको राइट साइड से अप्रोच करें, एस x लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 5 फ्रॉम राइट साइड। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं ना 5 को लेफ्ट साइड से नहीं, अब मैं 5 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा। इसका मतलब क्या सर, 5 के राइट साइड में 6 7 8 9 10 इतना दूर नहीं जाते, अभी भी बताया, बहुत पास रहना है हमें 5 के। इसका मतलब होता है 5.00001 5.0000001, इसका मतलब ये होता है एक्चुअली में। तो इन नंबर्स के लिए, ऐसे नंबर्स के साथ जो मेरा गैप है ना वो बहुत छोटा होना चाहिए। हम ना 6 ले सकते हैं ना 7 ले सकते हैं, लिमिट्स हम पढ़ते हैं बहुत ही छोटे गैप वाले वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो यहां पे आप बोलोगे सर जो मेरा इनपुट है वो 5 के राइट साइड में, और 5 के राइट साइड में आपको पता है सारी चीजें पॉजिटिव होती है। यहां पे दोबारा पॉजिटिव इनपुट के लिए जो मेरा मॉडुलस x होगा वो क्या होगा, x के बराबर होगा। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट ऑफ f ऑफ x क्या था, मॉडुलस x माइनस 5 था, एज x अप्रोचेस 5 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये मेरा जो मॉडुलस x है ना, मेरा जो मॉडुलस x है वो बराबर हो जाएगा x के, क्योंकि मेरा इनपुट पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव इनपुट के लिए मॉडुलस x क्या होता है, x ही होता है। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 5। आप बोलोगे अब ये सर एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, अब मैं डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर इस 5 को पुट कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा लिमिट नहीं लिखना अब हमें, क्योंकि हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। तो 5 माइनस 5 0। तो आप देख सकते हो कि यहां पे मेरा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो मेरा राइट हैंड लिमिट है दोनों ही बराबर आया है। क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आया है, तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा यहां पे लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 5 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू जो हमें पूछा हुआ था वही लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 5 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0 के, जो आपको वैल्यू मिली है यहाँ पे, जो आपको लिमिट मिला है आपको इस पॉइंट पे। तो यहां पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है एट x इज इक्वल टू 5 पे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस मतलब इस चैप्टर से या लिमिट्स में या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप इस चीज को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और पूछिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मैं जानता हूं, लेकिन ये एक्चुअली में देखने में बड़ा है, लेकिन इसका सोल्यूशन उतना बड़ा नहीं है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। हर क्वेश्चन की ना एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच को समझ जाओगे ना तो कोई भी क्वेश्चन मैथ्स में आपको इजी लगेगा, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा आपको, हर क्वेश्चन इजी लगेगा आपको। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर यहां पे हमें दे रखा है, सपोज इन्होंने बोला सपोज एक फंक्शन है जिसके 3 कंडीशन है। क्या 3 कंडीशन है? जब मेरा x 1 से छोटा होगा तो इस वाले फंक्शन को मानूंगा मैं, जब मेरा x 1 के बराबर होगा तो मैं इसको मानूंगा, मेरा कांस्टेंट फंक्शन होगा, जब मेरा x 1 से बड़ा होगा तो मैं इस फंक्शन को मानूंगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर फंक्शन तो हो गया। अब मेरे से बोला गया है यहां पे कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1, जब मेरा x 1 की तरफ जा रहा होगा, चाहे लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से हो, तो मेरा जो फंक्शन होगा ना वो f ऑफ 1 के बराबर होगा। f ऑफ 1 क्या होता है? तो आप बोलोगे f ऑफ 1 का मतलब ये होता है जब मैं फंक्शन के अंदर 1 को पुट करूं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है f ऑफ 1 के अंदर जब मैं 1 इनपुट दूं तो जो मेरा फंक्शन वैल्यू देगा ना उस इनपुट पे, उसी को मैं कहता हूं f ऑफ 1। तो यहां पे बोला गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये हमें पता लगाना है कि यहां पे a और b एक्चुअली में क्या है। तो यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे हमें लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। लिमिट क्या दिया हुआ है? उन्होंने बोला लिमिट एक्सिस्ट करता है, हमें ये नहीं पता लगाना कि लिमिट एक्सिस्ट करता है कि नहीं करता है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे लिमिट एक्सिस्ट करता है और लिमिट बराबर f ऑफ 1 है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि f ऑफ 1 क्या होगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं f ऑफ 1 की बात करूं, इसका मतलब मैंने फंक्शन के अंदर 1 को डाला, फंक्शन के अंदर मैंने इनपुट 1 डाला, तो इस इनपुट पे जो वैल्यू मिलती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन नहीं, f ऑफ 1 का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे, जब मैं 1 को इनपुट डालूंगा तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, तो मेरा फंक्शन मेरे को क्या आउटपुट देगा, तो आप बोलोगे सर ये 4 होगा। तो एक्चुअली में खुद कह रहे हैं यहाँ पे, ये खुद कह रहे हैं यहाँ पे कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 1 इज इक्वल टू 4 है, ये खुद ही इनडायरेक्टली बताया है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे a प्लस बी एक्स और b माइनस एक्स दे रखा है और हमें a और b की वैल्यू निकालनी। तो आप देखो कि कभी भी कोई कंडीशन वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था लिमिट एक्सिस्ट करता है, तो क्यों एक्सिस्ट करता है? अगर मेरा LHL और अगर मेरा RHL बराबर हो तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे सबसे पहले एक बार LHL निकाल के देखते हैं कि LHL आता क्या है। तो आप बोले सर अगर मैं LHL निकालूं तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड बराबर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर लिमिट f ऑफ x क्या होगा, आप बोलोगे सर 1। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं तो मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, 1 को लेफ्ट से मतलब 1 के एकदम पास, यहां पे मतलब वो 0 के पीछे नहीं, 0 के भी लेफ्ट मत चले जाना, 1 का लेफ्ट का मतलब है कि 1 के बहुत ही पास, भले ही 1 के लेफ्ट में हो, 1 के बहुत ही पास, जैसे कि 0.9999 ऐसे नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे ये नंबर आपको पता है पॉजिटिव है, ये आपको पता है 1 के लेफ्ट साइड में हो, भले ही 1 के लेफ्ट साइड में हो, ये नंबर 1 के बहुत पास है और ये पॉजिटिव होगा। और जब मेरा x पॉजिटिव होगा मतलब 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो 1 से छोटे नंबर्स के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी एक्स। तो यहां पे मैं फंक्शन क्या लूंगा, a प्लस बी एक्स एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आप बोलोगे सर अब क्योंकि मेरे को एक पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में मिल चुका है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पे पुट करूंगा डायरेक्टली। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा कुछ ऐसे, a प्लस बी हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। हमें LHL मिल गया, अब हम RHL की तरफ चलते हैं। तो आप बोलोगे सर RHL क्या होगा कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड, एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड। तो ये क्या होगा, आप बोलोगे सर यहां पे मैं 1 को ना राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, इसका मतलब है जो वो सारी वैल्यूज जो 1 के राइट साइड में आती है, कैसी वैल्यूज, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज, इसका मतलब 1.00001 1.0000001 ऐसी वाली वैल्यूज जो 1 के राइट साइड में आती है, भले 1 से बड़ी है और 1 से राइट साइड में आती है, और 1 के राइट साइड का मतलब है वो सारी वैल्यूज जो 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़े के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, आप देखो मेरा इनपुट अगर 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट ऑफ f ऑफ x क्या है मेरा, अब यहां पे b माइनस ए एक्स, क्या है मेरा b माइनस ए एक्स एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड। तो आप बोलोगे सर यहां पे अब मेरा क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ चुका है तो मैं 1 को डायरेक्टली पुट करूंगा x के जगह पे, तो ये हो जाएगा मेरा b माइनस ए। और आपको पता है कि यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपको पता है कि यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन की मजबूरी है कि यहां पे LHL इक्वल टू RHL होगा। तो यहां पे मेरे को पता है ये a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए, b माइनस ए, सॉरी b माइनस ए, LHL बराबर होगा RHL, ये इस क्वेश्चन की मजबूरी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, हमें लिमिट की वैल्यू भी दे रखी है, आपने अभी यहां पे देखा
कि ये किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक दो इक्वेशन मिल गया मेरे को, a प्लस बी बराबर 4 और b माइनस ए बराबर 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, दो नंबर जिनको जोड़े तो 4 है और दो नंबर जिनको घटाए तो 4 है, क्या करें इस पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये a और a कट जाएगा, ये आ जाएगा 2b बराबर 8, तो b आ जाएगा मेरा 4। अगर मेरा b 4 है तो a क्या है, तो आप बोलोगे सर a है मेरा 0, a क्या है मेरा 0। तो ये ऐसे नंबर्स है, अगर मैं दो नंबर्स 4 और 0 को जोड़ूंगा 4 आएगा, 4 और 0 को घटाऊंगा तो भी 4 आएगा। तो यहां पे मेरा b भी आ गया और a भी आ गया, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहां पे क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है, लेट a1, a2, a3 up to an be fixed real numbers and define a function f of x equal to x minus a1 into x minus a2 up to x minus an. What is limit of f of x at x as x tends to a1? एंड फॉर सम रीजंस आपसे बोला गया एक ऐसा पॉइंट है a, जो स्मॉल लेटर a है, ये एक ऐसा पॉइंट है विच इज नॉट इक्वल टू दिस फिक्स्ड रियल नंबर्स, यानी कि a1, a2, a3, an के बराबर नहीं है ये वाला। तो इस पॉइंट पे भी मेरे को लिमिट निकालनी है f of x की। तो सबसे पहले आप इसको भूल जाओ, ये वाला स्टेटमेंट भूल जाओ, अब इसकी तरफ देखो, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की जब मेरा x a1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो आप बोलोगे सर ये इसका मतलब समझ नहीं आया, इसका मतलब एक्चुअली में इतना ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि a1, a2, a3, an जो है ना फिक्स्ड रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का मतलब क्या है, या तो वो रैशनल होगा या तो वो इरेशनल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, आपको पता है ना, रैशनल और इरेशनल। एक को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। और हमें फंक्शन दे रखा है ये, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन दे रखा है और डायरेक्टली मेरे को बस पुट करना है, कोई कंडीशन की चीज, कोई कंडीशन वाली बात कहीं नहीं है यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा, आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f of x as x tends to a1 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ f of x की जगह पे मैं इस फंक्शन को लिखूंगा जो मेरे को दिया गया है, f of x x minus a1 into x minus a2 up to x minus an, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट x tends to a1, ठीक है। आप बोलोगे सर अगले स्टेप में क्या करूंगा, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा मेरा, सीधी सी बात है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं a1 को पुट करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे x की जगह पे a1 को पुट करूंगा, ये मेरा हो जाएगा a1 माइनस a1, क्या हो जाएगा ये a1 माइनस a1, ये हो जाएगा a1 माइनस a2, ये हो जाएगा a1 माइनस an, ठीक है। मैंने x की जगह पे क्या करा, a1 को पुट करा। तो आप बोलोगे सर जैसे ही आपने a1 को पुट करा तो a1 माइनस a1 हो गया। a1 माइनस a1 क्या होता है, 0 होता है, और 0 इंटू भले कितने हजार नंबर लिख लो आप, मिलियन नंबर्स लिख लो आप, यहाँ पे क्या आएगा, 0 इंटू कुछ भी लिखो आप, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मेरा ये क्या आया, लिमिट ऑफ f of x as x tends to a1 किसके बराबर आया, 0 आया। चलो पहला पार्ट तो खत्म। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट उन्होंने बोला कि यहां पे आप लिमिट निकालो, यहां पे आप लिमिट निकालो f of x की किस पॉइंट पे, x tends to a पॉइंट पे। और ये a कैसा पॉइंट है, उन्होंने बोला है जो a है ना वो ना ही a1 के बराबर होगा, अगर a1 के बराबर होता तो दोबारा 0 आता, अगर जो मेरा a है वो a2 के बराबर होता तो मेरा लिमिट दोबारा 0 आता, a3 के बराबर होता तो लिमिट दोबारा 0 आता। इन्होंने बोला जो मेरा पॉइंट a है वो ना ही a1 के बराबर है, ना ही a2 के बराबर है, ना ही a3 के बराबर है, ना ही an के बराबर है। a एक ऐसा वेरिएबल है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आपने बोला सर यहाँ पे हम इसी चीज को f of x को कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे f of x को हम लिखेंगे x माइनस a1 into x माइनस a2 up to x माइनस a1 an। अब यहां पे मेरे को नहीं पता कि a क्या है, a1 के बराबर तो नहीं है, a2 के बराबर भी नहीं है, an के बराबर भी नहीं है, तो यहां पे इन किसी के बराबर भी नहीं है, तो 0 तो नहीं आएगा पक्का है मेरे को जब तक a की वैल्यू नहीं पता होगी तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो यहां पे आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो हो जाएगा, यहां पे अगर मैं x की जगह पे a को डालूंगा तो मेरा लिमिट कुछ ऐसा आएगा, a माइनस a1 into a माइनस a2 up to a माइनस a1, यही है आपका लिमिट, यही है आपका लिमिट ऑफ f of x as x tends to a1। इससे आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना ही आपको a1 a2 an की वैल्यू पता, ना ही आपको a की वैल्यू पता। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में एक फंक्शन दे रखा है, कंडीशन के साथ दे रखा है और बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ब्रैकेट में s, इसका मतलब पता है क्या है, वैल्यूज, या तो वैल्यू होगा या वैल्यूज होगा। क्यों, फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट f of x as x tends to a exist।
मतलब ए की ऐसी कौन सी वैल्यूज है, या तो वो एक वैल्यू होगा या ए की बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी हमें, तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है जिन पे ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो चीज, यहाँ पे तीन चीजें करनी पड़ेगी हमें। एक तो हम पता लगाएंगे कि ए इक्वल टू 0 पे क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता लिमिट हमारा, पहले ये पता लगाएंगे हम। फिर हम देखेंगे क्या ए लेस देन 0 पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो आप बोलोगे ठीक है सर। फिर हम देखेंगे क्या ए ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है लिमिट मेरा। तो हम यहाँ पे इन तीनों कंडीशन में पता लगाएंगे कि क्या जब मेरा ए 0 के बराबर होगा तब क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और क्या जब ए 0 से कम होगा तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, या फिर जब ए 0 से बड़ा होगा क्या तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो 0 मेरा एक मेन पॉइंट है, इसी से मैं पता लगाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि क्या जब मेरा ए बराबर 0, केस 1, इस क्वेश्चन का क्या है केस 1। केस 1 ये है कि जब मेरा ए 0 के बराबर होगा क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए, अब आपका ए क्या है, आपका ए 0 बन चुका है, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, जब मेरा एक्स 0 के पास पहुंचने वाला होगा तो क्या कहेंगे हम, सर यहां पे एक दिक्कत है, हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते यहां पे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे कंडीशंस है, जब मैं 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो ये वाली कंडीशन होगी, जब मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो ये वाली कंडीशन होगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हम इसके बाद डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, हमें एलएचएल निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलएचएल निकालना पड़ेगा। एलएचएल कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर ये रहा मेरा पॉइंट 0, अब मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, 0 को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, इसका मतलब जो मेरा इनपुट होगा, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं मतलब जो मेरा इनपुट होगा वो 0 से कम है, और 0 से कम वाले के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। तो मेरा ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, कौन सा यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे मॉडुलस x आ गया, तो यहाँ पे भी कंडीशन में कंडीशन, अब कौन सी कंडीशन आ गई, तो आप बोलोगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मॉडुलस एक्स में मैं इनपुट डालता हूं, जो इनपुट 0 से कम होता है, x लेस देन 0 के लिए, x जब भी 0 से छोटा होता है, यानी कि x जब भी नेगेटिव इंटीजर होता है तो मेरा मॉडुलस x किसके बराबर होता है, माइनस x के बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा इनपुट जो भी मैं डाल रहा हूं 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूं, 0 के लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मॉडुलस x की जगह पे माइनस x को लिखूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे मेरा माइनस एक्स प्लस 1 एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आपको ये क्या मिल गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया। तो अब आप इसमें क्या करो, 0 को पुट करो, जब इसको 0 पुट करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा मेरा 1। तो ये मेरा क्या है, एलएचएल मिल गया मेरे को। अब आरएचएल निकालते हैं, आरएचएल क्या होगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर आरएचएल में क्या करते हैं, हम 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे, 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे। तो 0 को जब आप राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ये रहा राइट साइड 0 का, और 0 के राइट साइड में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, और सारी वैल्यूज 0 से बड़ी होती है 0 के राइट साइड में। तो 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए जो आपका फंक्शन डिफाइंड है वो ये रहा, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए जो आपका फंक्शन डिफाइंड है वो ये रहा। तो आप बोलोगे सर अब मैं क्या लिखूंगा कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये फंक्शन लिख दूंगा अब मैं यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, आप बोलोगे सर अब मेरा मॉडुलस x जो है ना, मेरा मॉडुलस x बराबर x आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो मेरा इनपुट है वो 0 से बड़ा है, मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, मतलब कि 0.0001, मतलब कि 0.001, 0 को राइट से अप्रोच कर रहा हूं, तो 0 से राइट में सारे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और 0 से बड़ी होती है, क्योंकि वो 0 से बड़ी है तो मॉडुलस x क्या होगा, x के बराबर होगा। तो इसको मैं रीराइट करूंगा लिमिट ऑफ x माइनस 1 एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड, और आप जैसे यहां पे 0 डालोगे तो हो जाएगा 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 क्या होता है, 0 माइनस 1 होता है माइनस 1। आप देख सकते हो यहाँ पे कि लिमिट मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही यहाँ पे अनइक्वल है। जब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल है तो इसका मतलब a इक्वल टू 0 पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब a इक्वल टू 0 पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जब मैं a को 0 पुट करूंगा तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कंडीशन खत्म है। अब हमारे पास बची दो केसेस बचे। अब हम 0 से कम वाले a के लिए देखते हैं। जब मेरा 0 से कम होगा a, उसके लिए क्या होगा देखते हैं एक बार।
तो आप बोलोगे सर अब जो मेरा इनपुट है ना, जो मेरा इनपुट है वो 0 से कम है, मतलब लेफ्ट साइड में कहीं पे हो सकता है, 0 के -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 होता है, मेरे को पता नहीं कौन सा नंबर होगा, लेकिन मैं मान रहा हूं 0 के लेफ्ट साइड में, मतलब कोई नेगेटिव इंटीजर है। केस टू क्या होगा, अब मैं मान रहा हूं कि जो मेरा ए है वो किससे कम है, 0 से कम है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x क्या होगा, यही निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, राइट। तो आप बोलोगे सर अब यहां पे 0 से कम है तो इसका मतलब ये नेगेटिव इंटीजर होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, इसका मतलब आपका पॉइंट ए है ना, आप ऐसे मान सकते हो ये 0 है, और जो मेरा ए है ना मैं यहां पे कहीं मान रहा हूं, ये है मेरा ए, यहां पे मान रहा हूं मैं ए को। तो आप बोलोगे सर इस केस में मैं क्या करूंगा, मेरे को एलएचएल और आरएचएल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे एलएचएल और आरएचएल, अगर मैं इस केस में एलएचएल और आरएचएल को निकाल पाया और एलएचएल और आरएचएल मेरे बराबर आ गए, तो इसका मतलब है जो मेरा ए था ना, जो मेरा ए था वो कोई नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहां पे अब मैं मानूंगा कि लिमिट को मेरे को पता लगाना है कि जो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो लेफ्ट साइड से कैसे होगा। तो एलएचएल अगर मैं निकालूंगा, एलएचएल में निकालूंगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो कोई ए पॉइंट को अगर मैं ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, तो आप बताओगे सर ये ए के लेफ्ट साइड में, ऑलरेडी ये 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होते हैं सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हो कि 0 से कम है सारे के सारे नंबर्स। तो जब सारे के सारे नंबर्स 0 से कम होंगे तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, ये सबसे जो टॉप पे लिखा है मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, तो आप यहां पे लिखोगे ये ऐसा हो जाएगा सर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा। आप बोलोगे सर सारे नेगेटिव नंबर्स है, जो मेरा a है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है। अब जब क्योंकि मेरा a नेगेटिव नंबर है तो आप बोलोगे सर मॉडुलस ऑफ x जो होगा ना मेरा, जब मेरा इनपुट नेगेटिव होता है, जब मेरा इनपुट 0 से छोटा होता है तो मॉडुलस x क्या देता है मेरे को, -x देता है। तो अब क्योंकि ये मॉडुलस x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x प्लस 1। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप डायरेक्टली यहाँ पे a को पुट कर सकते हो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया जिसमें कि हम क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a को पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा -a प्लस 1, क्या हो जाएगा मेरा -a प्लस 1, ये आ गया मेरा LHL, ये मेरा LHL आया है कोई भी एक पॉइंट a जो 0 के लेफ्ट साइड में हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आरएचएल निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर आरएचएल कैसे निकलेगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम राइट साइड। अब मैं ए को राइट साइड से अप्रोच करता हूं, ए को मैं यहां से अप्रोच करता हूं, ए के राइट साइड से, देखो भले ही ए का राइट साइड हो लेकिन 0 क्रॉस करके पॉजिटिव इंटीजर की तरफ नहीं जाएगा, ए का राइट साइड का मतलब है ए के बहुत पास, ए के बहुत पास, ए का राइट साइड का मतलब ए और 0 के बीच में, ए के बहुत ही पास होगा, तो ए के अगर बहुत ही पास होगा तो मतलब ये नंबर अभी भी नेगेटिव ही होगा, ये जो नंबर है, ये जो इनपुट है वो अभी भी नेगेटिव होगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, क्योंकि अभी भी मेरा जो इनपुट है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए जो मैं फंक्शन यूज करूंगा वो टॉप वाला, ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 ही यूज करूंगा एज लिमिट ऑफ एक्स, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस। तो आप बोलोगे सर अब मॉडुलस एक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्योंकि मेरा जो इनपुट है वो अभी भी नेगेटिव है और नेगेटिव इनपुट के लिए जो मेरा मॉडुलस एक्स है वो -x के बराबर होता है, तो मैं यहां पे इस मॉडुलस x के बदले में यहां पे क्या रखूंगा, -x को रखूंगा, क्या रखूंगा, -x प्लस 1 रखूंगा। तो अब आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया और इसमें जब आप a को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -a प्लस 1। आप देख सकते हो यहां पे LHL, आपको यहां पे LHL और RHL बराबर मिला, इसका मतलब LHL यहां पे RHL के बराबर है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट फॉर सम पॉइंट a लेस देन 0, तो a लेस देन 0 के लिए आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है। a कोई ऐसा एक पॉइंट होगा जो 0 के लेफ्ट साइड में होगा और उन सारे पॉइंट्स के लिए क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकालेंगे, तो चलो इस पे तो मेरे को पता लग गया कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, अब हम निकालेंगे क्या a ग्रेटर देन 0, जब मेरा a पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उस केस में पता लगाते हैं। तो अब आप बोलोगे सर अब हम क्या करते हैं, थर्ड केस लेते हैं जहां पे जो मेरा a कोई पॉइंट होगा वो 0 के राइट साइड में हम मान लेते हैं, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा ये पॉइंट, तो इसको कैसे लिखेंगे, केस 3। तो ये हो गया मेरा केस 3। केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहता है आपका जो a है, कोई जो पॉइंट है वो 0 से बड़ा है, मतलब राइट साइड में आता है 0 के, तो यहां पे मेरे को LHL निकालना पड़ेगा। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि जो मेरा पॉइंट है a है, ये 0 हो गया, वो यहां पे कहीं आता है, 0 के राइट साइड में आता है, कहां आता है, 0 के राइट साइड में कहीं पे आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो यहां पे आप बोलोगे सर पहले हमें LHL निकालना पड़ेगा,
फिर आरएचएल निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा क्या ये इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आप बोलोगे यहां पे सर एलएचएल हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस कहां अप्रोच करेगा, ए फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अब क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर क्योंकि मेरा ए पॉजिटिव साइड पे है, क्योंकि मेरा ए भले ही मैं ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, लेकिन वो जो रहेगा ना जहां से मैं अप्रोच कर रहा हूं वो अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होगा, मैं यहां पे नहीं आऊंगा, मैं ए के पास ही रहूंगा, क्योंकि ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो जो वैल्यूज मैं ले रहा हूं वो ए के बहुत ही पास होंगे, ए के बहुत ही पास होंगे और पॉजिटिव होंगे। और ये सारे क्योंकि पॉजिटिव होंगे तो मेरा फंक्शन क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या फंक्शन होता है, ये वाला फंक्शन एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो आप बोलोगे सर ये मेरा हो जाएगा लिमिट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एज x अप्रोचेस a फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, मेरे जो भी इनपुट है वो क्या है, 0 से बड़े हैं, जो भी मेरा इनपुट है यहाँ पे वो 0 से बड़ा है। अब क्योंकि 0 से बड़ा है तो मॉडुलस x क्या होगा, मेरा x के बराबर हो जाएगा, मॉडुलस x क्या होगा, x के बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको मैं रीराइट करूंगा लिमिट ऑफ x माइनस 1 एज x अप्रोचेस a फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो इसको अब मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया, अब मैं इसमें क्या करूंगा, a को पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा a माइनस 1, क्या हो जाएगा ये a माइनस 1, ठीक है। अब अगर मैं आरएचएल निकालूं तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम राइट साइड। इसे कैसे निकालेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूं, ए को ए के राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। जब ए का लेफ्ट साइड पॉजिटिव होएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ए का राइट साइड तो पॉजिटिव ही होगा, ए का राइट साइड पॉजिटिव होगा, मैं ए को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। तो यहां पे भी कौन सा फंक्शन होगा, 0 से बड़े पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये थर्ड वाला फंक्शन होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम राइट साइड। तो ये हो जाएगा मेरा, आप देख लो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट है और पॉजिटिव इनपुट के लिए मेरा मॉडुलस एक्स एक्स के बराबर होता है। तो यहां पे मैं मॉडुलस एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा, एक्स ही लिखूंगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एक्स माइनस 1, क्या हो जाएगा ये x माइनस 1, क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे x के जगह पे a को डालूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस 1। तो आप यहां पे भी देख सकते हो कि मेरा जो LHL आया और जो मेरा RHL आया दोनों बराबर आया जब मैंने ये केस माना। तो यहां पे क्या है, LHL और RHL बराबर है, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट फॉर सम पॉइंट a ग्रेटर देन 0, लिमिट एक्सिस्ट फॉर सम पॉइंट ए ग्रेटर देन 0, मतलब कि इस फंक्शन का लिमिट एक्सिस्ट करेगा जब मेरा ए कोई पॉइंट होगा जो 0 के राइट साइड में है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे मेरे को ए की दो वैल्यूज मिली, एक वो वैल्यूज जो 0 के लेफ्ट साइड में, एक वो वैल्यू जो 0 के राइट साइड में। भले ही मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चला क्योंकि ये वेरिएबल है, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एक लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एक 0 के लेफ्ट साइड में और 0 के राइट साइड में दो लिमिट्स होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा और इस एक्सरसाइज का भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहां पे ये क्वेश्चन बोला है कि इफ द फंक्शन f of x satisfies लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x टेंड्स टू 1 इक्वल टू पाई, मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और इस लिमिट की वैल्यू ये आई है, द वैल्यू ऑफ लिमिट इज इक्वल टू पाई। और बोला है कि आपको लिमिट निकालना है f of x का एज x टेंड्स टू 1। इसका मतलब आप देख सकते हो यहां पे, आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे ऐसे लिखा हुआ है लिमिट एज x टेंड्स टू 1 f of x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई लिखा हुआ है आपको। तो आप एक बात बताओ मेरे को, आपको क्या चाहिए, आपको यहां पे लिमिट ऑफ f of x एज x टेंड्स टू 1 चाहिए, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो यार इसको यहां पे रख के बाकी सबको, हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन का ये रहेगा कि इस चीज को यहां पे रख के बाकी सारी चीज को राइट साइड में लेके जाना, ठीक है। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम डायरेक्टली x स्क्वायर 1 को डायरेक्टली वहां पे x स्क्वायर माइनस 1 को डायरेक्टली वहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये लिमिट के अंदर दिया गया। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट के अंदर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम स्प्लिट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ f of x माइनस 2 एज x अप्रोचेस 1 अपॉन में लिमिट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एज x अप्रोचेस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब आप क्या करो, अब ये जो डिनोमिनेटर ना इसको यहां लेके चले जाओ। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ f of x माइनस 2 एज x अप्रोचेस 1 बराबर हो जाएगा पाई इंटू लिमिट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एज x अप्रोचेस 1, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं यहां पे राइट साइड में x की वैल्यू 1 अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पाई इंटू 0 1 माइनस 1, पाई इंटू 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा मेरा राइट साइड मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा,
0 के बराबर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर क्या हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी स्प्लिट कर दो, क्योंकि ये पूरा एक साथ दे रखा है ना आपको। तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप इसको भी स्प्लिट करो। आप इसको ऐसे लिखो, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 माइनस लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 2 एज एक्स अप्रोचेस 1। ठीक है, तो आप बोलोगे ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, लेफ्ट साइड इक्वल टू 0 के बराबर है। अब आप बोलोगे सर क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली इस कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आएगी हमें, ये कांस्टेंट फंक्शन ही इस फंक्शन का लिमिट होगा। तो माइनस यहाँ पे क्या है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 इक्वल टू 0। अब ये 2 अकेला मिल गया, हम इस 2 को वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। तो ये मेरा मिल गया लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 की वैल्यू। यहां पे मेरे को इस फंक्शन का लिमिट मिल गया 2 के बराबर। तो बच्चों मैं ये आशा करता हूं आपको जो मैंने पढ़ाया अभी तक एकदम मक्खन जैसे समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल 32 की तरफ। तो गाइस अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। एक फंक्शन दे रखा है जिसमें हमें 3 कंडीशंस दे रखी है, और हमें क्या पता लगाना है, यहाँ पे हमें यह पता लगाना है कि m और n की क्या वैल्यू होगी अगर मेरा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 और लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन में बोले एग्जिस्ट करता है तो करता है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा x टेंड्स टू 0 पे, फिर दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। x टेंड्स टू 1 वाले केस में भी क्या करना पड़ेगा, आपको LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा, और दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। ऐसे हमको पता चल जाएगा कि m और n की क्या वैल्यू आएगी। तो करते हैं इस सवाल को। तो आप अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 निकालेंगे सबसे पहले। तो आपको पता कंडीशन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली तो आप x इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें LHL RHL निकालना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए। तो आप बोलोगे सर 0, ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये रहा मेरा 0। अब 0 को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। अब जब मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो मैं LHL में क्या लिखूंगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड किसके बराबर होगा मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना, वो नेगेटिव फंक्शन है, मतलब x लेस देन 0 के लिए। तो x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला फंक्शन लिखेंगे मेरे बच्चों। तो ये हो जाएगा mx² प्लस n एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। आप बोलोगे सर ये रहा मेरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मैं क्या करूंगा, 0 को डायरेक्टली यहां पे पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n, जो कि n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, LHL क्या आ गया, n के बराबर आ गया। अब हम RHL निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर RHL मेरा कुछ ऐसे निकलेगा कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड। तो अब हमें 0 को अप्रोच करना है राइट साइड से, 0 के राइट साइड से हमें 0 को अप्रोच करना है। कहां से अप्रोच करना है, 0 के राइट साइड से। और 0 के राइट साइड में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, 0 से बड़ी होती है। तो जब 0 से बड़ी वैल्यूज हैं तो आप क्या इसको लोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये भी 0 से बड़ा है और ये भी 0 से बड़ा है। तो एक बात बताओ बच्चों मेरे को कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो भी पॉइंट्स हम लेते हैं वो 0 के इतना पास होता है, 1 तो उससे बहुत दूर है। 0 से 1 तो बहुत दूर है लिमिट में 0 से 1 तक का सफर बहुत दूर का है। तो 0 के पास कौन सी वैल्यूज, जैसे कि 0.0001, 0.000001, ऐसी वैल्यूज की बात हो रही है यहाँ पे 0 के राइट साइड में। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है इस फंक्शन में, ये वाला फंक्शन जहां पे आपका जो x है, जो आपका इनपुट है वो 0 और 1 के बीच में होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा। ये वाला नहीं होगा, ये तो बहुत दूर हो जाएगा 0 से। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है मेरा, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे मेरा, nx प्लस m एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड। आपको पता चल गया कि मेरा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन में आप क्या करो, x इक्वल टू 0 को पुट करो। जब आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 को पुट करोगे तो ये मेरा आ जाएगा n इंटू 0 प्लस m, वो क्या होता है, m के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था कि दोनों लिमिटें एग्जिस्ट करती है, कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब LHL बराबर होना चाहिए RHL का। अगर ऐसा है तो आपको LHL n मिला था और आपको RHL m मिला था, मतलब n और m बराबर होने चाहिए। चलो ठीक है, इतना तो पता चला। एक बार इससे भी करके देख लेते हैं कि इससे भी क्या कुछ ऐसा ही कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, देखते हैं। तो आप बोलोगे अब हम क्या करेंगे सर, अब हम करते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 निकालते हैं। तो बात वही, एफ ऑफ एक्स एक कंडीशन वाला क्वेश्चन है और कंडीशन वाले क्वेश्चन में हमें हमेशा
LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा, फिर हम पता लगाएंगे कि फिर हम पता लगाएंगे कि M और N की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सबसे पहले सर हम LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LHL निकालेंगे। LHL कैसे निकालेंगे? लिमिट ऑफ f of x as x approaches 1 from left side। लिमिट ऑफ f of x as x approaches 1 from left side ये क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 1 यहां पे कोई मान लो 1 यहां पर 0 ये रहा, 1 यहां पे, तो यहां मान लो 1 ये रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 को ना लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, मतलब 1 का लेफ्ट साइड ये 1 के बहुत ही पास, 1 के बहुत ही निकट, तो 1 के इतने पास से ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0.000 0.999 0.9999 ये ऐसी वाली वैल्यूज है। तो ये 1 के इतने पास होंगे, भले ही ये 1 के लेफ्ट साइड में हो लेकिन है तो पॉजिटिव। और आपको पता है 0 से बड़े वाले सारे नंबर्स के लिए 0 से बड़े वाले 1 से कम है, 1 से कम है और 0 से बड़ा है। देखो ये 1 से कम है और 0 से ज्यादा है, तो इसके लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ f of x क्या लूंगा मैं, nx प्लस m लूंगा, nx प्लस m लूंगा as x approaches 1 from left side। तो अब आप बोलोगे सर ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया मेरा, और इस फंक्शन में मैं x के जगह पे 1 को पुट करूंगा। तो जब मैं 1 को पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा n इंटू 1 प्लस m, जो क्या होता है n प्लस m ही होता है। बिल्कुल सही ना, n प्लस m ही तो होता है। आपने बोला कि यहाँ पे मैं 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, 1 के बहुत ही पास है, तो ये नंबर्स को देखो 0.999 चाहे 0.9999 ये सारे नंबर्स आप बताओ मेरे को 0 और 1 के बीच में ही तो आते हैं। तो क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में आते हैं हमने यहाँ पे इस फंक्शन का यूज किया। ठीक है, अब हम चलते हैं RHL को निकालने के लिए। RHL कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f of x as x approaches 1 from right side। अब हम 1 को राइट साइड से अप्रोच करते हैं, मतलब 1 से ज्यादा वैल्यूज, 1 से आगे वाली वैल्यूज, यानी कि अब मैं 1 को अप्रोच करूंगा, मान लो 1.0001 से 1.00001 से ऐसे वाले वैल्यूज से मैं क्या करूंगा, 1 की तरफ अप्रोच करूंगा। तो आप देखो ये सारी वैल्यूज 1 से बड़ी है, 1 के राइट साइड में अगर मैं 0.0001 भी आगे चला गया ना 1 से, तो बड़ा तो है ना 1 से, और 1 के राइट साइड में आता है, तो 1 से जो भी बड़ा वैल्यू है, 1 से जो भी बड़ा इनपुट है, उसके लिए जो फंक्शन यूज होगा वो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट f of x क्या आ जाएगा मेरा, n इंटू एक्स क्यूब प्लस m as x approaches 1 from right side। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ चुका है, और इस पॉलिनोमियल फंक्शन में मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन में x के जगह पे 1 को पुट करूंगा। जब मैं 1 को पुट करूंगा तो ये हो जाएगा n इंटू 1 का क्यूब प्लस m, और ये आ जाएगा मेरा n प्लस m। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ही था कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, इस वैल्यू पे एट x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL है, और यहाँ पे देखो आप खुद ही देख लो, यहाँ पे n प्लस m इक्वल टू आ रहा है n प्लस m के, दोनों ही तो सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं, इन्होंने पूछा क्या था, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो चाहे m और n की कोई भी वैल्यूज हो, m और n चाहे कोई भी इंटीजर हो, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ m एंड n, फॉर एनी इंटीजर्स m एंड n, द लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट। क्योंकि यहां पे मेरा n बराबर m है, मैं m को n को कुछ भी ले लूं, कोई भी इंटीजर बोला है ना, कोई भी इंटीजर मानूं, मेरा लिमिट तो आएगा ही आएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आपको एक्सरसाइज 13.1 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए गाइस, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास जो कि डेरिवेटिव्स की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।